आप फिर बैठिए Please सर। hear the leader of the opposition in rapt attention. Rapt attention. देखिए, ये खुशी की बात है कि भारत रत्न हमारे जितने भी लीडर्स थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, और जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, और जो फार्मर्स के बहुत लीडर, बड़े लीडर थे, और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। नरसिंह राव जिन्होंने प्रगति लाई, वो भी है इसमें। उसके बाद सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है, उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है। हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं। ये अच्छा नहीं ना। आपको डिस्क्रिशन है, दैट डिस्क्रिशन शुड बी यूज्ड very judiciously, not as and when you want. So my request is that unless, नहीं तो भारत रत्न वालों को बोलिए। नहीं सुनिए। नहीं, आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी, इतना, I don't want to use words, नहीं, अरे सबके सब ने क्या, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको अनुरोध किया। Don't make politics. I told we salute all the people, those who have worked for this country, irrespective of political parties, irrespective of caste and creed. We salute them. लेकिन the way here the discussion is going on, neither you are following the rules, nor you have brought the that agenda for discussion. We all could have participated. Discussion on Bharat Ratna giving to the so and so people who contributed their entire life for the country. आप वो एजेंडा भी नहीं है, सो मोटो उठा के बात कर रहे हैं। That is not fair and it is not good. And if you want to follow, you should follow the rule. सर, कितने खुशी का एक पल है। लीडर ऑफ द हाउस, लेट मिस्टर रूपाला से। अध्यक्ष महोदय, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा हमारे गृह में संसद के सभी माननीय सदस्य लोग उठाते रहते हैं। उस पर आप रूलिंग भी देते हैं, उसका सभी सदस्य सम्मान भी करते हैं। अपना बात माने नहीं माने, फिर भी अपने मन में आता है तो सदस्य लोग उठाते हैं, और आप और अन्य चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन इवन जब भी चेयर पे होते हैं तो उठाने देते हैं। आज सर सुबह चरण सिंह चौधरी जी को भारत रत्न मिलने का घोषणा उनके पोते जयंत भाई यहाँ उठा रहे थे। पूरे सदन में उसको थपथपा के बधाई देने के मूड में संसद था, और उन्होंने एक बात सही बताई कि ये सदन का मसला नहीं है, पूरे देश के लोगों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में ये सहानुभूति का मसला है। और उसी खुशी को व्यक्त करने के लिए इस सदन में कहीं पे हमारे खिलाड़ी जीतते हैं, आपकी ओर से यहाँ अनाउंस होता है, पूरा सदन इनको थपथपाता है। इसमें किसी के समधी नहीं होते हैं, वो किसी देशवासी के पोते पोती नहीं होते हैं, मगर फिर भी पूरा देश इसको मनाता है और सांसद इसमें उसका प्रतियोगिता देते। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस दल के लोगों ने खड़े होकर इसका विरोध क्यों किया।
किया दूसरा, सुनो सुनो, Nothing has been got, sir. हमको सुनो, सुनो, हमको सुनो। इस देश में किसानों की आवाज को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। इस देश में किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा, होगा भी नहीं। आप आवाज करके किसान की एक प्रशंसा नहीं सुन सकते हो, एक किसान की प्रशंसा नहीं सुन सकते हो। किसान को भारत रत्न मिला, इसमें कांग्रेस के जहन में क्या आग लग गई? ऐसे नहीं होता सर, मुझे बताना है। ये कांग्रेस की बात है, लीडर ऑपोजिशन, आप लीडर ऑपोजिशन, आपने जब भी खड़े होते हैं आप हमको ये हिदायत देते हैं कि लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप सब इनको सुनिए। ऐसा आपके मुंह से मैंने 100 बार सुना कि लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप कृपया इनको सुनिए। ये आपके रूलिंग है, वो आपको ऐसा बता रहे हैं लीडर ऑपोजिशन कि आप मनचाहे निर्णय ले रहे हैं। ये लीडर ऑपोजिशन का ऑर्डर होता है, कहने का ऑर्डर होता है। आपके चेयरमैनशिप को सीधा ही चैलेंज करना कि आप डिस्क्रिप्शनरी कर रहे हैं, आप हमको मौका नहीं दे रहे हैं, और वो भी ऐसे मौके पर जब किसी किसान को भारत रत्न देने का अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया हो, उस समय सर ये कांग्रेस का असली चरित्र है, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस की सरकार इन्होंने गिराई थी, वो ये मान रहे हैं कि हमने जिनको सरकार से निकाल दिया, इनको भारत रत्न कैसे मिल सकता है। यह है इनकी मंशा, इनकी मंशा ये है कि हमने जिनको सरकार से हटा दिया, ऐसे आदमी को भारत रत्न मिलता है। सर आज कांग्रेस नंगी हो गई, निर्वस्त्र हो गई। सम्मान करना तो अलग रहा, बधाई देने में भी आपके पेट में चूक आ रही है। आई एम शेम ऑफ इट। I'll give time, but sir, why leader of the only leader of the house? I'll give time to everyone. I'll give time to everyone. I will give time to everyone and also reflect what observations have been made against the chair. I have noted. Take your seat. Take your leader of the party. ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले तो माननीय सदस्य जयंत चौधरी जी ने जो बात आज रखी, हम सब के लिए, पूरे देश के 140 करोड़ भारतवासियों के लिए, हर किसान के लिए, और हमारे चेयरमैन तो किसान पुत्र माने जाते हैं, हम सब के लिए इतनी गर्व की बात है कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही सम्मान दिया, भारत रत्न दिया। माननीय रूपाला जी ने बात ठीक रखी कि चाहे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात हो, श्री नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने की बात हो, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बात हो, ये तो पूरे देश को उल्लास और गर्व के साथ इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसे में जो भाषा का प्रयोग माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने किया, एक बड़े ऊंचे तरीके से, ये सभी लोग नहीं होते हैं, ये बड़े उच्च स्तर के लोग हैं। इन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में, भारत माता की सेवा में दिया। माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों की आवाज गली गली, घर घर, गांव गांव तक उजागर की,
नरसिम्हा राव जी ने इस देश में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रथा शुरू की, मैं समझता हूँ कांग्रेस ने तो आज सेलिब्रेट करना था कि उनके प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया। पर दुर्भाग्य है कि उनके सरनेम में गांधी नहीं था। नेहरू गांधी होता, पहले परिवार का होता तो चल जाता, पर उनको तो देश नहीं, वो तो स्वयं को ही भारत रत्न देने में लगे हुए थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने 5 वर्ष देश के प्रधानमंत्री के नाते, उसके पहले 60 वर्ष देश की सेवा की हो, जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने सही सम्मान उनके देहांत के बाद भी नहीं दिया, वो पार्टी क्या समझेगी नरसिम्हा राव जी का योगदान? उन्होंने उनके शव को अपने पार्टी ऑफिस में घुसने नहीं दिया। शायद कांग्रेस अध्यक्ष ने ताला लगा के शव को फुटपाथ पर छोड़ दिया। ऐसी पार्टी मैं नहीं समझता हूँ कभी नरसिम्हा राव जी के सम्मान को बचा पाएगी। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज पूरा देश उनके गुणगान कर रहा है, लेकिन सभी लोग ये शब्द का मैं तीव्र आलोचना करता हूँ। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने माफी मांगनी चाहिए, देश से और इस सदन से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने आज चौधरी चरण सिंह जी का, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव जी का अपमान किया है, जिस प्रकार से देश का अपमान किया है, हर किसान का, हर वैज्ञानिक का, हर उस व्यक्ति का जो समाज सेवा करता है, उसका अपमान किया, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू। प्लीज Jairam, something is seriously wrong with you. Seriously wrong. Please take your seat. Take it. I am giving floor. They don't want, Mr. Tiwari, they don't want to listen to you. Your people don't want to listen to you. They don't want to listen to you. Now, Sir, thank you, sir. please, I Thank you, would sir. appeal to you, please observe complete silence, ठीक है, because I am deeply hurt. I am deeply pained. I will first hear Mr. Pramod Tiwari, ठीक है, sir. and don't forget in the process the kind of language that has been used against me by leader of the opposition. Sir, I have done it more than dozen times in this house. I have yielded to the floor sentiment. ISRO, विकास तो नहीं जा रहा है. Mr. Shakti Singh Goyal, if you repeat Ramesh, I will go to the extreme step now. I will go to the extreme step. ठीक है, No, I will. सर. हम किसान और किसान वर्ग का इतना असम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकते. Have it from me. सर, मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने तो नहीं, देंगे. भारत गांव और किसान में बसता है. एक किसान को सम्मान मिला और हाउस इस अरे डिसऑर्डर में आ जाए, छोड़िए. सर, कितनी बड़ी पीड़ा होती है. मुझे बोलने तो दे सर. बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए क्या है. सर, मैं आपकी अनुमति से मैं आभारी हूँ, आपने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज एक बार हियर हिम. खाने का मौका दिया. मैं सबसे पहले तो जो कहा गया है उसको रखना चाहता हूँ. हमारे लीडर ने सबसे पहले सलूट किया है उन 3 लोगों को जिनको भारत रत्न दिया गया है. रेज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, डोंट मेक अ स्पीच. सर सुनिए, जो इन लोगों ने किया प्रमोद तिवारी जी, मैंने सुना है जयराम रमेश ने जयंत को क्या नहीं, कहा. मैं एलओपी की बात कर रहा हूँ. क्या कहा जयंत को ऐसे मौके पर. भाई, तो अरे साहब, जाए तो जाए, ये मुद्दा था क्या. मुद्दा था चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित होने का. You are a person who can feast on the cremation ground. You can feast it. Yes, you said so. As a matter of fact, you do not deserve to be part of this house.
by this misconduct. You are hurting sentiments of millions and millions of farmers. You have gone to the extreme limit. I have from this seat. One second before that. खड़गे जी, सुनिए पहले, मैं किसान वर्ग से आता हूं, इसका मतलब नहीं, सुनिए, इसका मतलब नहीं कि मैं कमजोर चेयरमैन हूं, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, आप कुछ भी मेरे बारे में कह देते हैं, you say anything you like, you don't read this book, you don't follow precedents, sir, you use any language against me, sometimes you behave like a teacher, as if I'm a student, नहीं सर, आज का ये मौका बहुत संवेदनशील है, आज के मौके में नहीं, आपने मेरे दिल पर चोट की है, एक सभापति ने, सुनिए पहले, एक बैठिए, सुनिए, you can raise it, honorable members, on 9th February at 7:43 p.m. I get a communication from an honorable member of parliament, Shri Jain Chaudhary. He says, respected sir, as you all are aware, Chaudhary Charan Singh has been bestowed upon with Bharat Ratna, and this is a moment of immense pride for my family and the whole Kisan community that he fought for. I request you, he is writing to me, I request you to grant me a couple of minutes in the parliament tomorrow to thank the government and the nation for bestowing this award as an honor to his legacy. With thanks. Now, please don't interrupt. Now, in this house, there have been number of occasions with individual members also, which I have recognized without looking at the rule. We have honored our scientists for ISRO. We have honored our players. We have honored everyone who has brought laurel to this nation. Now imagine my plight, leader of the opposition, questioning me under which rule I want that someone should appreciate Bharat Ratna to Chaudhary Charan Singh. The rule is in me. I have done it consistently. I read rule books. Don't use this language, sir. Don't use this language. I don't want to create a bed. Don't use this language. No. I will not tolerate an insult to Chaudhary Charan Singh. I will not insult Chaudhary Charan Singh. Sir, sit down. Sit down, sir. No, not on this. No, I will not accommodate on this. I will not accommodate on this. Chaudhary Charan Singh stands for impeccable public life, unimpeachable integrity, unflinching commitment to farmer. दूरदर्शी सोचता उनका किसान और गांव के लिए, उनके विषय के ऊपर विवाद करना प्रमोद जी आप किस हालत में पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहे हैं? नहीं, मुझे बताइए, इतना लंबा राजनीतिक जीवन आपका है, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि उत्तर प्रदेश और पूरा भारत रहा है, उनको भारत रत्न मिला हो, इस विषय पर इस सदन में मेरे यहां बैठे हुए इस प्रकार का वातावरण हो, बोलिए। पहली बात, लेटेस्ट हियरिंग, मैं पहली बात सब बहुत श्रद्धा के साथ ये कहना चाहता हूं कि जिन 3 शख्सियतों को भारत रत्न से नवाजा, सर आप अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कीजिए। आई डोंट वांट एनी कवर अप। I have seen with my eyes. I have seen ruckus, chaos, shouting, sloganeering, condemnation. I have seen it with my eyes. मुझे अपनी बात तो कहने दें। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कीजिए। Don't make a speech. सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Sorry, honorable members. Short duration discussion. लीडर बोले। No, Jairam, I'm not giving. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record, Jairam Ramesh. No, nothing will go on record. Meaning thereby, I must read the letter, satisfy Jairam Ramesh that what I am doing is right. Where are you doing it?
Sir, you learn things now. I don't have to. I read it because you virtually insulted Chaudhary Charan Singh. You insulted his legacy. You had no time for Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh. आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को दहका रहे हो। चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना, और हेड शुड गो इन शेम। मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं। नथिंग। आई गिव फ्लोर टू जयंत चौधरी। प्लीज कंक्लूड योर ऑब्जर्वेशन। यस प्लीज। Nothing, no. Pramod ji, please help me. No. सभापति जी, No. Nothing else will go on record मैं except, व्यक्तिगत तौर sir, I have से taken a stand. आज कुछ Only Jayant सम्मानित- Chaudhary will complete after he completes. Sorry. Nothing will go on record. Jayant Chaudhary, please. सभापति जी, नहीं, सुनो। आज मैं I have given Pramod ji, बड़े nothing will सीनियर go on और record. सम्मानित Pramod ji, माननीय it will not go on record. सांसदों Yes. के इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूं। आपने मेरी ही नहीं, देश की भावनाओं को व्यक्त किया। सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर में हम बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि देश में जितने महान नेता आए हैं, सबने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया है, सीखा है, प्रेरणाएं ली हैं। चौधरी चरण सिंह जी गांधीयन सिंप्लिसिटी को अपना असूल बना के उन्होंने जीवन जिया। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज को अपना, उनकी मूल फिलॉसफी का वो हिस्सा और चरित्र का हिस्सा रहा। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, नैतिक, उनके चारित्रिक गुणों को उन्होंने अपने अंदर समाया। इस सदन के माननीय सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, जैसे इनकी राजनीतिक पहचान खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की पहचान भी खेती और किसानी और कामगार से जुड़ी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी जी में एक करिश्माई शक्ति थी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से, गांव-गांव से लोग चले आते थे। और मैं ये भी मानता हूं, 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। सभापति जी, हम लोग नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे। कुछ लोग, उनके अंदर भ्रम है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जाटों के नेता थे या सिर्फ किसानों की वकालत करते थे। ऐसा नहीं, वो विचारक थे और उनके इंटेलेक्चुअलिज्म पे जो टेरेंस जे बायर्स, जो प्रोफेसर थे ओरिएंटल कॉलेज इन अफ्रीकन स्टडीज लंदन स्कूल में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, उन्होंने किताब लिखी है चरण सिंह 1902 to 87 एन असेसमेंट। मैं उससे कोट करना चाहूंगा सर। चरण सिंह did have incisive intelligence and he undoubtedly applied it to a continuing study of agricultural problems in Uttar Pradesh. Judgment on whether he was an intellectual, of course, turns to one definition of intellectual. My judgment is that on the most rigorous definition, Charan Singh was clearly an intellectual, and not only that, the most unusual one. सर, जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है, मैं मानता हूं उससे दो बड़े काम हो जाते हैं। एक, कि चौधरी साहब की लेगेसी को हम दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र
उनके अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है। गांव में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिज्ञासा और भावना आपने पैदा की है। देश के अर्थशास्त्री और मुख्यधारा में जो लोग नीति निर्धारक हैं, आपने दोबारा उनको कहा है कि चौधरी चरण सिंह को आप स्टडी कीजिए, अपने स्टडी में शामिल कीजिए, अपने अध्ययन और विचार अनुसंधान में शामिल कीजिए। दूसरा बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया, भारत रत्न देकर हौसला बढ़ाया। मैं मानता हूं कि ये एक महज पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान है। और मैं जानता हूं कि आज की जो जीवन समस्या देश के सामने और चुनौतियां हैं, किसानों की समस्या है, भारत रत्न देकर उनका हल नहीं निकलता। लेकिन आने वाले सालों में झोपड़ में पैदा होने वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, भारत रत्न को मिल सकता है, तो मैं भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हूं। ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं तो चाहता था कि क्योंकि चौधरी साहब मेरे अकेले नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, मैं अपील करता हूं कि उनके लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भी शक्तियां उनके साथ आई, जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद हैं, उनके इस लेगेसी का हिस्सा वो भी हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है। कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे। और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सकती है। धन्यवाद। Short duration discussion. Notices have been received from the following members to raise a discussion on the white paper on Indian economy laid on the table of Rajya Sabha on 8th February 2024 and its impact on the lives of people of the country. Shri Sushil Kumar Modi, Shri Prakash Javadekar, Shri Brajlal, Shri Sushil Kumar Modi. No, sir. Okay. 1 second, Mr. Tiruchi Shiva. Sir, Okay. sir, just 1 minute. I raised a point about, sir, under Rule 33, sir. And 34 also says very clearly the allocation of time in regard to the bill or group of bills or other business as recommended by the committee shall be reported by the chairman or in his absence by the deputy chairman to the council and notified in the bulletin. Sir, we have not received anything. We have not decided anything. The white paper is very important, sir. The prerogative of the minister may replace, minister may take 1 or 1.5 hours, but for a party of 10 members, we have been given only 6 minutes. Who allotted the time? The BAC decides on the importance of the issue, on the importance of the bill. We allot time, sir. But what time is allotted, how it was allotted, the House was not informed about it. What is your point of order, Sukhendu? I'm referring to Rule 29, Sub-Rule 2. Okay. And we are not disputing the authority of the chair. Rather, this rule empowers the chair that any issue can be discussed with the concurrence, permission of the chair. Even not, it is not listed in the list of business. That is the rule. So we accept that. This bickerings, this exchange of heat could not have been there, provided Your Honor could have told at the very beginning that the communication received from Mr. Jayanta Chaudhary. That's over. I don't want to go back. मेरे को बहुत दर्द हो रहा है. No, sir. सुखेंदु शेखर जी, I know you are a reasonable man. I have respect for you. मेरे को बहुत creating any controversy, sir. मैं बुरे सपने की तरह उस बात को भूलना चाहता हूँ. We are not creating any controversy, sir. मेरे लिए बहुत बुरा भयानक सपना था वो. Please बोलने दीजिए मुझे, sir. 1 minute, please बोलने दीजिए मुझे. जो भारत रत्न दिया गया, सबके लिए हमारे मन में श्रद्धा है, हमारा पार्टी का सबका. तो हम इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं चाहते हैं. जो कुछ भी हुआ आज, ये ठीक नहीं हुआ. इसमें पहले ही बता देना चाहिए था कि ये श्री सुशील कुमार मोदी. सभापति महोदय, मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने
पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव, श्री चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का Let फैसला him किया। speak, please. Please take your seat. इनको बैठाइए पहले, इनको Please, बैठाइए please पहले। take your seat. Already discussion has started, Keshav Rao ji. Honorable Chairman has already started. Please take your seat. It is not going on record. Please speak. सुशील मोदी जी, आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। Please. सती महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव, श्री चौधरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का फैसला किया है। महोदय, This is short duration discussion. It has already started, Mr. Trichu Siva. Honorable Chairman has already told it. Please take your seat. Please. बैठाइए ना इनको, कैसे बोले? Please take your seats. Not going on record. Please. You speak. आप बोले, आप बोले, आप बोले। इनको हाउस को ऑर्डर में लाइए। मैं आग्रह कर रहा हूं, ऑलरेडी ये डिस्कशन शुरू हो चुका है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ऑन व्हाइट पेपर। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज टेक योर सीट। ऑलरेडी माननीय चेयरमैन साहब ने बताया कि डिस्कशन शुरू हो चुका है, सैंक्शनड है। ही हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। प्लीज, आप बोले, आप बोले, आप बोले। माननीय सती महोदय, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह केवल 27 दिनों के लिए देश के प्रधानमंत्री रह पाए। कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन विश्वास मत हासिल करने के पहले कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया और इसमें चौधरी चरण सिंह जी संसद का मुंह नहीं देख पाए। और उसी प्रकार पीवी नरसिम्हा राव, व्हाइट पेपर पे आप बोल रहे हैं माननीय? उसी पर बोल रहा हूं जी, बोले। पीवी नरसिम्हा राव जो आर्थिक सुधार के जनक हैं, जिन्होंने 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, उस नरसिम्हा राव के शरीर का दाह संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया। नरसिम्हा राव जी का दाह संस्कार आंध्र में ले जाकर किया गया। उनका स्मारक कांग्रेस ने बनाने का काम नहीं किया। उनका स्मारक नरेंद्र मोदी की सरकार ने और दिल्ली में बनाने का काम किया। सती महोदय, जो नरसिम्हा राव इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, उस रिफॉर्म को आगे ले जाने में कांग्रेस के लोग नरसिम्हा राव इकोनॉमिक रिफॉर्म को भूल गए। सती महोदय, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय देश की अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी। पब्लिक फाइनेंस बुरी अवस्था में था। आर्थिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता थी। अत्यधिक संकट की स्थिति थी। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। बैंकिंग क्राइसिस was massive and stake was too large. Policy paralysis and project delays, नीतियों की अनिश्चितता और विरोध के कारण घरेलू निवासक विदेशों में जाने लगे। The decade of UPA was a lost decade. नेतृत्व का संकट था। अर्थव्यवस्था रास्ता भटक चुका था। आर्थिक कुप्रबंधन के कारण भारत के विकास की संभावनाओं को अवरुद्ध कर दिया और भारत एक फ्रेजाइल इकोनॉमी बन गया। उपसभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि यूपीए के जो 10 साल थे, दैट वाज द मोस्ट करप्ट regime which this country has ever seen. मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में उनके 7 मंत्री जेल गए। डॉक्टर ए रजा, दयानिधि मारन, सुरेश कलमडी, पवन कुमार बंसल,
अश्विनी कुमार, वीरभद्र सिंह, अशोक चौहान, ये 7 लोग जो यूपीए सरकार में मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनको जेल जाना पड़ा। डॉक्टर ए रजा ये 15 महीने जेल रहे। सुरेश कलमडी जो कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन थे, 10 महीने तिहाड़ जेल में रहे। अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में जो कारगिल के वार विडोज के लिए जो फ्लैट्स बने थे वो सिविलियंस को देने का काम किया। दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन 2G स्कैम के अभियुक्त थे, इनको भी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। श्री पीके बंसल, इनको रेल मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा। इनका भतीजा विजय सिंगला 90 लाख रुपया और रिश्वत लेते हुए और पकड़ा गया। लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार, इनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि कोल ब्लॉक स्कैम में सीबीआई जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे। डॉक्टर वीरभद्र सिंह जो एमएसएमई के यूनियन मिनिस्टर थे, हिमाचल प्रदेश में विजिलेंस का मुकदमा दर्ज हुआ और उनको इस्तीफा देना पड़ा। शशि थरूर जो एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर थे, आईपीएल टीम कोची के विवाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो सभापति महोदय, ये थी यूपीए की सरकार जिनके 7 मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में या तो जेल जाना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 साल हो गया, एक भी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। प्रधानमंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। राफेल का मुद्दा उठा, अडानी का मुद्दा उठा, कहा कि चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। और सभापति महोदय, ऐसी सरकार 10 साल तक सरकार में रहे और नरेंद्र मोदी जी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक भी आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा। और दूसरी ओर यूपी की सरकार, सभापति महोदय, कोयला ब्लॉक आवंटन, ये कोल ब्लॉक आवंटन में इन्होंने नियम बना दिया, पहले आओ पहले पाओ। ऐसा भी कोई नियम है दुनिया में कि जो पहले आएगा उसको कोयले का कैप्टिव माइंस मिल जाएगा? सीएजी के अनुसार 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऐसे आवंटन को रद्द कर दिया। 47 मामलों में फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो गई, 14 में अभियुक्त को सजा हुई है। और दूसरी ओर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो कोयले का ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन हो रहा है, कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। आजादी के बाद 893 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। 2014 की तुलना में 57.8% उत्पादन में वृद्धि हुई है। सभापति महोदय, कोयले के कारण जो भारत पावर डेफिशिएंट था, इंडिया इज बिकम पावर सफिशिएंट कंट्री। 2014 के बाद 1,96,000 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी का इजाफा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पहले 12 घंटे बिजली थी, अब 20 घंटे बिजली मिल रही है। और अर्बन क्षेत्रों में 23.8 घंटे बिजली मिल रही है। सती महोदय, 2G स्कैम कौन नहीं जानता है? 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जो पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस है वो 1,76,000 करोड़ है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज आप बोले। सती महोदय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, लेट हिम स्पीक प्लीज। पारदर्शी तरीके से हुआ है। 5G को दुनिया में सबसे फास्टेस्ट तरीके से रोल आउट किया गया
आज देश के 98% गांव में 5G और 4G पहुंच चुका है। और सती महोदय, जहां यूपी के जमाने में 2G स्कैम हुआ, वहां 5G के कारण 3 लाख करोड़ सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ग्रॉस रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। तो इतना ही नहीं, तो 5G के स्पेक्ट्रम ऑक्शन से सरकार को 1.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। सती महोदय, यूपीए डिकेड वाज अ लॉस्ट डिकेड फॉर टेलीकॉम। बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। बीएसएनएल जो 2004 में $6 बिलियन की कंपनी थी, 2014 में वो लॉस मेकिंग कंपनी में बदल गई। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए 3.22 लाख करोड़ 3 पैकेज हमारी सरकार ने देने का काम किया और आज बीएसएनएल का रिवाइवल हो चुका है। सती महोदय, कॉमनवेल्थ गेम्स 12 दिन का गेम था और जिसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। और भारत में G20 हुआ, 1300 करोड़ खर्च हुए, पूरे देश में कार्यक्रम हुआ, लेकिन एक भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सती महोदय, हेलीकॉप्टर खरीद में ऑगस्टा वेस्टर्न घोटाला, हॉक एयरक्राफ्ट परचेज घोटाला, पायलटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला। सती महोदय, नौकरी में रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम। सती महोदय, मैं केवल भ्रष्टाचार पर अगर बोलता चलूं तो इनकी सरकार हिंदुस्तान में आजादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार कोई थी तो यूपी की सरकार थी। सभापति महोदय, बैंकों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। अर्थव्यवस्था में बैंकिंग की सबसे बड़ी भूमिका है। जब अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पदमुक्त हुए, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अच्छी अर्थव्यवस्था सौंप कर गए थे। सभापति महोदय, 99 के अंदर सितंबर 2013 में यूपीए सरकार में जो एनपीए था वो 12.3% पहुंच गया और कॉमर्शियल लेंडिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा। और मार्च 2004 में जहां ग्रॉस एडवांस 6.6 लाख करोड़ था, वो 8 साल में बढ़कर 39 लाख करोड़ हो गया। सभापति महोदय, 6.6 लाख करोड़ से बैंकों का लोन बढ़कर 39 लाख करोड़ हो गया। बैंकों को फोन पर निर्देश जाता था, फलाने उद्योगपति को कर्जा दे दो, और बैंक फोन बैंकिंग के बदौलत कर्जा दिया करता था। और आज क्या स्थिति है सभापति महोदय, 2023 में जीएनपीए 4.4%, नेट एनडीए केवल 1% है। और आज बैंकों का स्वर्ण युग है। दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ बैंकिंग। आज सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स फायदे में हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट 22-23 में बैंकों को हुआ है। और सभापति महोदय, बैंकों को अगर आज फायदा हुआ है तो उसमें भारत सरकार ने 3.10 लाख करोड़ 5 साल में रिकैपिटलाइज करने के लिए और बैंकों को पैसा देने का काम किया है। सभापति महोदय, इन लोगों को मौका मिला आर्थिक सुधार करने का। नरसिंहा राव का नाम लेते हैं, लेकिन 2004 के बाद एक भी आर्थिक सुधार इन लोगों ने नहीं किया। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो हमने इस देश में जीएसटी को लागू किया, सभी राज्यों को लेकर जीएसटी लागू किया। आपने तो घोषणा की थी कि 2010 में जीएसटी लागू करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, यूपीए के लोगों से, 2010 में जीएसटी लागू क्यों नहीं कर पाए? और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 2017 में इस देश के अंदर जीएसटी लागू किया गया और जीएसटी के कारण प्रति माह 45,000 करोड़ की बचत परिवारों को हुई है, दिसंबर 17 से लेकर मार्च 2023 तक।
सभापति महोदय, 2004 की स्थिति और आज 2014 में क्या स्थिति है? आज इन्फ्लेशन नियंत्रण में है, विकास दर 7% से ज्यादा है, जो दुनिया की सर्वाधिक विकास दर है। हमारे पास रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज है, 620 बिलियन यूएस डॉलर का रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज है। पहले हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज थे, आज हम टॉप 5 इकोनॉमीज हैं। लोगों का भरोसा जो खत्म हो गया था, फिर से एक बार लोगों का भरोसा सरकार में पैदा हुआ है। हम लोगों ने कोविड का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। हम लोगों ने सरकारी योजनाओं में छिटपुट लाभ नहीं बल्कि सैचुरेट करने का काम किया। सभापति महोदय, आज डिजिटल पेमेंट में हम वर्ल्ड लीडर हैं। हमने डिजिटल क्रांति की है, खुले में शौच से देश को मुक्त किया है, मेड इन इंडिया का कोविड का टीका बनाकर पूरी आबादी का टीकाकरण किया है और ये हमारी उपलब्धियां आज देश के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सभापति महोदय, 2004 और अब में क्या फर्क है महोदय? इन्फ्लेशन तब 8.2% था, आज इन्फ्लेशन 5% है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स उस समय 7.6 बिलियन डॉलर था, आज प्रशांत होगी। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स 7.6 बिलियन डॉलर था, आज 22.7 बिलियन डॉलर है। एफडीआई तब 305 बिलियन यूएस डॉलर था, आज 596 बिलियन यूएस डॉलर है। तब स्टार्टअप्स 350 थे, आज स्टार्टअप्स 1,17,257 है। मेट्रो रेल तब यानी 2014 में 5 शहरों में थी, आज 20 शहरों में मेट्रो चल रही है। महोदय, एनएच का निर्माण उनके 10 साल में 25,000 किलोमीटर हुआ और नरेंद्र मोदी के 10 साल में 55,000 किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ। महोदय, उनके कार्यकाल में एनएच निर्माण की गति 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 29 किलोमीटर पर डे। महोदय, रेल दुर्घटना उनके समय में 233 और नरेंद्र मोदी जी के समय में इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 233 टू ओनली 34। रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन उनके जमाने में 22,000 किलोमीटर और हमारे 10 साल में 60,000 किलोमीटर और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। एयरपोर्ट की संख्या उनके समय में 74 थी, आज 149 है। सभापति महोदय, टोल प्लाजा पर वेटिंग लाइन उनके समय में 12 मिनट टोल प्लाजा पर इंतजार करना पड़ता था, आज केवल 47 सेकंड टोल प्लाजा पर इंतजार करना पड़ता है। मोबाइल ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर उनके समय में 6 करोड़ थे, आज नरेंद्र मोदी के समय में 24 में 90 करोड़ हैं। मंथली डेटा आपके समय में 2 मिनट कंक्लूड। 2 मिनट आपकी पार्टी के वो समय से और ये समय जाएगा फिर। 1 मिनट और। मंथली डेटा 0.06 GB प्रति माह आपके समय में और हमारे समय में 20 GB डेटा प्रति माह प्रति व्यक्ति आज खर्च हो रहा है। डेटा का टैरिफ 270 रुपया पर जीबी था आपके समय में और आज क्या है 10 रुपया पर जीबी। मेडिकल कॉलेज 387 था, आज 706। मेडिकल कॉलेज में सीट 51,000 थी, आज 1,08,000 मेडिकल कॉलेज में सीट है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज 676 थी, आज 1,168 है। महोदय, नंबर ऑफ एलपीजी कनेक्शन आपके समय में 14 करोड़ था, आज 31 करोड़ है। नंबर ऑफ पीएनजी कनेक्शन 22 लाख था, आज 1 करोड़ 19 लाख है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहले 12 घंटे थी, आज 20 घंटे से ज्यादा बिजली है।
नंबर ऑफ टैप वाटर कनेक्शन 3.2 करोड़ था, आज 13.8 करोड़ है। और अंत में सभापति महोदय, टोटल नंबर ऑफ डीबीटी बेनिफिशियरी उनके समय में 10 करोड़ था और आज 166 करोड़ है। सभापति महोदय, अगर हम 10वें नंबर से अगर 5वें नंबर पर पहुंचे हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, तूफान से किस्ती को निकाल कर लाए हैं। और हम विश्वास प्रकट करते हैं जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सुशील मोदी जी। माननीय केसी वेणुगोपाल जी, मैं आपको आमंत्रित करूं, इसके पहले आप सबकी सहमति चाहूंगा। माननीय एच.डी. देवगौड़ा जी 2 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं, तो आपकी सहमति हो तो मैं पहले उनको मौका दूं। माननीय देवगौड़ा जी, प्लीज स्पीक। Thank you very much for the kind expression made by our honorable member. Sir, I thought the house is going to be closed on 9th and earlier schedule is for 9th. It was extended for 10th. I have got my family relations, marriage, reception today evening. I must catch the flight. There is no flight available if I miss this flight. That's why I made a request to the Honorable Chairman. Sir, on the white paper issue, Honorable Honorable Finance Minister is sitting here. Yesterday, in Lok Sabha, what you have answered were the issues raised by our other friends on the black paper. I heard every word. I can't sit in the house for 4 hours. You know my health condition. I sat in my house. I heard every word of your good self, answers on all points. You are so strong and your voice is so strong, you hit back all the opposition people who have tried to criticize. I know your capacity, madam, and I don't want to speak on the white paper because white paper is with me. I have gone through that. Your budget proposals I want to speak. Unfortunately, when chairman called, I was not here. I was unable to participate. Now, the issue, which is now again in Lok Sabha whole day, is going to be discussed on Ram Temple issue. Prime Minister is going to answer in the evening, according to the information I got in Lok Sabha. Now, I don't want to go beyond some of the points which has been discussed on this so-called the Bharat Ratna issue. Sir, I was a member of the Lok Sabha from 31. I was associated with Chaudhary Charan Singh for 4 years, sir. Myself, my family stayed in his house. He used to like me so much because I'm a farmer. I was unable to speak Hindi. My wife unable to speak Hindi. But he made me to stay in his house. I have got so much of relationship. What has happened, I know. When he has taken oath as the Prime Minister, he was not able to come to this house when the agenda was fixed to meet the Lok Sabha. The previous day, it was withdrawn. It was such a sorrowful day for me. I know Chaudhary Charan Singh is an honest to the core. Honest to the core, how people try to
demolish his name. I know everything. I don't want to go beyond that. The book was written, referred by a young gentleman. I know it. I have gone through that book. I have got that book. I can speak volumes. He was unable to come and sit in this house as Prime Minister. Late Sanjeev Reddy appointed him to conduct the election. I can speak volumes on so many issues. The progress of this country during the period of 10 years, what has been yesterday, madam, made sufficiently to meet the charges made by our other colleagues on black people. I will leave at that stage. Sir, Swaminathan, first time I met him in Philippines in 1974. I know what is Swaminathan. And I was 10 months. I also took his service for Green Revolution. Narsimha Rao Bagge, I can speak volumes. I don't want to go beyond that. Only on Ram Temple, I will conclude in 4 or 5 minutes. Sir, just because I don't want to speak unnecessarily, I may not be able to speak eloquent English, that's why I made it. Sir, I said I and my wife both attended the consecration of the Lord Rama temple in Ayodhya. It was a great moment of personal joy and devotion for me, like it was to millions of Indians. Ayodhya Ram was existed in our hearts and mind is an image that our ancestors and elders have permanently created. Lord Rama is a symbol of righteousness. He is a symbol of love and graciousness. He is a man who followed Dharma and Raj Dharma. He was a very accommodative and reflective. It is these values ancient in Lord Rama that draw Mahatma Gandhi to him, drew Mahatma Gandhi to him. He was Gandhiji. It was Gandhiji who made Lord Rama a symbol of the great virtues of our nation. It is through Lord Rama and his divine blessings that he united this nation and laid the foundation for our harmonious future. It is through the moral strength that Lord Rama gave that he fought the British Empire. I seriously wish and pray that Lord Rama, that our ancestors and elders gave us, and the new Rama temple in Ayodhya becomes a symbol of great humanity for our nation and the world. So lastly, I congratulate the Honorable Prime Minister who has actually, when Rama statue was installed, 10 days he has a vrat, taking juice and water. He is such a person who actually performed the function. I was so happy, and I must be very frank not to praise the Prime Minister.
he was so dedicated, sincere for performing that function with Pandits. I was there. Sir, about Chaudhry Charan Singh or Narsim Rao or Swaminathan, volumes become speak. For such people, he has confirmed the Bharat Ratna. The house should enjoy. The country should welcome. The country is going to welcome. Unnecessarily, let us not try to again. We should differ from each other on a major issue taken by the Prime Minister to confirm Rajratna, this Bharat Ratna for these great leaders, three leaders. You have given me some time. I am grateful to you. Thank you. Sir. Thank you, very former much. Prime Minister. Thank you for all the members who allowed me to speak when you called the other medium. I am grateful. Thank you very much. Shri K.C. Venugopal. Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to discuss about the so-called white paper presented in this August House. Basically, madam, this is not the white paper. The white paper which totally hide on the dark truth of your economic situation in this country. Every individual, anyway, will be related to economy. When we are buying some commodities in the market, it's related to our economy. When we using the car, when we use the petrol, related to the economy. When a person taking a bank loan, to giving that interest of the bank loan, he will be related to economy. Every walk of life, the people will be related to economy. Therefore, it is very much important to discuss about the economy of this country. But when you are introducing a white paper about, I don't know what is UPA period 2004 to 14 or 14 to 24, the word you used, first it seeks apprise the honorable members. I am quoting the objective of the white paper itself. First, it seeks to apprise the honorable members of the parliament and people of India of the nature and extent of governance, economic and physical crisis, what were bequeathed on this government when it assumed office in 2014. In 2014, particularly 2014, what was the physical situation in that point of time? The GDP growth was the highest on 2014 that year. You are telling it was very shocking for you. I don't understand that at all. Basically, the average GDP growth of UPA era and NDA era you take. UPA is more than 0.75%, and now it is on 5%. Now it be like that. But basically, when you are producing a white paper about your period also, 2-3 major issues should have reflected in that, which is totally lacking. One is basically the demonetization, the so-called demonetization. I searched throughout the white paper. There is not a single word about demonetization. Why is it? I'm remembering the speech our Honorable Prime Minister was given in Goa immediately after the demonetization. Entire black money of the country is going to be taken back. And fake currency, entire fake currency, which is circulating in the economic system, is going to be taken back. Why don't you mention about that statistics? How much black money you take back? Entire terrorism will be over. There was that statistics, at least when you are introducing a white paper, we need that about the basically our Honorable Prime Minister, our then Prime Minister, 2004 to 14, Dr. Manmohan Singh called about it. It is a legalized loot and organized plunder. Certainly it is proved. He told
he predicted there will be an impact of 2% on GDP. It was actually happened. There was the impact on demonetization. You could have mentioned it in white paper. It's the entire MSME sector. What is the situation of the MSME sector now? Small and medium sector totally destroyed. Finished. That is why unemployment is in the peak rate, because of major unemployment is given by MSME only. That sector is already vanished. Then number two, I also searched whether the white paper is giving any information about the unemployment rate. What about the situation of the unemployment? Actually, when Manmohan Singh completed 8 years in April 2012, that point of time, unemployment rate of the country is 5.6%, sir. 5.6%. Comparison, now after completing 8 years of Narendra Modi ji in 2012-22, that entire data is not is revealing. Now we have Right of Information Act, but nothing is coming out. Now information is coming out. But we have an information that in 2022, unemployment rate is about 8%, from 5.6 to 8%, which is less, sir. Why don't you talk about the unemployment in this country, in this white paper? Entire youth of this country is eagerly waiting for that only. When they are going to get employment. Why this situation of the youth now? There is no answer for this. If there is an answer, nothing. Then any poverty, any information about the poverty? When UPA was in power, we brought down 27% of the people below poverty. You have taken out of that 23% to above poverty. Now, global ratings we have yesterday, I think Tiruchi Shiva already quoted that. Our position in the global, our hunger index, he quoted about. We are in 111 position, 111. There is no mention about poverty. Sir, I think about when Manmohan Singh ji was in power, our honorable, then Gujarat Chief Minister himself told, our rupees are in ventilator. The devalue of rupees. Yes, Manmohan Singh ji's period also, the global economic crisis was there. Rupee has been devalued around 22% one point of time. Now the devalue is around 32%. Where is it rupees now, madam? That point of time it was in ventilator. Now where is it in Europe? Yeah? Nothing is there. Then here, not many talks of, sir. Unfortunate talk happened because of the Bharat Ratna things. Chaudhary Charan Singh, the stalwart of this country, was the stalwart of this country. Narasimha Rao was the Prime Minister of the country. That period, our economy was in a great danger. When he took over as a Prime Minister, he made drastic changes through Manmohan Singh ji as a Prime Minister. Of course, I elected from Alleppey, where Dr. M.S. Swaminathan, born in Mangombu, the great warrior of this country. Actually, we totally, completely agree with the point that the Swaminathan ji, where we are now in the food security situation, we have to remember Swaminathan ji, who have given maximum opportunity to Swaminathan ji, sir. Indian Council of Agriculture Research Chairman, who made him? Who made him nominated member of this August House? Not only, he deserved it. It is not a mercy to him. He deserved it. He deserved more than it. And Padma Vibhushan, because he is that type of person. We are very happy that giving Bharat Ratna to all these people. We are not against it. Chaudhary Charan Singh, who made Chaudhary Charan Singh as the Prime Minister? Don't dispute. When you only
choose this for political purpose. Congress never used this name for political purpose. That is the only difference. You will use Bharat Ratna for also election. Why otherwise? Why don't you last year? Why you have lost 10 years? Why the last? That's also extended day you are discussing. Actually, our session was concluded yesterday. Okay. I'm not going to that point. Therefore, actually, my point I'm again coming. This white paper is the paper which hiding dark truth. Yeah, now you are talking about the sir. I heard about our honorable Prime Minister's speech in this house. 1.5 hours he spoke. I'm very much glad that out of that 1.5 hours, maximum time he used to attack Congress party. He talked about the Modi guarantee. I saw his speeches in Kerala also, Modi's guarantee. Sir, I'm very happy that you are using the word guarantee. When we use the word guarantee in Karnataka, you people thought that there is no meaning of guarantees in this world. Prahlad Joshi is there. When we use in guarantee in Karnataka, what was the comment and reaction? But now guarantee is approved. Now guarantee is approved. Everywhere Modi is telling Modi's guarantees. Okay. Therefore, my simple question, sir, when we are giving new guarantee, sir, my simple question is only that, sir, when we are giving new guarantee, we have to think about the guarantee which are given by your Prime Minister to the country. That is what, sir, 2 crore job per year. The guarantee given by Honorable Prime Minister. 10 years over, how many jobs you are given? Bringing back black money starts abroad in 100 days. And within 100 days, I will bring back the black money. What happened? Number rupees 15 lakh to every citizen in his bank account. What is happened? Farmers' income will double. What is happened? Achieve $5 trillion economy by 23-24. What happened? 100 smart city by 2022. Therefore, when you are talking about the guarantees in future, at least do a postmortem of what happened to which guarantee you have given to the country. Nothing is, sir. Sir, my point is this, that the most important thing of a person, which is the most important one of the things, sir. Sir, live happily and healthily. Live happily and healthy as far as possible, as long as possible. Sir, I went through the status of life expectancy in our country now. Actually, the World Bank data is that. Tell me I'm clean, I'm 70. Exactly, sir. Sir, a child born when Vajpayee ji was the Prime Minister could expect a life to 64 years when Vajpayee ji was Prime Minister. A child born when Manmohan Singh ji was the Prime Minister can expect a life of 67 years, 69 years. Increase of 5 years. But now, what is the status? But a child born when Narendra Modi ji Prime Minister can expect live only 67 years. 2 years below Manmohan Singh. There is a reason, sir. There is a reason. Where do you get it from? The World Bank status. This is because health expenditure did not increase in the 10-year period. What is the reason? In our government, 1.7 is the total percentage of expenditure, 1.7% to the health department. We are in same situation. Now also 1.7. After 10 years also, we are spending 1.7% only for health. After this COVID happened, maximum health issues happened in this country. There is no increase in the health budget. That is why the life is coming down. Period of life. Sir,
education. When UPA was in power, 2.2% was in 2004 when UPA come into power. That point at time, 2.2% is the expenditure rate. But UPA increased drastically, more than doubled, 4.6% in 2014, when it is out of power. What this government has done? This government slashed it down to 2.9%, from 4.6% of 2014, now it is 2.9%. You are talking about Beti Bachao, Beti Padhao. What is that? Now the female literacy, you can take the statistics also. When UPA was in power, 1.3% female increases. Now it is 0.6% increase. Female literacy, I'm talking about. You can verify. Sir, major impact. Manmohan Singh government had spent 16% for subsidies for poor people. This government cut the subsidy for the poor people from 16 to 9%, sir. Sir, that is why India gained 9.4 percentage points in Human Development Index during UPA period. Now it is become 0.4%, a very, very low level. Sir, these all things is leading to a clear fact that UPA period, we have done a much better job to managing the deficits. The Modi government boasting is there very much. PR work is there very much. Every day they are giving maximum advertisement by using public exchequer. But propaganda mechanism is there, decoration words will be there. But you have to understand the country's financial situation is very bad due to bad financial management. I'm talking about the poor people's situation, living condition. The poor are become poorer, richer are become richer. The gap between poor and rich is increasing. You are only interested to corporate world. Sir, madam, your annexer 2 in the white paper boasts that India's average per capita GDP has grown roughly from $4,000 to $6,000. You are using that word very cleverly. You are using the word average per capita GDP. But per capita GDP will increase, sir, certainly in a developing country like India. But unsaid truth is there, sir. Annual average per capita GDP growth fell from 5.9% during Manmohan Singh tenure to 3.8% in Modi's tenure. In other words, the average Indian people income grew much faster when Manmohan Singh was Prime Minister than Modi's tenure. This is a clear fact. You are hiding that fact. You are using the word only for your purpose. Foreign investment. There is a big boost for foreign investment also in the white paper. What is the real situation? The fact is that net foreign investment was 1.2% of GDP versus 0.8% NTA. UPA is 1.2%, your period is 0.8%. Foreign reserves nearly tripled and exports were 17% of GDP when UPA was in power against 14% of NDA. Simply put, this, sir, foreign investors and consumers gushed over India's economy and products far more during the tenure of the silent and estimable Manmohan Singh ji than during the loud and bombastic Narendra Modi ji's period. You use the words, decorative words, but Manmohan Singh ji do it silently. That period was the golden period for private investment. That is what the
situation is showing. Sir, manufacturers are so more confident that period. Data is showing that, sir. Not just private corporators, but even farmers didn't show confidence in Modi's tenure, sir. We are talking about the big things for farmers. Growth in fruit grain production fell from 34% in UPA to 31% in your period. 34 to 31. It is not even the case that domestic stock markets. Sir, I'm only talking about economy, sir. Nothing else is talking. Stock market loved Modi's tenure more. The BSE Sensex grew 13.4% annually during UPA versus 8.2% under NTA. Sir, the job market is depressing, sir, especially for the youth. The Center for Monitoring Indian Economy notes that the unemployment rate in the age group 20-24 years, in the crucial period, was 44.5%. 44.5% of the age between 20 and 24 youths are unemployed, sir. In the October-December 2023 status, for the age group of 25-29 years, it was 14 months high of 14.33%. Sir, this is the situation this country is facing. Then you are bringing this white paper to abuse UPA period, where, can I ask a question to, I am concluding, sir. 2004 to 14, we have been right to education. We have brought right to employment. We have brought right to information. We have brought right to food, security. Can Nirmala-ji enlighten us? Which is the flagship program of Narendra Modi government, like a Manrega in this country, which is a game changer. Our Prime Minister told about that this can be, keep it as a memory. Then he changed later. Sir, UPA period 2004 to 14 was actually game changer like this Manrega, right to information, right to food, everything. You want to take it as a period. Then you are talking about the corruption. Somebody is talking about the corruption. If you are very much sincere to the corruption, why are you scared about the CAG report of your government? That's revealing the clear corruption in the government. This government, you are talking about the CAG report of UPA government, and you are telling that your government is corrupt. This CAG report, you don't want to reveal that CAG report. This is actually, I am concluding, sir, this is actually not a white paper. This is a paper which is hiding entire dark truth of this country. These people are ruining the country. Our youth are completely disappointed. Farmers are disappointed. That is why they are marching every day to parliament. They are in a very distressed situation. Sir, everybody is unhappy with government. They have want to divert the situation of this country. They want to divert unemployment situation of this country. They want to divert price rise situation of this country. They want to divert this situation through some other way. Therefore, that's why this white paper is going to be actually is going to be a total defensive for the government. That's sir. Thank you very much. Sri Saket Gokhale. Thank you very much, sir. Sir, today is my maiden speech in this august house, and I wish to thank my leaders, Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee, and my party, Trinamool Congress, for this opportunity. You have 8 minutes. It is maiden speech. Maiden speech, sir. So, leader of the house. I would be very grateful. We'll make it 10 minutes. Thank you, sir. 10 minutes. Thank you, sir. Thank you. I understand. He agrees. He's a reasonable member, and I know he's very sharp, very intelligent. Thank you, sir. Thank you. He will monetize every second of it. Thank you, sir. Sir, I want to start with a short story today. Please start. By the famous Danish writer Hans Christian Andersen. The story goes that there was once a very famous emperor who was extremely self-obsessed with himself and his clothes. He had no interest in his kingdom or in the welfare of his people. All that the emperor did every day was sit in his wardrobe while the ministers around him kept telling him how beautiful his clothes are and how great he is. One day, two cheats came to his kingdom while pretending to be tailors
and offered to make new clothes for the emperor because he loved new clothes. The tailors promised to make an exquisite suit for the king with special properties. The new suit, they said, would be the finest clothes that the emperor had ever worn. But there was one special feature. They said that the suit was only for the great emperor, and the suit would be invisible to anybody that is a dishonest person. Several ministers of the emperor went to the fake tailors while they were making this suit. The ministers obviously couldn't see the suit, but then they blamed themselves for that because they were afraid that, oh, I might be branded dishonest if I can't see the suit. On the day of the great procession, the emperor went on to try the new clothes. He himself couldn't see those clothes, but obviously he did not want to claim that he's dishonest, so he went along with it. The emperor then put on his new suit and started a procession through the city. People across the kingdom had heard about the emperor's new clothes, which were so special they would be only visible to those who are honest. So out of fear, the people started screaming, oh, what beautiful clothes, what lovely clothes, because nobody wanted to be seen as dishonest or anti-national. And then suddenly one innocent child screamed from the audience, what is wrong with all of you? The emperor is naked. And this is precisely what the claims in this white paper on the economy are. They are the emperor's invisible clothes. My honorable minister colleagues here will spend hours talking about how beautiful these invisible clothes of a great emperor are. But the truth of our economy, as shown in this white paper, is that the emperor is naked. But we all have to admit one thing. This white paper is magical. Magical because after reading this white paper, I realized that something called demonetization never happened. I remember a few years ago, the Prime Minister showed up on our TV screens one fine evening and said in the next 2-3 hours, 60-70% of our currency will be demonetized. I remember my leader, Mamata Banerjee, at that point. She's not an economist, but she's connected with the hardship of the people on the ground. She said demonetization will be a disaster. And that proved to be right. People scrambled to ATMs for cash. People queued up for hours. Hundreds of people died. So ATMs had not even been configured for the new notes. They had to recalibrate all the ATMs in the country. That's how disastrous planned this move was. Then the Prime Minister came up with a genius idea. I will scrap 1,000 rupee notes, but I'll bring in 2,000 rupee notes. So the idea was, people are stuffing money in their mattresses, so let me demonetize 1,000 rupees and let me make it easier for them by bringing a 2,000 rupee note. Only Prime Minister Modi has that kind of vision and genius in him. Sir, after that, a Prime Minister went to Japan and laughingly in front of a crowd, he said, "Ghar mein shaadi hai, lekin paise nahi hai." Ha 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 ha. That was the level of cruelty and contempt shown for the poor people of India. So what happened after demonetization? 99% of the cash came back into the economy. Which is the reason why they have not mentioned demonetization in this white paper, because they know it was the biggest glaring failure of the Modi government. So there is also the issue of constantly shifting goalposts. This white paper is about 2004 to 2014. When Prime Minister Modi got elected, he said, I'm going to give XYZ by 2018. Then the Honorable Leader of the House, Piyush Goyal ji, would correct that and say, nee, this will happen by 2020. Then Prime Minister Modi said, 2 crore jobs per year, housing for all, doubling farmers' income by 2022. Then that deadline became 2024. But now it has become amazing, sir. Now there is only two things. We will talk about a white paper from 2004 to 2014, or we will talk about 2047. So if you want something, we're not going to talk about the present. You want something, wait for 23 years till 2047. This is what they did with the Women's Reservation Bill. They did not tell the women of India that until the census and delimitation happens, it won't be implemented. Wait for another 9 years. It's not going to happen today. But they're lying to people during the election campaign. So what is amazing is, I was watching the Mood of the Nation survey on TV yesterday. It said over 70% of people surveyed are worried about unemployment. How many times does the word unemployment figure in this white paper? 0. There is no mention of unemployment. This is very funny because Prime Minister Modi had promised 2 crore jobs per year. 2 crore jobs. He said that in his own statement. It's on the record. What is the reality? Sir, in the last 5 years,
2.7 crore jobs have allegedly been created. Prime Minister Modi has met only 35% of his promised target. So therefore, unemployment is not mentioned in this so-called white paper. Prime Minister Modi did try to cover up for it. He went to a TV channel and he said, people selling pakoras outside the channel, they're also employed. But this white paper does not even tell us how many people have started selling pakoras in the last 5 years. That is the dismal state of unemployment, that they can't even tell us how many new pakora sellers they've created. So price rise, it's hurting everybody today. What is the reality? Increasing prices of fuel and food items are breaking the back of the poor and the middle class. People of India are having to use up their savings every month just to pay the bills. So one statistic, one figure, as of last year, household savings of India are the lowest that they've been in the last 50 years. Then, my favorite part, sir. PM Modi said in 2015 that black money will be brought back from foreign countries, which will be equal to 15 lakh rupees in everybody's bank account. Then later, Mr. Amit Shah came and taught us a new word. He said it was just an election jumla. So a new word was added to a dictionary that this was a jumla. Prime Minister Modi also claimed categorically that black money brought from foreign countries would be distributed to the salary class and those who honestly pay taxes. I want to ask through you, sir, to the citizens of India, how many honest tax-paying citizens have got even 1 rupee of that black money in their account in the last 10 years? So in fact, 10.57 lakh crore of loans have been waived off. A big chunk of these loans came from fraud businessmen who were once very happy with Prime Minister Modi. These frauds took up loans, defaulted and left the country. What is more shocking is that central agencies like CD and EBI have not been able to bring these people back or these funds. But these agencies are busy going after opposition leaders. So 95% of cases against politicians by the ED are against opposition politicians. That leaves 5%. You know these 5% are? They are the ones who went into the BJP's washing machine and all the cases against them have stopped. There is not a single BJP leader being investigated for corruption. So since this government, I want to conclude, but this government has brought a white paper on the economy. I have a few suggestions for the government through you. How about a white paper on women's safety? The cover can be decorated with the photo of a famous non-wrestling Lok Sabha member from their party. How about a white paper on the cases of rising hate speech and communal attack on minorities? This white paper can also have a cover with a photo of one of their Lok Sabha members. How about a white paper on the destruction of parliament and compromising on its security? So here we have two options. We can have that white paper with a picture of 146 suspended MPs who dared to question the Home Minister, or we can have one of their Lok Sabha MPs who has a habit of inviting everybody all and sundry to the parliament. So on behalf of my party, Trinamool Congress, we reject this white paper, which not only insults the collective intelligence of parliament, but also seeks to cheat and fool the people of India. Sir, I have about a minute left in the allotted time for my maiden speech. I'm also aware, since it's my maiden speech, the House gracefully indulges me and allows me to speak. But no, sir, as a proud and self-respecting MP from a proud and self-respecting party and of a proud and self-respecting leader, I refuse to further participate in this charade and indulge the lies of these government. With the promise that the people of India will give the BJP a befitting answer to the lies in this white paper and to the Modi government in the upcoming elections, I and my party, Trinamool Congress, will now walk out of the House in protest. Thank you, sir. We walk out. Dr. Amar Patnaik ji, 6 minutes, sir. After Dr. Amar Patnaik. This is the list that has been mentioned here. The list, I am following the list, Tiruchi ji. Dr. Amar Patnaik ji. This is the list I am following, Tiruchi ji. Dr. Amar Patnaik. Thank you, Chairman, sir. So the white paper on the Indian economy, which was laid on the table of the Rajya Sabha yesterday, on the 8th of February 2024, lays out the various macroeconomic fundamentals based on which India will sustain its current economic growth and lead towards a $5 trillion economy and then a $7 trillion economy, and would soon become the third largest economy in the world. So the fundamentals are very strong, as is evident from the fact
that the deficit has been consolidating. The trajectory of a glide path is welcome. Tax collections much higher than previous years. Gross tax revenues as a percentage of nominal GDP has been improving. Direct and indirect tax collections have been increasing, resulting in a decline in fiscal deficit. And the focus on the capex, leading to crowding in of private investment, is also taking place. So while all these are matters for which we should be proud of and be confident that the economy is in safe hands and economy is doing well, the important thing to realize is that Viksit Bharat will depend on Viksit states. The states will also have to be improved. I am happy to note that in the budget speech, Honorable Finance Minister had said that the emphasis would be on the eastern part of India, the eastern states, like the aspirational districts program or now the aspirational blocks program. These states are the aspirational, these are the states which will going to be the powerhouse or powerful economically for the country if they are nurtured properly. So in this connection, I would like to say that taking this particular thinking forward, line of thinking forward, it would be a great idea, which has been a persistent demand of our Honorable Chief Minister Naveen Patnaik, to look at Orissa differently from other states, considering the scourge of natural disasters that it has faced in the, not just in 1 decade or in 2 decades, but consistently for last 70, 80 years, resulting in colossal loss to the fixed infrastructure as well as to the livelihoods of people. And therefore, the demand for a special focus state, either by terminology or by changing the sharing pattern from 60-40 or 75-25 to 90-10, could be considered by the central government, now that the economy is doing well. Another aspect is increasing the share of divisible pool to the states. If we look at the actual transfer that is taking place, it is in the region of 30 to 31%. So if it can be increased because of the way economy is performing, I think it would be a great boon, particularly to states like Odisha, who need this money. There has also been a demand, sir, of Orissa, of our Honorable Chief Minister, that cess and surcharge, which currently is levied, collected, accounted for by the central government, by law, by a provision in the Constitution. And Honorable Finance Minister has several times explained this, that this money ultimately goes back to the state through various schemes. However, if it could actually be shared with the states, then the states will have the liberty of knowing exactly where to spend, how much, and would be in a better position to manage their social sector expenditure. So if cess and surcharge were not a part of the gross divisible pool, states would have got rupees 732,141.91 crores, and Orissa would have got 33,151 crores extra. So we are the second largest producer of coal. Coal is exported from our state, but we don't get any portion of the cess that is collected towards revamping the environment that is destroyed because of this extraction. So we had demanded that if some portion, at least 60% of this cess in some form, could actually be coming to the states, then it would be helpful for us to, to do environmental protection work around these extractions. We have been also demanding, sir, adequate funds for management of disasters and building disaster-resilient power and road infrastructure. Considering the fact that natural disasters are a permanent phenomenon in Orissa, our CM has been
demanding that if this could be resolved through a one-time grant from the central government, then the problem could probably be mitigated to a large extent instead of spending every year. So we have also been saying that as far as farmers are concerned, there is a need to improve the way the Fasal Bima Yojana is performing in the state, by giving some amount of leeway to the state governments or by improving performance of claim settlement by the organizations. So as far as national highways are concerned, between 2014 and 2023, the total length of national highways in Orissa has only increased by 1,347 kilometers, which is just 30% increase, while some other states, the increase has been 80 to 100%. So given the fact, and similar to the position with tele-density and internet density about which you have spoken. So lastly, what I would like to state about the white paper is that while we are happy about the fact that the economy is on a right path, on a growth path, on a correct consolidation path, there is a need to look at the states, devolve more funds to the states, and spend more money on their social as well as physical infrastructure development. Thank you, sir. Thank you, Dr. Amar Patnaik ji. माननीय सदस्यगण, Dr. John Britas ji has some urgent work. He has to go. Do I have consent to allow him before Trichu Sivaji? Please. Thank you very much, sir. Sir, this is not white paper. This is election paper. Selective amnesia and cherry picking. The finance minister has said 2004-2009 was good period, but she gives the credit to the previous government. Strange enough. Is it not a fact that left was supporting the UPA, first UPA, which made important decisions and drastic changes, like education being made a fundamental right, right to information, employment being made a right through Mandrega, and right to food security. Sir, the other day, Prime Minister was praising Dr. Manmohan Singh, who he ridiculed earlier by calling him Maun Mohan. Now, following day, Finance Ministry is slapping a black paper on Dr. Manmohan Singh. I won't be surprised tomorrow this government would be giving a Bharat Ratna to Manmohan Singh, saying that he was denied Bharat Ratna by Sonia Gandhi. This can happen also. Sir, the other day, Finance Minister spoke about her abundance to Kerala. There were partial truth to confuse the people. On one count, she says that crisis being faced by Kerala, getting its share reduced from 3.8 to 1.92 was on account of Finance Commission. On the same breath, she says that she provided so much of revenue deficit grant. And was it not Finance Commission's grant? And 8 Finance Commission made 1971 census population figures as the basis. But this government insisted to make 2011 census as the basis for the 15th Finance Commission. Madam, this time, sir, this time should be given to me. Disruption. Yes, This time should be given to me. I'll Out of turn because you're going away. You won't be here to listen to my reply. I would like to say now, sir, that many of the things that he's saying are sprucing up his speech, but words which I've not used. So I will still take the liberty to say in my reply, when honorable member will not be here, but I'm sorry he's taking liberties with my words. You will have it, please. Sir, you should give me 40 seconds, which she has taken. Please, please. Sir, even what? See, she can make a reply and I will go to the records and see that. Madam, I will see the video, madam. I will see the video. She harps on cooperative federalism. Sir, in 2010-11, it was 8.5%, which was mopped up through surcharges and duties. Now it has reached 28%. And this tantamount to the fact that Kerala has lost at least 20,000 crores at the effective devolution to the states. Instead of 41% recommended by Finance Commission, it is merely 30%. She can challenge me if I am wrong on that. Sir, our own revenue expenditure, ma'am, is 78.7%, whereas it is 54% in UP and in MB, Madhya Pradesh, it is 51%. You want to spend 10%, 50%, 20% on centralized sponsored scheme?
You want to have branding even for selfie corners, even for putting up Modi ji's photographs. Sir, what is happening in this country? Can you, turn the state schemes to be a propaganda machine for the BJP government here? Even for ration shop slips, you want Lotus there. Parallelly, instead of supporting the PDS, they are distributing Bharat, Atta, Dal, everything, bypassing the state. Even then, they claim that they are on the path of cooperative federalism, sir. Sir, I salute those great souls who have been bestowed with Bharat Ratna. Sir, one minute. Conclude now. I salute them. I salute them, sir. Sir, when they are pelting, I would say, bullets on the Kisans, they will talk in terms of Bharat Ratna to a Kisan Put. Sir, protesting against the discrimination shown to Kerala, we are walking out, and we are also not party to any move to communalize the political situation. Thank you, sir. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, this government, on the end of this term, is extending the House for a day, and at the expense of the taxpayers' money, is making use of this forum for election propaganda. And this is a very important debate. I wish we all wished it to be, because the white paper has brought out the 10 years they say as their achievement and the setbacks in the UPA government. But actually it is not so. If we have to explain, we need adequate time. Whereas everything is the prerogative of the government. They extend the House for a day, yes, you have passed, and you fix the time, and you take more time, but you do not even give the time. Means, I would like to say, after the 2024 elections, when the India Alliance wins and takes hold of the power, we will bring out a white paper on this government, and we will give them adequate time, not strangling their voice. Sir, opposition voice should not be strangled. The TV doesn't focus us. We are not given mic. We are not given time. But we have to let out our voice. What for we have come here? We are representing the people from a region of this country. So we have to express something, means we need time at least to speak out. So the ruling party and the opposition party have to be treated equally. Whereas it is not so, that is different, sir. First of all, sir, whether this government has got the credibility to bring a white paper pointing fingers at the earlier government, the UPA. Everyone knows, and the finance minister knows very well, when you point a finger at another, don't forget 3 fingers are pointing towards you. You say the UPA government has failed in many aspects. Sir, I would like to say only one thing. Our founder leader, Anna, was made an indelible mark in the second chamber of the parliament, that is in his August House, later became the chief minister of Tamil Nadu. During his tenure, there was a student agitation, sir. The student agitation mounted much, and the police came that we are not able to control them and we need shooting order. The chief minister refused. They said, sir, they are going to the railway station to set fire to the railway compartments. Which got great damage. But Anna, the chief minister, said, don't do that. If they burn a rail compartment, I can build another railway compartment. But if you shoot a student, I cannot bring back his life to his parents and cannot give. That is the real gesture of a leader, sir, and the responsibility. May I say, sir, this government has brought a white paper, let them say it. Because of the hasty form laws which were enacted in this parliament, when the house was not in order, later revoked because not having applied their mind, took away 700 lives of the farmers. Only during that agitation. Because of that farm bills, many were agitated and 700 farmers died, and the responsibility, rather the credit, goes to this government. And hundreds of people died before the banks when they stood in the line to change the currency notes. When the demonetization came, the credit goes to this government. And hundreds of migrant workers, because of just 4-hour notice when the first lockdown was announced, the migrant workers were strangled, they were strayed along, and hundreds of
migrant workers died, sir, the credit goes to this government. Sir, I want to stick to only 2 points. Number one is agriculture, because I have started with agriculture. What happens is, the insurance companies under PM Fasal Bima Yojana, I think I'm right, Fasal Bima Yojana, have made a profit of 40,000 crore, while according to National Crime Record Bureau, in 2022 alone, India saw 11,290 suicides in the farming sector. Of these victims, in 2022, 5,207 were farmers and 6,083 were agricultural laborers. And take, for example, the GST. The budget support for the agriculture is coming down for the past 2 years. And GST for agriculture items, agricultural equipment is 12%. Tires and other parts for tractors, machines for processing and milling cereals or vegetables, 18%. Fertilizers, 5%. Pesticides, 15%. Fertilizer subsidy has been reduced by 13%. So spending on agriculture is only 2.67%. So this government is not taking care of the agriculture, sir. India is basically an agriculture sector. I'd like to say again, this country withstood the, sir, right time, I think I should say that the GFC, which the white paper itself has told about, the global financial crisis in 2008, when the whole European countries, when America was just 0.8 in GDP, and UK 1.7, Germany was 1, Japan 1.5, France 1.4, Canada 1.9, India was 8, sir. That is UPA 1. UPA 1, the GDP was 8. When the economic recession took away the whole of the Western countries, India withstood only because of the agriculture sector, because of the public sector undertakings, because of the MSMEs. All these sectors are being suppressed nowadays, sir. CPSUs are being disinvested, which are all profit-making. MSME, which contribute 29% to the GDP, provides 10 crore employment, and 45% export is being not taken care of. Sir, only 1 minute, I would like to add one more thing. On unemployment, everyone told that this government, which is in power now, during the elections, was assured, everyone told that every year 2 crore employment will be generated and given, but it was not given. Whereas unemployment in 2012 was 1 crore. Now it is 4 crores. It has increased. Whereas instead of giving employment, unemployment has soared up. During UPA, 75 lakh non-farm jobs every year were created. In this government, only 29 lakh non-farm jobs every year. Sir, 1 in every 3 person is running for a job unsuccessfully. 2 unemployed persons commit suicide every year. And very importantly, sir, 75,000 posts are vacant in central government offices. And 30 lakh positions are estimated. Thank you. Sir, 1 minute, sir. That's why I said it's very important. It's already debate, 1 but minute you have taken. time again strangles our throat, sir. Mr. What I am Trichy, talking about is the youth in the country. Let me intervene. You are a very senior member. You know that this discussion takes for Why 2.5 should we take hours. it in a short duration discussion? Please, short duration Why discussion should we is for take it in a 2.5 short hours. duration discussion, Please, sir? please finish. Please finish. You know It this should be time and given rules. more time and discuss. If at all Please. they're very clear about themselves, Please they should conclude. give time and listen to us. Please. Up to 30 lakh positions are estimated to exist in government positions across India, not filled in. These are the situations in the country. Sir, Indian Railways have fallen from 17 lakh to 11 lakh employees in 2023. Number of vacancies in PSU have fallen, workers have fallen from 17.3 to 14.6. Contract workers without job security almost doubled from 17.2 to 30. Thank you. Sir, this is the situation. Unemployment is soaring up. Agriculture sector, the farmers are committing suicide. Thank you. CPSUs are, sir, Thank you. I'll conclude. Thank you. And Tamil Nadu government, which has been affected by very severe flood in the year December, in the 2023 December, sir, we have sought for relief fund. The Chief Minister met the Prime Minister despite that. The delegation of members of Parliament met the Home Minister despite that. Thank you. The Let's Rajya Singh, the Defense Minister, visited despite that. We are pleading, nothing is given. Dr. So Ashok in Kumar protest, Mittal. sir,
डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, प्लीज प्लीज। धन्यवाद महोदय। आज धन्यवाद महोदय, आपने आज मुझे भारत की अर्थव्यवस्था पर व्हाइट पेपर पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले देश को बधाई दूंगा कि जब हम आज इस सदन में चर्चा कर रहे हैं और कल हमने लोकसभा में इस पर चर्चा की, तो उन्होंने माननीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, श्री चरण सिंह जी और श्री एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। श्री नरसिम्हा राव जी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए याद किए जाते हैं, श्री स्वामीनाथन जी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए याद किए जाते हैं, और हमारे किसानों के नेता चरण सिंह जी किसानों की के आगे ले जाने के लिए याद किए जाते हैं। मैं इसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा। सर, इस 60 पेज के व्हाइट पेपर में मुख्यतः दो चीजों पर स्ट्रेस दिया गया है। एक, यूपीए के काल में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुआ है, और दूसरा कि सरकार ने उसको अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर ले आए हैं। दो चीजों पे स्ट्रेस है। सर, हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि वो सरकार चाहे नेहरू जी की रही हो, शास्त्री जी की रही हो, अटल जी की रही हो, मनमोहन सिंह जी की रही हो, उन्होंने कुछ तो अच्छा कार्य किया होगा, अन्यथा आज हम इस स्थिति पर ना होते। एक छोटा सा अर्ज करूंगा, तारीफ खुद करना फिजूल है। अगर हो तो खुशबू खुद ही बता देती है कि कौन सा फूल है। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी अच्छे कार्य हुए हैं देश में, उसको व्हाइट पेपर में डालना चाहिए और जनता के सम्मुख लाना चाहिए, वो किसी भी सरकार में हुए। सर, ये देश का रिपोर्ट कार्ड है, और रिपोर्ट कार्ड में हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं, किसी में कम आ सकते हैं, किसी में ज्यादा आ सकते हैं। तो मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये व्हाइट पेपर को व्हाइट ही रहने दे, इसको ग्रे ना करें। सर, मैं कल जम्मू कश्मीर के बिल पर बोल रहा था, और जो भारत सरकार ने या वहां की सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में अच्छे कार्य किए, मैंने उसकी तारीफ की। माननीय मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और अपने जवाब में कहा कि हमें ऐसे ओपोजिशन लीडर्स चाहिए जो सही को सही बोलें और गलत को गलत बोलें। सरकार ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने खुशी का प्रगटावा दिखाया। तो सर, मैं भी यही चाह रहा हूं आपसे कि जिस सरकार ने भी, हमारी सरकार नहीं थी कभी भी, लेकिन जिस सरकार ने भी जो अच्छा कार्य किया उसको भी बताएं, जो बुरा कार्य किया है उसको भी बताएं। सर, यदि आपने स्वच्छ भारत शुरू किया तो यूपीए ने मनरेगा लेके आए। आपने जनधन योजना शुरू की तो यूपीए सरकार में यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील आया। आपने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की तो यूपीए सरकार ने देश को अभी तक का सबसे बड़ा जीडीपी ग्रोथ दिया पहले काल में अपने। आपने स्किल इंडिया शुरू किया तो यूपीए सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की नींव रखी। आपने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया तो यूपीए सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल में गरीबों को मुफ्त राशन शुरू किया। आपने आत्मनिर्भर भारत का विजन दिया तो यूपीए सरकार ने नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन दिया। सर, ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जब हमने इकट्ठा काम किया और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़े, टीम इंडिया के तौर पे। मैं कुछ मुद्दे आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला मुद्दा है बेरोजगारी का, जो कि युवाओं से जुड़ा है। सर, इस पेपर में कहीं भी बेरोजगारी पर बात नहीं की गई। हमारी बेरोजगारी 7% है। हम सबसे युवा देश हैं, लेकिन 10 लाख सरकारी पद रिक्त हैं, और सरकार ने खुद ही कहा कि जब उन्होंने आवेदन मांगे तो 7,22,000 नौकरियों के लिए 22 करोड़ आवेदन आए। 7 लाख नौकरियों के लिए 22 करोड़ आवेदन आए। ये हमारी हालत है। प्राइवेट सेक्टर में भी मास लेआउट काफी हो रहा है। जनवरी में भी 30,000 लोगों को निकाला गया। सर, दूसरी डिफेंस के बारे में,
सर, चीन हमें आंखें दिखाता रहता है, पाकिस्तान में भी शायद आर्मी स्पॉन्सर्ड सरकार फिर आ जाए। तो जितना हमें डिफेंस के लिए बजट चाहिए, जितनी डिफेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या हम वो पूरी कर रहे हैं? तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर थोड़ा सा गौर करें। तीसरा मुद्दा जो देश की ग्रोथ से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और अलग अलग सेक्टर ने अनुमान किया है कि ये जीडीपी में भारत में अकेले $1 ट्रिलियन का योगदान कर सकती है। तो क्या हम उसको एडवांटेज लेने के लिए तैयार हैं एज ए फर्स्ट मूवर? तो मैं मंत्री जी को कहूंगा कृपया उस पर देखें। और जो डीप फेक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डीप फेक के, उसके लिए रेगुलेट करने के लिए क्या हम कर रहे हैं? तीसरा मुद्दा जो मैं चाहूंगा, माइनिंग का। हमारे देश में मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, काफी है, लेकिन हमारा जो माइनिंग सेक्टर अभी भी जो लेगेसी इशू है उससे प्रभावित है। हमारे पास एडिक्वेट मिनरल एक्सप्लोरेशन नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें ध्यान दें और जरूरत पड़े तो एक माइनिंग रेगुलेटर भी लगाने की तरफ देखें। मेरा सुझाव है कि व्हाइट पेपर को जहां भी ठीक लगता है उसको देखें और रिवाइज करें, उसमें ईगो इशू ना लाएं काइंडली, उसको देखते हुए जहां ठीक लगता है, ताकि जो भी हमारे सामने चुनौतियां हैं उसको हम मुकाबला करें, सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित ना रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगी। और आखिर में मैं ये चाहूंगा, एक छोटी सी 2 पंक्तियां। वो दोस्त मेरी नजर में बहुत मायने रखते हैं, जो वक्त आने पर मेरे सामने आईने रखते हैं। धन्यवाद। 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 माननीय श्री एडी सिंह जी, 4 मिनट। ये सरकार पूरे ने किए वादों की सरकार है। तेरे वादे पर सितमगर अभी और सब्र करते, अगर अपनी जिंदगी का हमें एतबार होता। कितना भी पकड़ लो, फिसलना जरूर है, ये वक्त है जनाब, बदलना जरूर है। The white paper, the government is very clear. It says you may not be doing well, but everybody else is doing well. It is basically, this white paper is just a celebration of government record. But the notable promises made during the past few years, like Ujjwal Yojana, double income of the farmers, have been left on the wayside. And now it has been replaced by another narrative, Viksit Bharat. I want to know, first of all, I want to know about the unity and the sovereignty of the country, whether they have white paper. One retired member of the ruling party of this house has been telling many things about that 4,000 kilometers of our land is in Chinese hand. I get perplexed and confused that the government says nothing is in their hand. Then why can't the government come with a white paper of these 18, 20 rounds of discussion that our generals are having with the Chinese side? Plus, why is government suppressing? For example, in 2017-18, the consumption survey was scuttled midway because the rural consumption was falling very badly. Plus, I will request the Honorable Finance Minister that from 2004 to 2000 till now, can we get a data regarding the Finance Commission that each of the year, how many regular taxes were converted into cess? Because though the Honorable Finance Minister did answer my question in her reply to the budget speech, but this percentage was not elaborated. Private investment is hardly there, or hence we are not getting any foreign investment, because the foreign investor first sees how much are the Indian companies investing. And the government is also going in a South Korean model, that let us make some corporates very big. That is very wonderful, I would say. But the difference between the South Korean corporates and the Indian corporates is that they innovate new products and make mass production and make the company big financially.
Here, the big corporates only feel that by adding assets, we are becoming big. So, and as in the rural market, there is no mass scale demand because the purchasing power is almost nil. So there should be efforts that, and plus the capital investment we see, the government says it has increased 5 times in the last few years, but it is mainly in the infrastructure sector. We want, I would be happy if the capital expenditure is more in education, sanitation, health, where actual jobs can be created. Government have made so many airports, that's wonderful. Ayodhya is the exception because Ayodhya airport will definitely bring a lot of jobs and other things because it has become a religious tourism place. But other airports, of course, they are needed, but that will not add to any employment thing. And if we see the number of unpaid workers, it is reached almost 95 million. 1 minute, sir. And 95 million. And as per International Labour Organization, paid work means whoever is getting pay, which is in half the places in the agriculture sector, just because the whole family is in the land. So basically, they are all unpaid workers. Please so we have not created jobs. We have more speakers. Please conclude. 1 minute, sir. Not 1 minute, please. Please conclude. Agriculture and rural development. The government has revised the budget for this particular year, but I fail to understand that the revised budget, which is very huge, how will they spend in the next 2 months? Thank you. Thank you. Right. Thank you, sir. माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी 3 मिनट. धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने श्वेत पत्र पर चर्चा के लिए अनुमति दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. किसी विद्वान ने ठीक ही कहा कि लोकतंत्र में श्वेत पत्र जारी करना अच्छी बात है और उद्योग के घराने भी श्वेत पत्र जारी करते हैं. इसलिए करते हैं कि नीचे से नीचे तक लोगों को यह पता चले कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है. इसके लिए मैं आपको माननीय वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो ये लाया है ये बहुत अच्छा काम किया है. 26 लाख करोड़ का जो इन्होंने ये घोटाला हुआ है पिछले वर्षों में कांग्रेस के जमाने में, उसको यहाँ लाकर के इन्होंने बहुत पारदर्शिता का कारण पर बोलने का अवसर दिया है. मैं 2 बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समय कम है, लेकिन 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं. मैं कहीं आज पढ़ रहा था और बहुत अच्छे विद्वानों ने ये जो लिखा है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं. 1963 में कांग्रेस के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर डी संजीवैया का यह कहना पड़ा था कि 1947 में जो कांग्रेसी भिखारी थे वो आज करोड़पति बन बैठे हैं. झोपड़ियों का स्थान शाही महलों ने और कैदखानों का स्थान कारखानों ने ले लिया है. ये कांग्रेस के तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष डी संजीवैया ने कहा है. कारण क्या है? कांग्रेस के ने कहा है. पहला घोटाला हुआ था 1948 के जमाने में, जीप घोटाला, और वो घोटाले पर घोटाले आ रहे थे तो इन कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने पार्टी के नेताओं के बारे में कहा तो इसको तो संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेना. और भारत सरकार ने जो यह काम किया है ये काबिले तारीफ का है. इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और 26 लाख करोड़ के बारे में जो आपने यह दर्शाने का काम किया है ये भी अच्छा काम किया है लोकतंत्र में. और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
कि कांग्रेस की सरकार, अभी बहुत चर्चाएं चल रही थी कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, नरसिंहा राव जी के बारे में। तो चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन दिया था और बिना कहे हुए समर्थन वापस ले लिया। उसी तरह कर्पूरी ठाकुर जी को कांग्रेस की सरकार ने जो अच्छी बातों को लागू करने का काम किया था, उसको, उस सरकार को, कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को गिराने का काम किया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने जो इन लोगों को भारत रत्न देने का काम किया है, वो बहुत ही अच्छा काम किया है। जनता के लिए यह खुशी की बात है, किसानों के लिए खुशी की बात है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रामनाथ जी। माननीय प्लीज डॉक्टर एम थम्बी दुरई, 3 मिनट सर। Chairman, Honorable Deputy Chairman, sir, I rise on behalf of ADMK party and my party leader, Edapadi Palaniswamy, to participate in the discussion of white paper on the Indian economy that presented by Honorable Finance Minister to this House on 8th February. Sir, I would, in para 2, the Honorable Minister specifically mentioned 15 major scams that took during that period. I would like to state here that during the entire period of 10 years of UPA, from 2004 to 2014, DMK was the part of the center. And whatever corruption took place during that period, DMK was a party to everything. Part 2 of the white paper exclusive deals with the corruption made then government. So let me narrate how the DMK party to this corruption, sir. There is a mention about the 2G scam in which the former then finance DMK minister went to jail. There was a loss of about 1.7 lakh crores to the government. Along with the former DMK minister, the daughter of former Chief Minister Tamil Nadu and sister of the present Chief Minister also went to jail. Presently, the case in the appellate court. They are telling that went to the court, the stay is there. That is no stay is not there. It's already appealed. Signing Judge Admari clearly said there is a serious scam because CBI not cooperated. That is why he gave that kind of observation. But CBI has gone to the court, appeal. Therefore, this present case is there, sir. The minister also mentioned about the Aircel Max's case in which former finance minister was sent to jail and his present MP son also is facing serious charges. This is case also under the trial. Former Union Minister, now Lok Sabha member, grand nephew of former DMK Chief Minister, abused the official position of the then Minister of Communication and Information Technology of the UPA government and got the private telephone exchanges installed at his residence here, which were used for business transactions of the Sun network owned by his brother Kalanidhi Maran. The present DMK government in Tamil Nadu is very full of corruption. The former DMK higher education minister of one of the ministers of the present cabinet and his wife, when convicted recently under PMLA, the case is pending since then. One DMK minister, sir, without portfolio, who is in prison also facing charges of PMLA, remains the minister without portfolio. The Tamil Nadu chief minister will not ask his resignation. It's a wonderful thing is going on in Tamil Nadu. Sir, then another interesting thing, the former finance minister, madam knows very well, and also present minister now, he said that the present chief minister and his family together made more than 30,000 crores just in a year as a corruption. That is a thing, sir. This has to be seriously taken. Sir, this is why I'm finishing, sir. My Edapadi Palaniswamy, when we raised the issue, the former minister and also present Lok Sabha member derogatorily made about Edapadi Palaniswamy and his mother. This is a serious thing because somebody is raising this kind of corruption when our former finance minister is know very well how the present DMK government is doing a lot of corruption. Let them take or not about the white paper is they mentioned is correctly what they mentioned, how the UPA government did, especially DMK is a part of it. Thank you very much. माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। नमस्ते उपसभापति महोदय। हर सरकार की एक पहचान होती है
यूपीए सरकार की पहचान भ्रष्टाचार है और रही है, और इसीलिए लोगों ने उनको सत्ता से बाहर किया। कोयला भ्रष्टाचार, मैं ही व्हिसल ब्लोअर था। लोकसभा के सांसद हमारे कलीग हंसराज अहीर, वो उस कमेटी में भी काम करते थे, बहुत जानकारी थी। हम दोनों ने उसका अध्ययन करके इतना फॉलोअप किया तो वो घोटाले के रूप में सामने आने लगा। क्या घोटाला था? घोटाले के दो पहलू थे। 125 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को 50 लाख करोड़ का कोल भंडारण फ्री में दे दिया, फ्री में। सर, कांग्रेस के जमाने में रेशन कार्ड नहीं जहां फ्री मिलता, 50 लाख करोड़ का कोल भंडार फ्री दे दिया गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। और वास्तविकता क्या है? मुझे अंदर की भी जानकारी मिली उस समय कि एक चिट्ठी आती थी, चिट्ठी आई है। कभी कभी एलोकेशन कमेटी के मीटिंगें लंबी चली क्योंकि चिट्ठी नहीं आई थी। तो चिट्ठी आई, फिर एलोकेशन हुआ, लेकिन एक भूल गए जिससे ये साबित हुआ घोटाला कैसे है। समझो ए बी सी 3 लोगों ने ब्लॉक मांगा है कोल का, तो बी को दिया है, तो ए और सी को क्यों नहीं दिया इसका कारण नहीं लिखा, और बी को क्यों दिया इसका कारण नहीं लिखा। इसीलिए सारे कोल ब्लॉक का एलोकेशन फाइनली कैंसिल हुआ। लेकिन उसके पहले भी एक कहानी है। हम दोनों, हंसराज अहीर और मैं, सीवीसी के पास गए। भाग्य से वो भी पहले कोल सेक्रेटरी रहे थे। उन्होंने कहा घोटाला तो है लेकिन सबूत दो। अब सबूत कहां हम ढूंढेंगे, हम तो विपक्ष में थे। लेकिन एक पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई कि हमें जो अभी कोल ब्लॉक मिला है वो बेचना है, तो बेचना है तो जिसको चाहिए वो हमें संपर्क करे। तो यही सबूत लेके हम गए और सीवीसी ने सीबीआई के इंक्वायरी का आदेश दिया। सर, फिर उस सीबीआई की जांच चली नहीं, फिर सीबीआई के रिपोर्ट्स जो टाइमली देने पड़ते हैं उसके लिए लॉ मिनिस्टर के केबिन में वो सीबीआई की रिपोर्ट लिखा गए। ये भी साबित हुआ, उनको जाना पड़ा। और फिर ये कोर्ट मॉनिटरिंग शुरू हुआ और फाइनली सारे कोल ब्लॉक खत्म हुए। क्यों चिट्ठी आती थी? सर, आप नेचुरल रिसोर्सेज फ्री दे रहे थे और मोदी सरकार आते ही उसका ऑक्शन शुरू हुआ। जितने भी कोल ब्लॉक बांटे उसका पैसा तिजोरी में जमा हुआ। यह फर्क है सर भ्रष्टाचार सरकारी और हमारी सरकार में। और दूसरा, ये होता है फर्क, भ्रष्टाचार ये होता है। और एक उदाहरण छोटा दूंगा। पर्यावरण मंत्रालय, मुझे काम करने का मौका मिला। सर, मैं आने से पहले वो टैक्स मिनिस्ट्री जानी जाती थी। एक उदाहरण दूंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। कारवार में नेवी का प्रोजेक्ट सी बर्ड, जिसका मैंने परसों भी उल्लेख किया, बंदरगाह बनना था, लेकिन 3 साल परमिशन नहीं दी गई। सारे नेवी के प्रमुख अधिकारी मंत्री को मिलने के लिए गए तो मंत्री जी ने कहा कि आप सारे अधिकारी क्यों आए हो? कोई तो कॉन्ट्रैक्टर होगा ना जो बांधेगा, तो उसको भेजो। सर, ये फैक्ट है। अधिकारियों ने जो उपस्थित थे उन्होंने मुझे बताया उस समय एक जमाना था पर्यावरण मंत्रालय में नो गो, एक समय जमाना था टैक्स, विदाउट टैक्स नथिंग। और इसलिए सर आपको और ताज्जुब होगा, प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, उनके पीएमओ ने 15 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बहुत महत्व के वो पर्यावरण परमिशन के लिए भेजे। सर, उनको भी 2 साल परमिशन नहीं मिली। मैंने 2 महीने में परमिशन दी और मनमोहन सिंह जी को कहा देश के हित में है
मोदी जी ने हमें सिखाया है देश प्रथम है और देश के लिए काम करना है, और इसके लिए हमने परमिशन दे दी। सर 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे जब मैंने कार्यभार संभाला, और हमने सारे 4 महीने में वो सारे प्रोजेक्ट्स क्लियर किए। देश के विकास को गति नहीं मिलेगी तो तरक्की कैसे होगी? विकास को गति मिलनी चाहिए, इसके लिए ये काम है। और मैं एक बताना चाहता हूं, मोदी जी का हम मंत्रियों के कारोबार में कभी हस्तक्षेप नहीं था। एक ही मंत्र था कि देश के हित में जो है वो करो। हमने सर एप्लीकेशन करने के लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में बहुत पैसे देने पड़ते थे, हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत की। ये सब देश को अच्छा सुशासन देने का और उससे आर्थिक तरक्की करने का ये था। ये सारे आर्थिक महत्व के प्रोजेक्ट्स पूरे पेंडिंग थे जो हमने क्लियर किए। और तब ये सब लोग चिल्लाते थे कि ये इंस्टेंट परमिशन, इंस्टेंट परमिशन, इंस्टेंट परमिशन, क्लियरेंस, क्लियरेंस, क्लियरेंस। ऐसे मेरे खिलाफ भी कैंपेन चलाए, हमारे सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाए, लेकिन सर चली नहीं, क्योंकि कोई गलत व्यवहार नहीं किया। जिसका नहीं था ठीक नहीं दिया, जिसका अच्छा था उसको दिया, उसको रोका नहीं। यह हमने काम किया है और इसलिए मुझे बहुत अभिमान है। ये बोलते हैं कि ये एक मुझे आश्चर्य लगता है, मैं बैंक में था, निर्मला जी आपको भी एक सुझाव दे रहा हूं। मैडम ये लोग पूछते हैं ना 2-2 करोड़ जॉब कहां मिले। मैं भी बैंक में काम करता था और मैं भी एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन विभाग का काम देखता था, तो बेरोजगारों में जाता था, बेरोजगारों की रैलियां करता था और उनको हर, उस समय एचएम पटेल थे फाइनेंस मिनिस्टर, जनता पार्टी की सरकार थी, तो हर ब्रांच ने हर महीने 2 यूथ को कर्जा देने का कार्यक्रम उस समय था, वो मैं देखता था सर। और उसमें मेरा जो अनुभव है, मुझे पता है कि अगर एक 5 लाख का कर्जा दिया तो 2-4 नए रोजगार तैयार होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें ऐसा है कि बैंक की जानकारी वो, क्योंकि इंडिविजुअल उसको क्रेडिट है इसलिए नहीं दे सकते। लेकिन मैं निर्मला जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने लिखा भी था एक बार बीच में, कि हर बैंक को कहो कि आपने जो मुद्रा लोन्स दिए उस मुद्रा लोन से कितने नए रोजगार तैयार हुए। मैंने 500 से ज्यादा मुद्रा लोन्स लेने वालों के यहां मैंने खुद टेस्टिमोनियल्स लिए हैं। किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 6 लोगों को रोजगार दिया है। सर आप जब ये 45 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, 45 करोड़ मुद्रा लोन में कम से कम नए 25 करोड़ रोजगार तैयार हुए हैं, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन उसका सर्वे करके, एक बार नाम देने की जरूरत नहीं, लेकिन सर्वे करके ये हो सकता है, ये मेरा पूरा विश्वास है। सर इन्होंने एयर इंडिया में क्या भ्रष्टाचार किया, अनयूजुअल एक्विजिशन, बायलैटरल एग्रीमेंट्स, डुबे दिए कंपनी, पूरी डुबा दिए कंपनी। और ऐसे भ्रष्टाचार के एक-एक मसले तैयार होते रहे, तो उस कारण इस सरकार की पहचान भ्रष्टाचार थी, तरक्की रोकने वाली थी, और वो मोदी सरकार ने करेक्ट किया। इसलिए इस व्हाइट पेपर का मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर के केशव राव जी। Got it. तो अब यूं तो हमको बहुत कुछ बात करने का था, क्योंकि 60 पेजेस की एक व्हाइट पेपर थी। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या रीजन क्या थी, क्योंकि हर चीज के लिए कोई इंटेंशन होती है। इफ इंटेंशन इज वेरी गुड, बिकॉज इकोनॉमी इज रिकवरिंग, everybody is accepting that. Critically we might sit here and talk anything, but we know it is on its way to recovery. Not that everything is good, but it is on its way. तो ये जो आया है उसका मतलब क्लियर हुआ है। टाइमिंग एक सोचना चाहिए, कंटेंट सोचना चाहिए। टाइमिंग तो आप एक दिन पहले, इलेक्शन के पहले कर रहे हैं। आपका एक टेम्पल का एक आपने दिया,
वो शायद इलेक्शन के लिए यूज करेंगे। ये व्हाइट पेपर विच इज इकोनॉमी अबाउट इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमी से ज्यादा आपने टारगेट किया है आपके अपोनेंट्स को या उससे पहले के गवर्नमेंट को, जैसा कि अभी जावड़ेकर साहब बोले कि एवरी गवर्नमेंट इज नोन बाय, इज आइडेंटिफाइड बाय सम काइंड ऑफ थिंग एंड अर्लियर गवर्नमेंट बाय इट्स करप्शन. All that you have said here, madam, is one thing we know through your economic surveys or your budget speeches or the speeches of the Prime Minister, and all these things are known. Your 10 years decadal achievements, whether we agree it or not, another matter, are known to us. But then what is the big thing that you have told us that we will know? Now, you are trying to talk about the earlier governments. If I give the figures, Mr. Earlier our Congress leader has spoken to you on that. But if I give that, it will put you to shame. Let me understand. You took up, what you said is, we took up at a time when the entire nation was at an absolutely downcast level. But you took up at a time when the GDP was much, much more than what you have today. That means that you have 6.7 GDP level, and today you are somewhere at 5.3 or 5.2. See, that itself tells you that you have started with some kind of a bad intention. In criminal jurisprudence, when you have a bad intention, that becomes a crime. When you have a clear intention of telling us, informing us all as to what exactly is the position, it is very right, which I would really welcome. I start with your 25 crore people being pulled out of the poverty line. Well, the figures, World Bank figures I was looking into, it is 27 crores during the UPA government. Now, the reason is, again, I have seen the parameters, the 10 parameters that they have used and 12 parameters that they have used is a different change. But nonetheless, even if you, because I have not calculated, I'm not an expert, as I'm not a econometrics. So when I've looked into it, it is certainly more than 25 crores as far as the UPA government is concerned. So now I'm telling you, when you're, because I'm not trying to talk about the figures. So madam, when you brought a white paper in Indian economy, I thought you would talk about the fundamentals of economy. How we are growing. You have brought down the deficit. If you can really maintain it, nothing like that. You have concentrated on capex. If you can really improve it, nothing like that. Except these two things that touch anybody's economy today, nation's economy, is people. People are interested in unemployment. Shiva talked about Gokhale. I don't want to repeat whatever I have said. He said at length about unemployment. You did not mention about it. Now, prices. People talked about it. I have got the figures of the prices, but there is no use of my giving you figures because they really make us sad. Because even Atta, let us say, I'm just choosing otherwise I don't want to use all the statistics. Only I'm telling you because of the prices. Cylinder, 410 it was, 903 it has become. Petrol, 71 it was, 97 it has become. Diesel, 55 it has become 90. Mustard oil, 90 to 1.6. Like this, it has gone up. So the prices है. मेरा सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि हम इकोनॉमी बात करते हैं तो करेंसी उसकी बेस होती है एवेल्युएट करने के लिए. करेंसी से होता है फिस्कल डिपार्टमेंट. आपने करेंसी का सबसे बड़ा एकदम रेवोल्यूशनरी थिंग आपने डिमोनेटाइजेशन किया है. वो डिमोनेटाइजेशन के बारे में ये बताया नहीं गया. Because that exactly is the base on which we could have evaluated what exactly the economy today is. Sir, मेरे कितना टाइम दिया साहब? Already खत्म हो गया time आपका. You have already completed your. I'll take only 1 minute and close it. So, I don't want to repeat all that, but there is one paper which the Congress friends have brought in as a rebuttal of things. I want you to go through that. And last one word, since there is no time. Madam, there is one thing which you have spoken yesterday about the devolution of the funds. You know you can't do anything because the Finance Commission says. We in the Parliament talk to you not because what Finance Commission does. We tell you for you to change the principles. Once you come to know, we are a multinational nation. Let us understand this. We are a multinational nation. Multinational nation. When we joined you all,
Yeah, I know. Even yesterday I told chairman, I don't despise people. We were, sir, we are a multinational nation. When we This is your joined, personal we are view, we are evolving a method to integrate ourselves to one nation. We are one nation with so many states who have joined with their own. So there is always unity. There has to be unity in the diversity. So we must find unity in the diversity. हम लोग क्या बोल सब? I will tell you, the devolution is South को. Please conclude. South को एक South को आपने तेलंगाना को 2.10% दिया है सब. आंध्र प्रदेश को 4.05 दिया सब, कर्नाटका को 3% दिया सब, तमिलनाडु को 4% सब, केरला को 1.9 सब, total southern states 15% सब, then share of other states is 84% सब. हम जब देखते हैं शायद हो सकता है कि कमीशन ने कुछ डिसाइड किया. आप प्लीज अपना माइंड लगाइए, ये सोचिए किस तरीके से. माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, 3 minutes. Please, माननीय के स्वराज, you have already lost your time. Thank you. सर, ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को व्हाइट पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी के बजाय अगर इलेक्शन पेपर ड्यू टू अपकमिंग इंडियन इलेक्शंस रखा जाता तो ज्यादा मैं मानती हूँ कि सही एजेंडा होता. और मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन नहीं, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट वर्सेस इकोनॉमिक एक्सीलेंस दिखाने की बात की गई है. और मैं इस पे कोई बुराई नहीं करना चाहूंगी, मैं बस जनता के विवेक पे छोड़ना चाहूंगी कुछ आंकड़े देकर. जो नॉमिनल जीडीपी था, ग्रोथ था जीडीपी का, 2004 to 14 में 14.95% था. 2014 to 24 नरेंद्र मोदी जी के काल में 10.31% है. जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 6.8% था यूपीए एरा में, मनमोहन सिंह जी के समय पे, और इनके समय में 5.9% है. फिस्कल डेफिसिट जो था 4.7% था यूपीए कार्यकाल में, और एनडीए के कार्यकाल में 5.1% है. तो मिसमैनेजमेंट और एक्सीलेंस में जो डिफरेंस है मैंने बताने की कोशिश की है. 4 स्तंभ पे 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर आए थे. महंगाई की मार, नारी पर अत्याचार, भ्रष्टाचार और युवा बेरोजगार. तो अगर मैं महंगाई की बात करती हूँ तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हुई है. और आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में महंगाई हुई है और हमने इन्फ्लेशन से बचाने का काम किया है. क्योंकि अगर आप पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया की देखेंगे और हमारी देश की पर कैपिटा इनकम देखेंगे और एक्सपेंसेस देखेंगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर है. एलपीजी में 120% महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल में 37%, डीजल पे 64%, मस्टर्ड ऑयल पे 59%, आटा पे 59%, दूध पे 71%. ये महंगाई बढ़ी है. महिला पर वार, रेप केसेस जो 2022 में रजिस्टर किए गए हैं 31,516 किए गए हैं, जहां एवरेज 86 रेप्स अ डे, देश में शर्मसार करने वाली बात है. और कन्विक्शन रेट 27.4% ही है. भ्रष्टाचार की बहुत बात हुई. सर, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हमने भ्रष्टाचार का कॉर्पोरेटाइजेशन देखा है. और मैं एग्जांपल देती हूं क्योंकि महाराष्ट्र से आती हूं. एक चुनी चुनाई सरकार को पोस्ट पोल अलायंस बनने के बाद एक सरकार को गिराने का काम हुआ है और खुला भ्रष्टाचार हो रहा है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए. पब्लिक मनी को लूटा जा रहा है लोगों को पाला बदलने के लिए. केसी वेणुगोपाल जी कह रहे थे कोई एक फ्लैगशिप स्कीम बताएं केंद्र सरकार ने जो इंट्रोड्यूस की होगी. जो फ्लैगशिप स्कीम है वो है वेपनाइजेशन ऑफ ईडी, आईटी एंड सीबीआई. और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भ्रष्टाचार को कॉर्पोरेटाइजेशन का काम करने का काम हुआ है. ईडी के जो केसेस हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आए हैं, करीब उस पे 4 गुना इजाफा हुआ है. और किस पे हो रहा है? 95% ऑपोजिशन पे हो रहा है. सीबीआई का भी वही हाल है. कन्विक्शन रेट आप उसमें देखेंगे तो 4% से कम है. तो दिखाता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, लोगों का पाला बदलने का काम है. और जो लोग भ्रष्टाचारी इनके साइड में आ जाते हैं उनको वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है. उसका वेपनाइजेशन हुआ है. बेरोजगारी की बात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2012 में कहा था कि करीब 2 करोड़ रोजगार के माध्यम बनाएंगे. सर बस 30 सेकंड खत्म ही कर रही हूँ सर. रोजगार के माध्यम बनाएंगे. अब जो हालत है, रिकॉर्ड तोड़ अनएम्प्लॉयमेंट है. 4 करोड़ युवा बेरोजगार है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन 45 इयर्स. तो इन्हीं 4 स्तंभ की जो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में, उनका विफल रिपोर्ट कार्ड 2024 में जनता के सामने है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. माननीय ब्रिजलाल जी. बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय. मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत में केवल 4 जातियां हैं,
वो हैं महिला, गरीब, युवा और किसान। और जितनी भी योजनाएं हैं ये सब इन्हीं वर्ग पर केंद्रित है, क्योंकि हमारे विरोधी भाइयों को मालूम होना चाहिए कि इन्हीं 4 जातियों में पूरा भारतीय समाज समाहित है। महोदय, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा चाहे पक्का मकान, शौचालय, नल से जल, उज्ज्वला गैस, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत में 5 लाख की मेडिकल सहायता, जन औषधि केंद्र, किसान सम्मान निधि, एलईडी बल्ब और अब छतों पर सौर ऊर्जा लगाने का जो चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, उससे ये सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित हुआ है तो गरीब हुआ है, और उन गरीबों में सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति। महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ये जो एनडीए की सरकार 10 साल की है उसमें कुछ लेजिस्लेशन पर बात करना चाहूंगा जिन्होंने एससी एसटी समाज को सशक्त बनाया है। वो पाला है महोदय एससी एसटी कानून। जब मोदी जी आए तो उन्होंने देखा कि कुछ खामियां हैं, तो 2015 में अमेंडमेंट शुरू हुआ और 1/1/16 को एससी एसटी एक्ट को 25 धाराएं जोड़ी गई अलग से और उसको सशक्त बनाया गया। क्या था? देवदासी प्रथा को कानूनन अपराध बनाया गया। दलित बारात नहीं निकाल पाता था, रोका जाता था, उसको कानून बनाकर अपराध बनाया। बारात नहीं निकालने दिया जाता था हमारा, उसको उन्होंने सशक्त बनाया। बहुत सी चीजें हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर दलित की हत्या, बलात्कार, कैसे कई मामले थे जिसमें जहां 8.25 लाख की एक मुफ्त सहायता दी जाती है, वहां पीड़ित व्यक्ति के परिवार को 5,000 रुपया महीना पेंशन डीए के साथ डियरनेस अलाउंस के साथ दी जाती है, मकान दिया जाता है, बच्चों को ग्रेजुएशन का फ्री एजुकेशन दिया जाता है। ये सब अगर किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है, जिसने दलितों, आदिवासियों की दशा और दिशा बदल दी है। जब 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, एससी एसटी एक्ट शिथिल हुआ, तो मोदी जी ने कोई देरी नहीं की, संविधान संशोधन लाए और उसको ला करके फिर इस कानून को सशक्त बनाया, क्योंकि हमारे विरोधी भाई लोग ऐसा प्रचारित कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ना हो करके मोदी जी का जजमेंट हो, और इन्होंने कई जगह हिंसात्मक घटनाएं भी करवाई। तो ये मैं कहना चाहता हूं महोदय कि ये ऐसा लेजिस्लेशन था जिसने दलितों को मजबूत बनाया। दूसरा लेजिस्लेशन महत्वपूर्ण जिससे दलित हित सीधा जुड़ा है, और वो है महोदय नागरिक संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया था। इसका जो लाभ है सीधा दलितों को मिला। इसमें जो नागरिकता दी गई, कौन को दी गई? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनसे जो प्रताड़ित होकर के हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन ये सब आए। महोदय, सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित हुए थे वो दलित थे। मैं थोड़ा इतिहास में जानना चाहूंगा। जोगेंद्रनाथ मंडल जी दलित थे, बाबा साहब के सहयोगी थे। वो कंबाइंड बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर थे सोहरावर्दी गवर्नमेंट में, और जब 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी नेहरू जी के नेतृत्व में, तो वह अविभाजित भारत के लॉ मिनिस्टर थे। महोदय, उसके बाद जब देश विभाजित हुआ तो मंडल जी ने कहा कि हमारे दलित पाकिस्तान जो बन रहा है इस्लामिक देश, वहां सुरक्षित रहेंगे, और इनके वजह से जो दलित थे वो वहां रुक गए। लेकिन काफिर और कुफ्र की बुनियाद पर बड़ा इस्लामिक कंट्री, उसमें जो अत्याचार होना था हुआ, और सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ तो दलित हुआ, क्योंकि मंडल जी की वजह से रह गए थे। और देश का लॉ मिनिस्टर, जिन्ना ने उनको लॉ और लेबर मिनिस्टर बनाया था महोदय, वो वहां गए और 8 अक्टूबर सन 50 को इस्तीफा देकर भाग आए थे। और जब वो भाग आए तो दलितों में भगदड़ मची और उनको बसाया गया आसाम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार में, और वो थे नमो शूद्र और मतुआ। महोदय, सीए में जो नागरिकता मिली उसमें 70 से 75% दलित थे जिसको मोदी सरकार ने नागरिकता दी, और नागरिकता मिलने पर उनको जो तमाम सुविधाएं थी जिससे वो वंचित थे वो उनको मिला। ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। इसने दलितों की दशा और दिशा बदल दी। और इसका विरोध कौन कर रहे थे? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, हिंसात्मक आंदोलन है महोदय।
यही शाहीन बाग में, और यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जाकर हाजिरी देते थे। और किससे प्रायोजित था? पीएफआई, आतंकवादी संगठन। और वहां दलितों को भ्रमित किया जाता था। बाबा साहब के फोटो, संविधान, देश का तिरंगा और ले करके, और महोदय ये किया, विरोध किया। किसका विरोध किया? दलितों का विरोध किया, क्योंकि नागरिकता जो मिली 70 से 75% दलितों को मिली। उप सभापति महोदय, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन हुआ वो हुआ आर्टिकल 370 को हटाना। आर्टिकल 370 को जब था तो वहां पर दलितों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, आरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि जो कानून बनता तो उसमें कहा जाता था जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जब 370 हटाया गया तब वहां के लोगों को अधिकार मिला और आज सुविधाएं मिल रही। अभी 2 दिन पहले कल ही जम्मू कश्मीर के जो कानून पास हुआ है, महोदय 1 मिनट चाहूंगा, और उस कानून में अब इस मोदी सरकार ने दलितों आदिवासियों को आरक्षण दे करके और उनके सम्मान की रक्षा करके ये काम किया है महोदय, वो मोदी सरकार ने किया है आर्टिकल 370 हटा करके। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार में तमाम लेजिस्लेशन हुए, कई हुए, और उसने दलितों की दशा और दिशा बदल दी, जिसका हमारी विरोधी पार्टियां उसका हमेशा विरोध कर रही थी, दलितों का विरोध कर रही थी। बाबा साहब को सम्मान मोदी सरकार ने दिया, पंचतीर्थ मोदी सरकार ने दिया। बाबा साहब को भारत रत्न से वंचित कर रही थी कांग्रेस सरकार, उसको बीजेपी के इंटरवेंशन के कारण मिला। तो ये महोदय आज मेरा एक जो मैं बोलना चाहता था कि तमाम लेजिस्लेशन जो हुए उसमें 3-4 ये मुख्य लेजिस्लेशन हैं जिसमें दलित का हित सीधा जुड़ा था, जिसको मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री बृजलाल जी। माननीय श्री रामदास अठावले। उप सभापति महोदय, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय निर्मला सीतारमन जी ने यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में जो घोटाले हुए उनका व्हाइट पेपर आज यहाँ हाउस में उन्होंने पेश किया है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि दिस पेपर इज व्हाइट because this time is right. This paper is white because this time is right. This is Congress Party's night. This is Congress Party's night. And against corruption, always we fight. तो करप्शन के विरोध में हम लोग हमेशा काम करते हैं। सत्ता में कोई भी हो, उन्होंने घोटाले नहीं करना चाहिए, लेकिन यूपीए के कार्यकाल में 2G कैप्टन घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इसलिए व्हाइट पेपर लाने वाली मंत्री है निर्मला। तो इसी तरह मतलब हम सब लोग जो है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। जो काला धन होता है, काला धन से सरकार के खजाने में पैसा आता नहीं है, इसलिए डेवलपमेंट के लिए पैसा रहता नहीं है। और इसीलिए मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसके नेतृत्व में भारत देश बहुत ही खुशहाली से आगे बढ़ रहा है। देश के अंतिम वर्ग को न्याय देने के लिए, गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, युवा हो, महिला हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, सभी लोगों को न्याय देने के लिए मोदी सरकार काम करती है। और इसीलिए मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत हुआ था भ्रष्टाचार, इसलिए निर्मला सीतारमन जी ने किया है उस पर वार। कांग्रेस पार्टी की 2024 में हो जाएगी हार और बीजेपी, और उस वक्त बीजेपी ने पार किए थे 282 पार, मतलब 2014 में 282 सीटें जीती थी। जनता जिसको साथ देती है उनको सत्ता मिलती है। कांग्रेस पार्टी को भी मतलब साथ मिली है।
हमारे जयराम रमेश जी हैं, यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग यहाँ नजर नहीं आते हैं। उनको ये व्हाइट पेपर पर चर्चा नहीं करनी है, उनको थोड़ा सा चर्चा में मतलब आपने भाग लिया है, लेकिन आप लोग यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन हम मतलब इसीलिए हम इतना बताना चाहते हैं कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे भ्रष्टाचार के, हम नहीं डरेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम नहीं डरेंगे, विषमता को खत्म करेंगे, हम नहीं डरेंगे। माननीय ठावले जी, आपका समय खत्म हो गया। इसलिए मतलब हम डरेंगे नहीं, हम तो काम करेंगे। और इसीलिए यहाँ जो व्हाइट पेपर जो हाउस में दिया है उसमें बहुत ही सारी बातें हैं, और हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, हमने 10 साल में क्या किया है, इसका जो इसके संबंध में भी यहाँ चर्चा हो रही है। तो माननीय मोदी जी सरकार जो है, ये सरकार गरीबों को न्याय देने वाली है, धन्यवाद, दलितों को न्याय धन्यवाद, देने वाली है। धन्यवाद और इसीलिए माननीय मुझे ठावले लगता जी। है कि इस व्हाइट माननीय पेपर ठावले जो जी, पेश किया है, धन्यवाद। इसका मैं समय से आप अधिक सपोर्ट बोल करता चुके। हूं, और धन्यवाद। ये इस पर कांग्रेस पार्टी ने जवाब देना चाहिए। इस व्हाइट पेपर में जो 10 धन्यवाद। साल में अनियमितता हुई है उसका लेखा धन्यवाद जोखा है, माननीय। और इसीलिए मैं मैं निर्मला दूसरे सीतारमण जी स्पीकर को का बुला रहा हूँ, आभार माननीय व्यक्त श्री करता हूं। घनश्याम तिवारी जी। माननीय घनश्याम तिवारी जी, प्लीज। हो गया, प्लीज प्लीज। माननीय घनश्याम तिवारी जी। जी जी, आप, अब समय आपका शुरू हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आज जो श्वेत पत्र पर चर्चा चल रही है। आप अपनी सीट पर हैं? अच्छा, माइक माइक चालू नहीं है। मेरा चालू है। 24 नंबर 24। 24, हाँ चार जी, अब माइक ऑन। माननीय उपसभापति महोदय, आज जो चर्चा चल रही वो चर्चा केवल विकास की अर्थव्यवस्था की चर्चा नहीं है। ये चर्चा ये इंगित कर रही है हमको साफ साफ श्वेत पत्र को पढ़ने के बाद में कि ये चर्चा भ्रष्टाचार बनाम विकास की चर्चा है। एक दशक जो पिछला रहा कांग्रेस पार्टी का, वो अव्यवस्था का, अनाचार का और भ्रष्टाचार का रहा। और ये जो रहा दशक माननीय नरेंद्र मोदी जी का, ये दशक भारत की प्रगति का, भारत के पराक्रम का और भारत के पुरुष का रहा। और इसमें अगर अपन देखेंगे तो अपन को कुछ बातें बहुत साफ नजर आएगी। माननीय सभापति महोदय, चाणक्य ने कहा कि वो राज किस काम का जो राज आम जनता के लिए काम नहीं कर सके। उन्होंने यहां तक लिखा कि यदि अकाल पड़ जाए तो राजा जिस मकान में रहता है उसको भी बेचकर जनता की सेवा करे। और उन्होंने कहा सुखस्य मूलम राज्यम और राज्य से मूलम धर्मम। तो मोदी जी ने इस चरितार्थ को किया कि जब हमारे यहाँ कोरोना का काम आया उस समय 2 अरब से ज्यादा लोगों को 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर और एक इस प्रकार का जन कल्याण का काम किया। तो जन कल्याणकारी सरकार किसे कहते हैं, वो जन कल्याणकारी सरकार का काम इसमें प्रदर्शित हुआ। आप देखिए अर्थव्यवस्था में 10वीं अर्थव्यवस्था थी, मेहनत करके 10 वर्ष में उसको भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई। ये काम मोदी जी ने की और वो काम ऐसे नहीं हुआ। और वो पैसा भी किस काम का माननीय सभापति महोदय, जब कोई कहे कि राज्य के पास पैसे हैं लेकिन राज्य में रहने वाले आदमी के आरोग्य का साधन नहीं है, दवाई का साधन नहीं है। हम बचपन में सुना करते थे, हम जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी थे, हम डॉक्टर लोहिया जी के आंदोलन में भी थे, हम पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के आंदोलन में भी थे और एक ही नारा लगाया करते थे, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये बहुत वर्षों तक नारा लगाया, लेकिन इस नारे को यथार्थ करने का काम इस दशक में किया गया। रोटी चाहिए तो 80 करोड़ लोगों को राशन में 5 किलो राशन मुफ्त दिया गया, जबकि पहले क्या था सभापति महोदय, राशन में भी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। जब का रोटी कपड़ा और मकान, कपड़ा चाहिए तो कपड़ा भी दिया गया
और मकान चाहिए तो 4 करोड़ लोगों को मकान बनाकर दे दिया। ये सरकार की लोकतांत्रिक सोच का और अर्थव्यवस्था का बढ़ता का सूचक है। हम जब पिछले दशक में थे तो भारत के रुपया डॉलर के मुकाबले निरंतर गिर रहा था और भारत की साख इंटरनेशनल एजेंसियों में बहुत कम हो गई थी। विदेशी मुद्रा का भंडार 303 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अब जो आज है वो 617 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। ये निरंतर प्रगति के कारण है। 2000 देश के अंदर मेडिकल कॉलेज कितनी थी, सब लोग बाहर जाते, अब भी जा रहे हैं कुछ, लेकिन बहुत कम हो गए। तो मेडिकल की पढ़ाई हो चाहे वो हो, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, सेम पेत्रोदा जी के नेतृत्व में एक आयोग बना था जिसने कहा था कि यूनिवर्सिटीज कितनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कम से कम भारत में 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, लेकिन उन्होंने तो नहीं बनाए। लेकिन इस दशक में बनकर 1467 से अधिक विश्वविद्यालय भारत में हो गए हैं और विदेशों के बहुत से विद्यार्थी पढ़ने के लिए हमारे आते हैं। शिक्षा की नई नीति लागू की है और उसके लिए जो खर्चा करना चाहिए था वो खर्चा लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन इस अर्थव्यवस्था को, जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, इस अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए मैं आरोप लगाना चाहता हूं माननीय सभापति, बार बार षड्यंत्र किया गया विपक्ष के द्वारा। एक विदेशी अरबपति जॉर्ज सोर्स और हिंडनबर्ग जैसी एजेंसियां, उन्होंने जानबूझकर भारतीय अर्थव्यवस्था के खिलाफ षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रचकर कुछ कागज किए और उन कागजों को लेकर यहां पर सदन में कांग्रेस के लोगों ने पूरा का पूरा सत्र समाप्त कर दिया। अडानी अडानी चिल्लाते रहे और उनके, सॉरी चिल्लाने से मैं कहता हूं, अडानी अडानी पुकारते रहे और उस अडानी अडानी के अंतर्गत उन्होंने भारत वर्ष के हजारों शेयर होल्डर्स जिन्होंने अडानी की कंपनी में पैसे लगा रहे थे, वो शेयर्स में उनका पैसा कम हुआ और हजारों लोगों को नुकसान हुआ। इस पाप की भागीदार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है जिसने हजारों व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाया। जांच करा लिया, सुप्रीम कोर्ट की जांच हो गई, सेबी की जांच हो गई, सारी जांच हो गई और जांच में आपके सारे आरोप गलत लगे, लेकिन आपका नेता तो अडानी अडानी। अरे भारत में और भी बहुत कुछ है, भारत बढ़ रहा है। दुनिया का किसी और देश में होता तो उसके उद्योगपतियों के बारे में पढ़ाया जाता, उनका सम्मान किया जाता। और हमारी अर्थ जो बजट इस बार पेश किया अंतरिम, उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हमको प्राइवेट जो हमारे काम करने वाला सेक्टर है उसका भी हमको बहुत बड़ा काम है, ये किया। ITI के संस्थान खुले। जयराम जी, I decide when time is over. You don't decide it. You're right. I have seen this morning. Don't compel me. I have seen all the rights in this house today. I'll come to that. I'll come to that. Let it conclude. Your right, your duty, responsibility of members of the House, and what we need to do. Please continue, honorable member. तो माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है, आगे बढ़ रही थी, उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर घातक प्रहार करने का काम प्रतिपक्ष ने किया। और आज का उनका जो व्यवहार दिख रहा है, उनकी उपस्थिति दिख रही है, वो इस भारत के अर्थ बढ़ती हुई व्यवस्था को देखना नहीं चाहते। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि मेरे तीसरी बार आने के बाद में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। मैं माननीय सभापति महोदय, उस समय पॉलिसी पैरालिसिस था। एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में भी चुनाव है, ERCP का बहुत दिनों तक मामला था, कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया और नई सरकार बनी, उन्होंने ERCP पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और भारत ट्रिपल इंजन की सरकार ने मिलकर उस काम को पूरा कर दिया। एक काम और बाकी, वो काम सभापति महोदय आपका है और उसमें आपका भी नाम है, शेखावाटी
में एक बहुत वर्षों से एक काम पेंडिंग है, और वो जो काम पेंडिंग है उसमें है कि आज के 30 वर्ष पहले ये फैसला हो गया था कि गंगा जमुना के फ्लड वाटर से, हथनी कुंड से सीकर, झुंझुनू और चूरू को 1920 एमए पानी मिलेगा। ये पानी मिलने का बात तो हो गया, लेकिन आज तक उन्होंने होने नहीं दिया। अब इसकी बात शुरू हो गई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिल लिए हैं, सुजला शेखावटी समिति उसमें काम कर रही है, गजेंद्र सिंह जी से भी मिल लिए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, और वो तीनों मिलकर अब मुझे आशा है कि निश्चित रूप से जल्दी वो काम भी हो जाएगा। और वहां कहावत है एक, माननीय सभापति महोदय आपको याद दिला दूं, आपकी कहावत है कि शेखावाटी में कौन कौन रहते हैं, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन जन में जाट और जंगल में जाटी, मतलब ज्यादा जन जो आदमी है उनमें जाट ज्यादा रहते हैं, और जंगल में खेजड़ियां जो जाटी है वो ज्यादा रहती है। तो उन जन के जो जाट हैं उनके लाभ के लिए, और जो खेजड़ियां हैं उनके लाभ के लिए ये यमुना का पानी आ जाएगा तो ठीक होगा। और मुझे आज बहुत दुख है सभापति महोदय कि आज जिस प्रकार से प्रतिपक्ष ने आसन का अपमान किया है, चेयर का अपमान किया है, वो आसन और चेयरमैन का नहीं, इस सदन का अपमान है, और इसकी हम घोर रूप से निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति। फौजिया खान। Sir, more than calling this a white paper on Indian economy, I would call it a white paper on the upcoming elections. While the government pats its own back on the growing economy and hits out at the opposition, it refuses to look at the ground realities, sir. Two things that the government must be praised for in any case is setting effective narratives and excellent event management. Sir, एक गाना था हिंदी में, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, इस धनवानों की सरकार ने निर्धन का दामन छोड़ दिया. Sir, inequality in India is at obscene levels. While still home to a very large number of people living in destitution, the number of dollar billionaires in India has increased. Our white paper speaks nothing about the impact of the economy on the people, which is part of the title. Doesn't speak about widespread unemployment, doesn't speak about rising prices, doesn't speak about crimes against women, it doesn't speak about corruption. So corruption is on the rise, but what can be done if the government refuses to see it? See it from the point of view of a common man. Go to a police station, go to a tehsil, go to any education office, you will see corruption there, sir. How can you say there is no corruption when the common man experiences it every day in his life? Sir, what about the people who have been called corrupt by our Honorable Prime Minister and then later taken into their own party as alliance members? Honorable Ajit Pawar, he was called 2 days earlier, Prime Minister said that we will put him in jail, and 2 days later he was part of the Maharashtra alliance. So is this not corruption? Sir, rising the suicides of farmers. One second. We cannot name someone that will not be part of record. Sorry? Under the rules, we cannot level an allegation against someone I'm not who leveling is not a an member of the House. I'm not leveling I'm just an allegation. I'm Mr. only Rajan. asking whether I'm not leveling an allegation, sir. I'm not. This is not No, an no. allegation. What is fact may be allegation also. No, no. We never know. I'm I don't only want to make an issue of it. Please I'm continue. only ma'am. asking a question, sir, Continue. that how does a person become The objection clean part in will 2 not days? go on record. That Sir, I see I'm to it, talking please. about the NCRB statistics about farmers. There are 30 farmers who commit suicide every day, according to NCRB statistics, sir. On the 19th of September 22, a farmer from Pune, Dashrath Lakshman Kedari, he left a suicide note on the birthday, wishing birthday greetings to the Prime Minister, sir. In my own hometown, Gangakhed, sir, near my home, in my district, one farmer committed suicide saying that tomorrow please come for my Ansanskar. Sir, can't we see the tears of these farmers, or only we'll be satisfied by giving them samman?
सर हाथी के दांत दिखाने के हैं और खाने के और हैं सर. Is this Ram Rajya where the seeds of hate are sown? Is this Ram Rajya where bulldozers are used to erase houses of poor people? Is this Ram Rajya where mob lynchings takes place, sir? Is this Ram Rajya where police station में जाके shooting होती है? I want to ask, sir. I'll just end by one couplet. मकड़ी के जाले की तरह वो टूट कर ही रह गया. मकड़ी के जाले की तरह वो टूट कर ही रह गया, जिसकी बात में यहाँ झूठ की मिलावट हो. धन्यवाद सर. श्री पवित्र मार्गेटा. Honorable Chairman, sir, thank you for providing me this opportunity to share my thoughts on the white paper that Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji has presented in the Parliament. Before I share my thoughts, just I want to mention two, three things that is, I feel, relevant to the subject. Already I have mentioned once earlier. That is the first railway station the state of Nagaland got in the year 1903. And sir, you'll be surprised to know the second railway station we the northeastern people had to wait for long 119 years. Only after Modi ji's government in 2023, the second railway station we got in the state of Nagaland. Sir, one another point that is related to development, the foundation stone of the longest railway route bridge, that is Bogeybill Bridge, which was the foundation stone was laid in the year 1997 by Honorable the then Prime Minister Deve Gowda ji. But the construction construction began in 2002 under the guidance of Paramadharaniya Atal Bihari Vajpayee ji. Sir, you'll be surprised to know that it was about to break the record of the construction time for Taj Mahal. It took 21 years to complete. Only after Narendra Modi ji took charge as Pradhan Sevak, after 21 years, the Bogeybill Bridge was operational. So once Honorable former Prime Minister Deve Gowda ji asked me in the old Parliament House that whether the people of Assam remember him. I said that yes, sir, people of Assam and the Northeast always fondly remember you and Honorable former Prime Minister Vajpayee ji. Sir, remember ka baat kiya to we also remember Paramadharaniya Nehru ji also, who in 1962 Chinese aggression, who surrendered, saying that my heart goes with the people of Assam. We also remember, sir, Paramadharaniya Indira Gandhi ji, who, under whose instruction, the first airstrike was carried out in the own civilian territory of India. खुद का राष्ट्र का अंग मिजोरम में बोमाबारी किया गया था. It is the first and last instance. We also fondly remember Manmohan Singh ji also. We respect him, one of the best, one of the luminaries in the field of economics and public administration. So with the Assamese people, we Assam sent him to this August House for 2-3 times. And after coming here, he occupied the most honorable post, that is Prime Ministership of our country. But during his tenure, he visited only 8 to 9 times. We sent with pride, but he visited during the 10 years only 8 to 9 times. But our Pradhan Mantri Paramadharaniya Narendra Modi ji has visited Assam and the Northeast for 65 times. This is the difference, sir. We remember him, that's why. We remember also Adarniya Rahul Gandhi ji also, who just in 2022, February, he officially reiterated in a statement about his concept about India. I have already mentioned once here in this August House that his India, concept of India is from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Bengal. In his concept, there is no Northeast. In his concept of India, there is no Northeast. We remember him also. We remember Honorable, the leader of the opposition, Paramadharaniya Kharge ji also. He's a statesman in politics. When Congress party was very badly defeated in the assembly election of Tripura and Nagaland, when the media asked him, he said, one can search in the internet, he said, "Chota chota rajya, kya? That doesn't impact."
the way he underestimated the people of Northeast, this reflects what? There, उन लोगों के लिए कितना असम में कितना सीटें हैं, उन लोगों के लिए त्रिपुरा में कितना सीटें, they judge, they love, they estimate a state by the numbers of Lok Sabha seats. But खड़गे जी हो या कांग्रेस, यही बात बोलता हूं, एक एक मिलाकर नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं और पूरा का पूरा 25 सीट इस बार मोदी जी का तरफ ही आ रहा है, because मोदी जी considers नॉर्थ ईस्ट to be the growth things in modern India. डॉक्टर सिकंदर कुमार. Thank you, sir. Thank you. धन्यवाद सर. आपने मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रश्वेश पत्र पर चर्चा करने के लिए बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार. मान्यवर, विभिन्न वैश्विक दबावों और चुनौतियों के बावजूद जिस कुशल वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक नियोजन का मोदी सरकार ने परिचय दिया है, उसके लिए मैं मोदी सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. और इस बेहतर आर्थिक प्रबंधन और वित्तीय नियोजन का ही ये परिणाम है कि आज भारत में देखें तो हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, रेल कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास इस देश में हुआ है. मैं मान्यवर, जो आर्थिक नियोजन की वजह से जो पूरे विश्व की अगर 7 इकोनॉमी की, टॉप वर्ल्ड 7 इकोनॉमी की बात हम करें, तो उन 7 टॉप इकोनॉमी में अगर सबसे बढ़िया ग्रोइंग इकोनॉमी कोई है तो हमारे देश की भारत अर्थव्यवस्था जो 7% से ज्यादा ग्रो कर रही है. और कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर किसी देश की बेहतर है तो हमारे देश भारत की है. चाहे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन की बात करें, चाहे कॉस्ट ऑफ एनर्जी की बात करें. पिछले कुछ 7-8 वर्षों से हम देखें तो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हमारे देश में लगातार बढ़ रहा है, बैंक क्रेडिट ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है. अगर 2014 की बात मैं करूं, इंडिया की जो फॉरेन रिजर्व थी वो $304.2 बिलियन थी और आज 2024 में ये डबल होकर $618.94 बिलियन हो गई है. ये बेहतर आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है, ये मोदी जी की नीतियों का ही परिणाम है. मान्यवर, मैं जो मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन की बात मैं करना चाहूंगा. फाइनेंशियल ईयर 2018 में जहां पर 0.9 लाख करोड़ या हमारे देश में थी, आज 2024 में बढ़कर 1.7 लाख करोड़ ये हो गई है. और जहां तक इन्फ्लेशन की बात हम करें, 2014 में जहां पर इन्फ्लेशन रेट 9.4% था, आज 2024 में घटकर ये 5.5% रह गया है. ये बहुत ही. दूसरा, जो जीएनपी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेज जो 2018 में 11.2% से आज घटकर सितंबर 2023 में 3.2% रह गए हैं. और डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हमारे विपक्ष के लोग कह रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ. मित्रों, 2017-18 में जहां पर 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट इस देश का था, आज 2022-23 में ये घटकर 3.2% हो रहा. ये दर्शा रहा है कि किस तरह से जो है मोदी सरकार की नीतियों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देश में घटी है. और करंट अकाउंट डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो 2014 में हमारे 2% के लगभग था, आज घटकर 2024 में ये लगभग 1% हो गया है. ये बेहतर आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है. मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से जो 2004 और 2014 के बीच में जो यूपीए की सरकार थी और 2014 और 2024 के बीच में जो एनडीए की सरकार में मैं रखना चाहूंगा. देश की जीडीपी जो 2004 और 14 के बीच में 98 लाख करोड़ थी, 2015 और 23 के बीच में बढ़कर 159.7 लाख करोड़ हो गई. ये भी दर्शाता है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश कैसे आगे बढ़ रहा है. प्रति व्यक्ति आय की बात हम करें तो 2004-14 के बीच में जहां प्रति व्यक्ति आय 86,454 रुपए थी और आज ये बढ़कर 2024 में 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गई है. ये मोदी सरकार की नीतियों का ही परिणाम है. आयकर दाता जो 2004 और 14 के बीच में 3 करोड़ 80 लाख थे, आज ये बढ़कर 6 करोड़ 70 लाख अर्थात दुगने हो गए हैं. सर 2 मिनट मेरी ये मेडन स्पीच है.
2 minutes is too long. Your original time was 4 1 minute, minutes 1 only. minute, please, 1 minute. 30 seconds. Conclude. डिफेंस एक्सपोर्ट सर 1941 करोड़ 2004-14 के पीरियड में था, आज ये बढ़कर 16,000 करोड़ हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था जहां दुनिया में 10वें स्थान पे है, आज ये 5वें स्थान पर हो गया। और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी की तीसरी टर्म में ये 2027 तक तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। और मोदी जी विजयपाल सिंह तोमर 400 से ज्यादा जो है। थैंक यू। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। सबसे पहले मैं तोमर जी 7 मिनट्स अपने कितनी सर 7 मिनट्स। ठीक महोदय, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जो कल आपने घोषणा की चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का, डॉक्टर एम स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया और पीवी नरसिम्हा राव जी को दिया और इससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को दिया। इस कार्य के लिए मैं उनको बधाई देनी चाहता हूं। और दूसरा, अब ये पिछला 10 साल का यूपीए की सरकार जब आई थी तो आर्थिक स्थिति देश की ठीक थी। अटल जी की सरकार ने सही स्थिति में देश को सौंपा था, लेकिन वो सरकार भ्रष्टाचार घोटालों की जानी गई। पूरी सरकार में भ्रष्टाचार घोटाले हुए और इसके कारण क्या सर? जितना 50 साल में बैंकों से ऋण दिया गया, लगभग 8 वर्ष में उतना ही ऋण इन्होंने दे दिया। डिफॉल्टर को भी दे दिया, बिना किसी गारंटर के भी दे दिया, और ऐसे लोगों को दे दिया जो लेकर भाग गए। मोदी जी वसूल कर रहे हैं, अब उनको पाई पाई वसूल की जाएगी उनसे। मोदी जी को सौंपा वसूल करने के लिए, दिया इन्होंने। जब बजट से ज्यादा कर्जा हो गया था, ये स्थिति उस सरकार की थी। बिल्कुल बैंक ठप होने जा रहे थे और एक अपंग की तरह काम किया जा रहा था, क्योंकि कोयला घोटाला, अभी कई लोगों ने बताया है, कोयला ब्लॉक काउंटर में 1,86,000 का घोटाला हो गया। राष्ट्रमंडल खेल में घोटाला हो गया। 2G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम में 1,76,000 का घोटाला हो गया। शारदा चिट फंड में घोटाला हो गया। आदर्श सोसाइटी घोटाला हो गया। हाक विमान खरीद घोटाला हो गया। अगस्त वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला हो गया। घोटालों की सरकार थी। जब भी सोचते थे, जब कभी कोई खबर आती थी, हर महीने एक घोटाला आ जाता था। वर्तमान सरकार जब से आई है, तब से डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व भारत कर रहा है। और महोदय, यहां यूपीए के समय महंगाई दर लगभग 8% थी और इससे ऊपर ही रही। एनडीए के टाइम में 5% से ऊपर कभी नहीं गई। 4 से 14 के बीच ग्रामीण आबादी के लिए महोदय स्वच्छता पहली जरूरत थी और इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मोदी जी की सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर इस बात को करने का काम किया, कवरेज करने का काम किया। ये यहाँ पर महोदय करीब स्वच्छता के अलावा यहाँ प्रति व्यक्ति आय 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई है। यूपीए के टाइम में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई थी। एनडीए के टाइम में ऐसी प्राकृतिक आपदा आई जो 100 वर्षों में नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद 222 करोड़ फ्री डोज देने के बावजूद, 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री राशन देने के बावजूद, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 2 छमाही का 7.6% भारत की हो रही है आर्थिक विकास दर की वृद्धि, जबकि चाइना भी 4.6 पर है, अमेरिका भी, ये सब हमसे पीछे है। आज हम 11वें स्थान से एनडीए की सरकार में 5वें स्थान पर आ गए हैं और जो संकल्प है 27 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। महोदय, इसका कारण क्या है? इसके कारण यह है कि आज पारदर्शिता से, ईमानदारी से सब काम हो रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय मैंने कहा 2 गुनी हो गई है और 2 गुनी 1.97 लाख प्रति व्यक्ति सालाना आय है। यहाँ महोदय मैं ये बताना जरूर चाहूंगा, कल से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, कुछ ऐसे आंकड़े हमारे एक नेता ने दिए, ये किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों की आमदनी, मैं कहता हूं कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण किसान की स्थिति इतनी खराब हुई। तब मैं आया 13-14 में, एक मीटिंग थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, मैंने पूछ लिया कि जरा नेट इनकम क्रॉप से क्या है, तो वहां के अधिकारियों ने बताया नेट इनकम क्रॉप से है 6,324 रुपये। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने कहा नहीं, इसमें दूध, यदि दूध है वो नहीं माना जाएगा,
कोई बाहर से इनकम हो रही है वो नहीं मानी जाएगी। तो प्रति माह हुई 527 रुपये। ये मजदूर से नीचे किसान को लाके किसने खड़ा किया? 54% जमीन में सिंचाई के साधन नहीं थे, किसके कारण नहीं थे? 50 साल तक राज तो इन्होंने किया था, क्यों इन 10 वर्षों में कुछ नहीं किया इन्होंने? किसान को मजदूर से नीचे लाके खड़ा कर दिया। और अब बात कर रहे हैं मोदी जी ने 2 गुनी नहीं 2.5 गुनी की। 500 रुपए महीना तो किसान सम्मान निधि के देने का काम कर रहे हैं। 11 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं। 2,80,000 करोड़ से ज्यादा दे दिए। और यही नहीं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, मैं 1-2 बात जरूर इसमें कहूंगा। कृषि का बजट, इनके 10 साल का यूपीए का जो कृषि का बजट था वो 2,76,000 इनका बजट था 1,48,162 यूपीए के टाइम का, और एनडीए के टाइम का 6,21,940। 5 वर्ष का जितना इनका बजट था वो आखिरी 5 वर्ष का यूपीए का, वो उससे अधिक 1 वर्ष का पिछले साल का बजट एनडीए के टाइम का है, 1,25,000 करोड़ का। महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मैंने आपको बताया। ई नाम की मंडी 1389 मंडी काम कर रही है। फसल बीमा में कल बहुत बात उठा रहे थे, फसल बीमा में और भी कई लोगों ने उठाया। कुल नामांकित आवेदन 56.97 करोड़ आए, जिनमें से 1,54,498 करोड़ रुपया किसानों के खाते में बीमे का सीधा गया है। महोदय, यही नहीं, जब ये कल बात कर रहे थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के, कह रहे थे साहब एमएसपी पे खरीद नहीं हुई। कितनी हुई मैं आपको बता रहा हूं महोदय। 4-5 से लेकर 13-14 तक चावल की खरीद इन्होंने की 2,84,000 करोड़ की, और भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार ने 12,14,000 करोड़ की खरीद करी। इनसे 6 गुनी दूसरी का बार है। गेहूं की खरीद उन्होंने की 2,54,000 करोड़ की, हमारी सरकार ने की 5,05,000 करोड़ की। दलहन की खरीद पर बहुत जोर दे रहे थे, उनकी कुल 1,936 करोड़ की थी, हमारी सरकार की 85,908 करोड़ से ऊपर की थी। महोदय, एमएसपी पे भी खरीद की। तिलहन की खरीद भी उनकी कुल 10,261 करोड़ की थी 10 साल की, और हमारी 34,055.79 करोड़ की है। तो हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो 6 में आ गई थी, क्यों आपने लागू नहीं की थी? हमने उसको लागू किया, लागत का 1.5 गुना भी दिया और खरीदारी करने का काम भी किया। महोदय, सॉइल हेल्थ कार्ड, इनके टाइम में सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं थे, हमने 23 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बांट दिए। टेस्टिंग लैब 171 थी, हमारे टाइम में 12,108 हो गई। महोदय, इस तरह से हर क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने का काम किया और किसानों के लिए तेजी से काम किया। लेकिन एक बात है, आज जब जयंत चौधरी खड़े हुए और जो हंगामा हुआ तो मेरे एक बात याद आई। साहब 1967 में पहली बार कांग्रेस के खिलाफ कुछ नाराजगी लोगों में हुई थी, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नारे लगा रहे थे, स्वतंत्र पार्टी थी, कुछ कहते थे वही खा गए राशन पी गए थे, ये देखो कांग्रेस का। एक पंचायत हो रही थी गोरा सोरम में, यहाँ शामली के पास है, बड़ा है। तो जो भी खड़ा होता था कांग्रेस की बुराई कर रहा था। एक ताऊ झगड़ू थे, उन्होंने कहा भाई मैं भी कुछ कहूंगा। कहो। अरे भाई वो सब यार बुराई कर रहे हो, एक गुण भी तो है क्या? क्योंकि इन सब बातों के बावजूद भी शर्माते नहीं है। ये सारी स्थिति है इन्होंने खराब की किसानों की, उसके बाद भी शर्माते नहीं है। चौधरी चरण सिंह को वो मिला, यदि भारत रत्न तो खड़े हो गए सब, उसका विरोध करना चाहते, क्या चाहते हैं आपने तो दिया नहीं। तो महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार ने किसी एक परिवार को नहीं दिया। मोदी जी की सरकार ने पद्मश्री दी, किसानों को दी, भारत रत्न दिए तो उन लोगों को दिए जिनको मिलने चाहिए थे। तो वर्तमान सरकार ने, महोदय मैं संक्षेप में खत्म करना चाहता हूं, जहां उज्ज्वला गैस के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन देने का काम किया, विश्वविद्यालयों की संख्या 14 में सब 723 थी, अब ये 1113 से ऊपर है। डिग्री कॉलेज 5,298 थे, अब 43,796 हैं। 7 नए IIM बने हैं, 7 नए IIT बने हैं, 225 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, 8 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट थे जो बढ़ के अब 23 हो गए। थैंक यू। तो हर क्षेत्र में पूरा तरह से, अब जब इसकी बात करते हैं, मैंने कल कहा भूतल परिवहन मंत्रालय की, इनके टाइम में आखिरी साल का बजट था 34,000 करोड़ से कम का, हमारा 2,70,435 करोड़ का।
ये 12 किलोमीटर प्रतिदिन बना रहे थे, हम 19 किलोमीटर प्रतिदिन बना रहे हैं। सीमा द्विवेदी, एक सेकंड में खत्म करता हूं। मान्यवर, मैं ये बताना चाहता हूं, रेलवे में भी रेलवे का 21,000 किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण इन्होंने किया था, हमने 58,424 किलोमीटर का किया। स्टार्टअप इनके टाइम में कुछ नहीं था, हमारे 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप हैं। हर क्षेत्र में अद्वितीय काम इन 10 वर्षों में करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है, और इसीलिए घोटालों की सरकार को जनता ने नकारा और आगे 400 पार होने जा रही है बीजेपी। श्रीमती सीमा द्विवेदी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपके आभारी हूँ। 2014 में जनता ने मोदी सरकार को बागडोर संभालने के लिए भारी जनादेश दिया। विरासत में कमजोर भारत एवं बिगड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी को प्राप्त हुआ। डिजिटल क्रांति से लेकर खुले में शौच उन्मूलन, काले धन का पता लगाना एवं भ्रष्टाचार को रोकना मोदी जी की नीति एवं नीयत को दर्शाती है। 10 वर्षों में कई दिग्गज देशों को पीछे ढकेलते हुए भारत 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बना। और महोदय, अगर ये कोरोना संक्रामक बीमारी ना आई होती तो ये इसके 2-3 साल पहले ही हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया होता। आधार की उपयोगिता ने डीबीटी के माध्यम से 1.167 करोड़ लाभार्थियों को 34 लाख करोड़ से अधिक सुविधा दी। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, पीएम जनधन खाता, पीएम किसान सम्मान निधि, श्री अन्न, बिजली, एयरपोर्ट, एनएचआई, आवास, पीएम विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी, बैंक सखी, ड्रोन सखी, बेटी बचाओ बेटी बनाओ, और महोदय अंत में महिला शक्ति बंधन अधिनियम ला करके शून्य से शिखर तक महिलाओं को पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। महोदय, अब मैं यूपीए सरकार की कुछ घोटालों के बारे में बताना चाहती हूँ। यूपीए सरकार घोटाले की सरकार थी, क्योंकि उनकी नीति एवं नीयत दोनों में खोट था। घोटाले पर घोटाला जैसे हम जब पढ़ते थे मान्यवर प्राइमरी में, तो हमको पहाड़ा पढ़ाया जाता था। वैसे मैं इनके घोटालों के बारे में बताना चाहती हूँ। शारदा चिटफंड घोटाला, 2G टेलीकॉम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, INM-X मीडिया घोटाला, नौकरी के लिए भूमि घोटाला, कोयला घोटाला। कोयला घोटाला मान्यवर हम नहीं कह रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने इनके कोयले आवंटन को रद्द करके इनके घोटाले पर मोहर लगाने का काम किया था मान्यवर, ये भी सबकी जानकारी में होगा। जुलाई 2012 में हुई बिजली की कटौती इतिहास में सबसे बड़ी कटौती थी। पूरा देश अंधेरे में था। ये आर्थिक कुप्रबंधन के कारण भारत एक नाजुक अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था। यूपीए के सरकार मंत्री जेल में गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और महोदय, माननीय मोदी जी के आने के बाद बिजली में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। आज गाँव में 18 घंटे बिजली, शहरों में 24 घंटे बिजली हमको प्राप्ति हो रही है। अब महोदय, हम 2014 के पहले तथा 2014 के बाद के भारत की तुलना करते हैं। हमारी सरकार में, मोदी जी सरकार आने के बाद से कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। महोदय, कांग्रेस कहती थी देश रहे चाहे न रहे, मेरी सरकार और मेरा परिवार रहना चाहिए, परंतु मोदी जी कहते हैं मैं रहूं न रहूं, सरकार रहे न रहे, मेरा देश रहना चाहिए। ये महोदय हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में विराजे, उनको प्रतिष्ठित किया गया, जिनकी वजह से करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों की मनसा पूरी हुई। महोदय, सरयू नदी का पानी खून से लाल था। कोठारी बंधु सहित तमाम कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई। हृदय को झकझोर देता था जब कोठारी बंधु की मां ने यह कहा कि अगर मेरा कोई तीसरा बेटा होता तो उसको भी मैं कार सेवा के लिए भेज देती। आज महोदय, करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों का मन खुश हुआ है, क्योंकि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बना है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने काशी कॉरिडोर, विंध्य कॉरिडोर, मथुरा में मंदिरों का निर्माण करने से महोदय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, विकास को गति मिलेगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। महोदय, कांग्रेस के जमाने में हमको याद है कि जब इनकी सरकार थी तो सड़ा लाल गेहूं ये बाहर से खरीद के लाते थे और कोटे के दुकानों में रख करके देते थे। और महोदय, सबने देखा होगा
कोटे के दुकानों पर दाना अनाज लेने के लिए लाठीचार्ज होता था। आज महोदय हमारी सरकार लगातार निःशुल्क राशन दे रही है और आगे देते भी रहेगी। और हमारी सरकार वन नेशनल प्लान राशन कार्ड देश के लिए एक संजीवनी है। महोदय मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मोदी सरकार जी ने अपने कम कार्यकाल में बहुत बड़ा काम किया। एक आखिरी लाइन महोदय मैं कहना चाहूंगी, एक बात मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार चाहती है कि सबको घर मिले, सबको आवास मिले, सबको सम्मान मिले। तो मैं एक लाइन के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। अगर तूने सोची है किश्तियां डुबोने की, अगर तूने सोची है किश्तियां डुबोने की, तो हमने बिठानी है आसियां बनाने की। यह मोदी सरकार का संकल्प है। महोदय आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Minister to reply the discussion. One second, please. So in yesterday's reply, I would like to thank the government for that's conferring the House must collectively thank. The House must collectively join you. It's a good Thank sentiment. you. So I think nobody would object. We are thanking the government for conferring that thing. Yes. And also for MS Swaminathan was my benchmate in this very house. So we thank him, thank the government, and their contribution to the country is well known to you. I need not repeat because the finance minister was also a part of P.V. Naswara's family. She used to go there. Both of them couple. I remember because P.V. Naswara used to refer to them with me. So I again thank the government for that. And Dr. Keshav? जैसी भावना आपने कही है सर, हम नरसिंह राव जी का, चौधरी चरण सिंह जी का, स्वामीनाथन जी को, तीनों को भारत रत्न दिया गया है। इसका पूरा कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, समर्थन करती है। Dr. Keshav, let me indicate to you, when Narasimha Rao ji was Honorable Prime Minister, I got call one day. One second, please sit down, sit down. Nothing be Raji, over. I got a call from the PMO. I used to make an effort to meet him frequently, but he used to fructify every 3-4 months. Then he said, you are a senior advocate. I want to associate you. He was president of the Congress party also, in my legal cell. I said, Honorable Prime Minister, any assignment is good enough. I was part of the Congress party. He made me in charge of legal cell. There were a number of occasions, and you would recollect. Then when I got the message from the tweet of the Honorable Prime Minister, about 3 of them, I reacted and indicated this. I'm so glad that you have spoken about it. And these are celebratory moments when the entire House must speak in one voice. Honorable Finance Minister. That is why I wanted to go on record. Honorable Prime Minister. Chairman, sir, thank you very much. We've had a short duration discussion, but I think quite a lot of members, many of them have given us their valuable inputs on what they think of the white paper and its contents. So, giving a very brief introduction to my speech, my reply, not really getting into too much of a detail which is there in the white paper itself, because it's been laid in both the houses, and I've given a fairly elaborate reply in Lok Sabha and also a fairly elaborate opening statement there. But I still would get into some details, but not too many. I understand the delay or the time that we need to conserve because you have one more discussion to take place. So the economy in 2014, which we inherited,
There is a need for me to just explain that for a moment. It may suit the members of the opposition, at least some parties, particularly the Congress, to say the economy, we had left it in a prime shape, our growth rate was this per capita. And I can always have several members from our side who speak. After all, you inherited a very good economy from Atal Bihari Vajpayeeji's time. And maybe your first 5 years, you tried benefiting the people with that good economy. But subsequently, and unfortunately after the global financial crisis, it was thorough mismanagement. All this can be said. Both sides can argue over them, but the fact is, these are already sort of well analyzed, well written about, and they are out there in the public. It's not just for me to say it. We'll certainly say it because when we got the economy into 2014, when we inherited the economy, and soon after that, Honorable Prime Minister himself, a year later probably, went public to say, may not be the best time for me to get this out. He didn't at that time think whether he's going to come up with something later. But clearly the intention of why a white paper was not brought out was clearly stated by the Prime Minister himself. It would have certainly damaged the confidence the Indian citizens had in our own country, in its institutions, in the strength of its economy, in the strength of the institutions which have to serve the economy and so on. So he didn't want to shatter the confidence of the people. After all, he blessed him to come and serve the country. We all saw him evocatively bowing his head at the entrance of the parliament saying, I've come here as a servant of the people. I've come here to serve the country. There's no good crying afterwards saying, oh, the economy is really bad. I've come here, but I'm sorry. That wouldn't have been in the spirit of the things. So he very clearly said, I'm sorry, there is a lot of suggestion, but I'm not doing it in national interest, because if I put it all threadbare, it will affect the confidence of the institutions, the investors, and the people at large. So that has been explained. Now, why now? Because, as I said earlier, 10 years of toiling to get the economy back on its rail. And again, I'll bring in this parallel. We have operated in the last 10 years on two rails, like a railway rail which moves from one destination to another, on two rails. One, to correct the economy, remove the malpractices which had happened earlier, remove all those instruments which can be used as a weapon for rent seeking. So clear all those archaic laws and rules which have been there, make ease of doing business primary concern, and so on, equally looking at futuristic reforms which were so important. And I'm sure, for all the respect that all of us have voiced, and I was glad to hear across party lines, we had such a wonderful farewell given to Dr. Manmohan Singh. I'll join in it. But equally, it is important, whether it is post-1991 or after 2004, the 10 years, the promised reforms of the 1991 itself was not complete at that time. Subsequently, when there was an opportunity again between 2004 and 2014, no reforms. It's one thing to continuously tell us, what have you done? What have you done? The two-track approach, which is required for the train to go forward. One, which is going to remove the malpractices impact on the economy. And two, not only carry forward those pending reforms which have been waiting from 91, but also even further to take the economy forward. So that is the track which we laid for ourselves. And there we go. We have reached a stage where the economy can now say, we've reached fifth position, we'll reach the third in the coming years. And that is where I want to compare it. There is a proverb in Tamil, and I'm sure every one of our languages, which is very rich, our languages are so rich in metaphor, rich in idiom, rich in the local context, and so on. In Tamil, there is a proverb, Mullu meda potta thuni madri.
meaning there is a bunch of thorny bushes, and in that a sari or a cloth falls. How would you extricate that cloth from it? You'll have to remove it from every thorn which is pricking on the cloth. And then to remove the cloth without any damage, how much of a delicate, literally toil will it be? So that the cloth comes out clean, the cloth comes out without getting torn, and then put it on an even keel. The economy was like that piece of cloth on a thorny bush. That thorn, the bush was full of all those malpractices which have torn into the economy. That is exactly how the economy was, and there is no exaggeration. This is very evocative, an example that, or a word, idiom that I'm using, but actually that was it, and that's what has gotten captured. Otherwise, why me? Mullu peda putta tuni. What was the idiom, or what was the phrase which the whole world was using for us? Fragile five. That's not what I'm calling it. World called you like that at 2014. World called all of us. You're in an economy which is fragile. And if you're fragile, what is the level of fragility? From the bottom, you're within the first five. If that is the halat of the economy that Prime Minister Modi and this government inherited, did we sit watching, say, wondering how to sort it out? Straight away, we got into action. That is why the first cabinet decision in 2014 was one to form an SIT to remove the black money. And second was an expenditure reform committee which was formed under Bimal Jalanji, just so that all the profligate expenditure of the earlier government could be rationalized, more systematic and answerable methods of doing governance will be put in place. Those were the first two decisions of this government, clearly stating the intent with which we are getting on the job of cleaning the economy and giving it new lease of life. And as a result, today I'm happy to say that we've reached where we have reached. And at this stage, as an elected government, we have every duty to inform the public of this country to these two august houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha, where people's representatives are seated, so that they know the true picture. What was it then? Comparable time. What is it now? And what effort it took for us to restore it. Mullu meda potta tuni. I repeat it. That mind picture about our economy and the way in which it had to be delicately removed from those thorny bushes. Do legislation, do correction in the rules. Also make sure that you're giving enough incentives where it has to go in the right place. Savings by using technology. Not one thing, sir, and not at one level, sir. Across the board, at various levels, the economy had to be restored. So today, when we are bringing the white paper, it is because, as I said, we have brought the economy to a certain level, and that level gives us the confidence that we are able to now say within the next few years, and that is why Honorable Prime Minister keeps saying, in my third term, surely the economy will reach third rank. And this is not without reason. And above all, once again, why now? There should be a record for our posterity, so that we know what happens when the intent and the governance is not transparent, when the intent is not good, when the transparency is not available in governance, what can happen to the economy, which should never be repeated. We need to have governance clean. We need to have governance which is accountable, and not have governance which is through extra constitutional bodies. So, as I said, in the Lok Sabha, I had spent some time explaining through various items which are part of the white paper, coal scam, how the banks went into a big mess and how that was brought back. I had explained it all. I do not want to spend too much time going into one more or a third more or fourth more,
in the list of items which we have mentioned in the white paper, but I'm talking about the overall project implementation and the speed with which these schemes were implemented. And that itself is one classic example of everybody was going about their own in the government. And Honorable Dr. Manmohan Singh was not able to get them all together to give that collective synergy. As a result, projects were delayed, project became meaning they were running into excess cost because delay in the projects, and that excess cost already being given, still the projects were not getting completed. Our honorable member from Assam spoke about how Bogibeel Bridge was sanctioned in 1997, if I know right. The member may correct me. It took all these years for it to get completed. Yeah, I'm conscious of that. I'm conscious of that. 10 full years after that, you couldn't correct it. Now, don't point a finger at Vajpayee. We've corrected it now. 10 full years. Vajpayee come and didn't do. You could have done it. So it's all right to go on interrupting to satisfy your bosses. But do have the patience to listen. All right? Yeah. Bosses, there will be some people reporting to your bosses, right? So you can correct me for everything which is factual if I'm not saying right. But don't go on weakening a person standing here to tear their guts out to speak to you after you have been patiently heard out. Sir, project implementation, sir. Aadhaar, direct benefit transfer, Jan Aushadhi Kendra, all of them, they say it's ours, acknowledge us, we were the one to bring it in, and so on. Let me highlight just Jan Aushadhi Kendra. Middle class, the poor, all of them benefit when the medicines are available for lesser price. Branded medicines have become so expensive that they can't do it. Jan Aushadhi was started in 2008. Jan Aushadhi Kendras was started in 2008. Who denies it? It's theirs. But where was it? 2008 they started. 2014, only 80 Jan Aushadhi Kendra have been established at that time, which is 6 years after it was launched. 80 centers only. They go on talking about right to food we established. We gave the right for information. Array, right for medicine you also brought now. Why only 8 in 6 years? 80 in 6 years? I just want to contrast this with what Honorable Prime Minister Modi has done. Sir, the number of Jan Aushadhi Kendras reached 10,000 in December 2023. And common citizens are benefiting out of medicines which are available at affordable prices. More than 1,800 medicines are available in these kendras, and that is helping the poor and the middle class to obtain medicines affordably. So not only Bogibeel Bridge, which got completed in time, Pavitra, our MP, was speaking about it. Second railway station in the Northeast in all our independent India's history. A second railway station in the Northeast happens when Prime Minister Modi comes in. After the first one, you forgot the Northeast. At least you remember that Dr. Manmohan Singh himself was from Assam. Udhar thoda kaam karte. वो भी नहीं किया, visits नहीं हुआ किसी का भी. जाते probably just, I don't want to deride anybody. It's important to assimilate with people and join in their revelry also. सिर्फ उनके साथ गाना और थोड़ा communal dancing में participate करना सिर्फ काफी नहीं है. आगे उधर काम भी करना चाहिए. उनके साथ मिलजुल कर रहना भी चाहिए, काम भी करना चाहिए. वो तो नहीं हुआ. सर, program implementation. I'd like to state it here. PM Modi
personally monitors programs and their progress through the Pragati video conference that he holds with the district level officers also, saying how much progress is happening. If it's not happening, then a minister goes there, also follows it up. 43rd edition of Pragati, 300 up to the 43rd, 348 pending projects have, and their total cost is 17.36 lakh crores, have been reviewed. Progress is happening quickly. They're all coming to a conclusion. This kind of an effort never happened earlier. The biggest problem, a person who's so closely associated with infrastructure development openly said, and I quote him, sir, biggest problem of stalled projects appeared in the last 2-3 years of UPA government. This is a statement which reveals as to when it started showing up, the inefficiency, lack of decision making. In this period, sir, infrastructure projects worth an estimated 18 lakh crores were stalled, whether it is through Environment Ministry at that time or any other ministry through at that time. Projects were stopped. So if this is about projects, sir, the other example of one big example is the Eastern and Western Peripheral Expressway, which was again approved during 2006. And they had more than 6 years to complete it. Never got done. And it was in 2018, after Prime Minister Modi comes in, expressways were completed. Project completion came to a complete halt. So about inflation, repeatedly there are figures thrown at us. Inflation is this, inflation is that. I just want to highlight. Inflation, because Vajpayee's government is also often said, oh, Vajpayee was also there, that government didn't do anything. I want to tell you, sir, inflation in the last year of Atal Bihari Vajpayee's government, NDA government, was below 4%. Was below 4%. I'm not very good in Hindi, but I'm tempted to use one saying. Good ko gobar karna. Am I right? Good ko gobar karna इनके मास्टरी है सर. 2014 में 4 में जब एनडीए गवर्नमेंट वाजपेयी जी का 4% बिलो इन्फ्लेशन के साथ आपके हाथ में सौंपा, आपने उसको क्या किया? गुड़ को गोबर कर दिया. Ill-targeted, reckless fiscal policy, ill-targeted subsidies, wasteful expenditure, all done for political gains. End of the day, they also had their turn of inflation. Targeting inflation is just not trying to contain inflation, but supply side measures also should be done simultaneously so that lack of enough supplies will jack up price. You should contain that also. Now we have a group of ministers which are monitoring every week what is the supply of tur dal, how much of potatoes are in the market, onions will have to be imported, we'll import it. So inflation management also involves supply side management. They had suffered from twin deficits, sir. In 2013, 4.9% fiscal deficit and 4.8% current account deficit. So they continuously lived with this. The priority was not that. And I'm not saying all this. The most respected Dr. Manmohan Singh in 2013 in AICC session in Jaipur said handling inflation is a shortcoming of the UPA government. Dr. Manmohan Singh, not anywhere else, in AICC session, not anywhere in some corner of the country, in Jaipur, says handling inflation is a shortcoming of the UPA government. इसके बाद बार-बार inflation के ऊपर आपने क्या किया, हमने अच्छा किया, हमने अच्छा. अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह ही कह रहे हैं भाई, inflation management is a shortcoming of UPA government. वो खुद कह रहे हैं सर. So
average inflation under UPA, that is between 2004 and 2014, was 8.2%. Average retail inflation during UPA 2, which is 9 to 14, was over 10%, double digit. So double digit inflation occurred 9 times from January 2012 to April 2014. 9 times it went beyond 10%. So inflation management के ऊपर हमें ज्ञान देते रहते हैं. So the economic pain which the poor people had to face, please introspect before you accuse us. What are we doing, sir, to contain inflation? Strengthening buffer stock, making sure key food items are kept in the buffer and released to the market every now and then, open market operations, as easing out on imports, whether of food, whether of pulses or oil, edible oil. And somebody did refer to Bharat Atta, Bharat Dal. Yes, we had to make sure that wholesale we purchase, pack them in containers or bags, which are saleable in Mother Dairy or NAFED or some Markfed kind of institutions. Therefore, when we did this, Bharat Atta, 27 rupees 50 paise per kg, already we have sold 2.37 lakh metric tons as of 28 January 2024, which means the subsidized, easily available atta now is available for the common man in different places, and they notice it and they bought and benefited from it. We have taken measures, and as a result, subsidized Bharat Dal, 60 rupees per kg bags and 55 rupees per kg if it is 30 kg bag. 2.97 lakh metric tons as of 31st January has already been sold, meaning poor people have already taken it from these various outlets. Onions are available at 25 rupees per kg, sir. And for that, 3.96 lakh metric tons have been already sold by 3rd February 2024. Only recently have we started Bharat rice being sold at 29 rupees per kg. So I think even in the question hour, sir, I've gone into detail about how inflation is being managed. I don't want to elaborate on it. Much has been said also in the white paper. So there are just one other thing. Very senior member, respected K.C. Venugopalji had raised a lot of issues. I just want to highlight the few information, which also some other people talked about government jobs. So I want to highlight the unemployment rate for graduates has declined from 17.2% in 2017-18 to 13.4% in 22-23. Unemployment rates for overall for everybody declining from 5.8% in 2018 to 2019. Now it's come down to 3.2%, 22-23. So it's coming down. The PLI scheme also witnessed over 1.07 lakh crore of investment, leading to production of 8.7 lakh crores. Employment generation through that is about 7 lakh for individuals, 7 lakh individuals. Sir, the yearly net payroll additions to the EPFO, till some time ago, the minister was here, the net payroll additions to the EPFO more than tripled from 61 lakhs to 139 lakhs in 2022-23, sir. So government jobs in particular, someone did raise that question. As many as 8,82,191 central government vacancies have been filled up. I think it was Tiruchi Shivaji, he's not here now, have been filled up in the last 9 years as compared to just 6 lakhs which was filled up during 2004 to 13. Regional recruitment boards gave government jobs of 4,30,592 youths between 2014 and 2023. Government launched the Rozgar Mela in October 22, as a result of which
Today, 6.32 lakh people have already got the appointment letters in their hand. 10 lakh central government jobs are being given through that. Sir, whenever we talk of inflation, there is this comparison, our period, your period. I have already sort of established that. One important fact, sir, despite collapse in crude oil prices in the second half of financial year 9, financial year 10, full year, and financial year 11, the inflation was running in double digits, which is what I said. Crude oil prices were coming down, but that benefit was not being passed on to the common public. That's their policy. What is Prime Minister Modi's policy, sir? When crude oil prices were at one level, when they started coming down, once before Deepavali 2022 and 21 and 22 again, we reduced the prices of excise. As a result, the pump price of fuel came down. So the passing on to the common citizens is a very important criteria which UPA never followed. So specifically, questions about EDs being used, weaponized, CBI is being weaponized. I want to remind, there are several instances, but one instance of how CBI was misused against an honest officer, SBI chairman R.K. Talwar was an honest person who was heading the bank, but because he refused to give loan to one of their favorites, recommended by the first family, CBI went to his house. He was compelled to resign from the post of chairman, and that is weaponizing. That was weaponizing CBI, nothing else. Here, when we've given independence to ED, and they go searching, and the accusation is, oh, they do it only with opposition leaders. I want to say, first of all, whether through CBI or ED, where the money laundering element comes, they want the money laundering to happen so that through the back door they can benefit out of it. So ED and CBI did not follow on PMLA cases because that was important for them. That operation should keep going on. If it is stopped using PMLA, money will not come to them in the form of kickbacks. So ED was made to remain dormant. CBI did not pursue PMLA cases, and data proves it. During their time, sir, number of prosecution complaints filed were just 102 by ED. Whereas when we have given them independence to contain black money, contain money laundering, the number of cases now filed are 1,200. And number of restitutions, amount that is restituted, which is taken away from the wrongdoer and given to banks or institutions like that, during their time was nil. They did not restitute even 1 rupee from the wrongdoer to the bank or to anybody else, whereas actual restitution during our period is 16,333.02 crores. They've come back to the bank. Similarly, red corner notice, extradition, none of that has been done during their time. Everything is nil, 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 nil. Whereas what we have done is to issue red corner notice on 24 people, and orders have already been passed to extradite Vijay Mallya, Nirav Modi, and Sanjay Bhandari, all of whom benefited through loans during their period. Their period, they gave loans, and these people ran away from the country. They did not take any action, and when we came to power, we had to send notice, fight in the case, and the orders for extraditing them has already been issued. So K.C. Venugopalji had, I can't see him here, but I'll still respond, said, tell me one scheme that you have brought compared to our, RTE, RTI, and NFSA. Sir, I want to just give him one. More also. I want to highlight the fact, sir. I was immensely grateful to our member from Uttar Pradesh.
I'm immensely grateful to our member from Uttar Pradesh, Rajya Sabha. He spoke, sir, to tell you what exactly is the mindset. He's a policeman. Who is he? He's a former DGP. Oh, I better be careful then. But still, he spoke total truth. And I'm not. No, what I meant was DGPs have expertise on account of their training to know the mindset. Sir, he actually nailed the point so effectively. If we start looking at governance only from the point of view of entitlement and not empowerment, you can always quote saying right to food, right to education. It's all right. You did it very well. I appreciate that. But how many who have bought? Again, tell me in the name of right to something, right to something. Vrajlal ji actually highlighted where that empowerment should have happened, and it has happened under Modi. It has not happened earlier. What are they? For example, he recited from 1947 how a Dalit leader went to the then Pakistan, and then Pakistan, meaning the East and West Pakistan, was made law minister, came back and realized this whole farce of, Dalits don't get empowered can be dispelled. And to dispel it, you need a leader like Prime Minister Modi. 47 till today, that approach of empowering Dalits has not happened. Empowering tribals hadn't happened. I'm giving that example based on also what Vrajlal ji highlighted. Dalit, tribal, 5 of the sacred sites of Dr. Ambedkar have been bought and established and flourishing under Prime Minister Modi's time. They could contribute to Dr. B.R. Ambedkar only in one way. They feared people who would overshadow the first family, whether it is Dr. B.R. Ambedkar or farmer leader Charan Singh ji or Shama Prasad Mukherjee ji. They make sure that such leaders, Karpuri Thakur ji, they make sure that leaders who they perceive as being a threat to the first family, they undermine. They make them lose in elections. They come to insignificance. And when somebody else gives them the recognition, gives them the due honor, we cannot digest it. That's the story, sir. I'm thankful to our member, Vrajlal ji, to have brought that point back. Tribal leader today, a woman leader from Orissa, is occupying the highest position as President of India. And that is because Prime Minister Modi has given them. And Birsa Munda ji, who's Bhagwan for tribals, that day has been declared as a day for Samman of all the tribals. Why couldn't they do it during the time? No, they were believing only to keep them as vote banks. I'm giving you a few crumbs. You remain there, but give me vote. That's the story. Prime Minister Modi doesn't believe in that. He believes in empowering them, honoring them. And that is the similar treatment and recognition which was given to the Sahabzades, the 2 young children of the Guru who gave their lives to protect this country. So the approach is empower people, don't keep them under your thumb because you want their votes by throwing some few crumbs. No, that is the approach with which we've gone. And therefore, asking us, tell me what that one signature project that you've got, we brought right to education, right to farmers and everything else. But even when doing that, the so-called Right to Food Act, even when doing that, they do one thing here. Internationally, they do things to undermine that thing here. If you're giving us right to food, how did you go to Bali
in 2013 and give away the right for doing MSP-based procurement from farmers, keeping a buffer stock, releasing that through PDS. You gave it all away by signing the Bali Declaration in Indonesia in 2013. And here you're coming and telling us we've given right to food from 2017, sir. If only that agreement and Bali Declaration were to be implemented, we wouldn't be able to procure 1 grain of rice from the farmers today. We wouldn't be able to have a ration shop today. We couldn't have given food grains from our buffer stock for the poor today. So one side you come and do a right to a food, on the other, in the international platform, you go and sell away India's right to protect its farmers and protect its poor. So this is the hypocrisy. And therefore, if you're going to ask me, what is the signature contribution? At least we have honestly made sure the poor get free food grains. They get houses, they get water in their houses, they get electricity, they get cooking gas. All this under Prime Minister Modi. So, sir, I don't want to further take more time. There are just one important issue on the not so glamorous side of reform. Because most of us look at a glamorous side. There are some work which have been done, which has resulted in good amount being saved. Otherwise, pilferages happened. And because of pilferages, the government was short of revenue. Now that we save it, we are able to do more projects for the poor. So we introduced, I did say that the expenditure reforms committee was formed. And as a result, the budget cycle also was changed. State governments, because we presented budget at the end of February, state governments which used to present their budget in the month of February would not have the details of the center's budget details. And as a result, they were presenting budgets on the, because we were presenting our budget in the end of February, they were just presenting something and trying to readjust. That got corrected because budgets were started being presented on 1st February. States now are able to get an idea of what is coming to them and plan for themselves. That is one. Second, plan, non-plan expenditure. By keeping that difference, you're constantly playing with discretionary allotments, which is what the Planning Commission earlier did with all the state governments. Such distinction is not even appropriate, as non-plan expenditures include maintenance of defense systems, social security, and pensions and insurance and so on, even the subsidy for poor. So we have shifted the focus to holistic allocation on with bifurcation on revenue and capital expenditure. So these changes have resulted in states feeling a lot more empowered to plan their budget. Also, sir, Treasury single account. That's a system that we brought in, which influences how money goes to states for their schemes just in time. As resources are borrowed to finance the government's developmental agenda, the just-in-time release helps in saving interest costs and fostering transparency. Let me clearly say here, sir, Treasury single account system, which we brought, has given an estimated savings of 10,000 crores, and that is being used for bigger schemes and giving poor in return. The single nodal system, another reform, unglamorous, which we brought in, has given an estimated savings of 10,592 crores. Again, all these are going for Garib Kalyan. Sir, MSME, this is my last point. MSME, after demonetization, all MSMEs have got wiped out. K.C. Venugopal ji was feeling very concerned. All of us feel concerned about MSME. And he said because of that went away, all MSMEs are struggling, many died. But I want to say here, sir, as on 4th December 2023, as per the Udyam registration portal,
The total number of MSMEs registered in the country are 3.16 crores, including informal micro enterprises, which are in the Assist platform. Again, early January, as per the Udyam registration portal, the total number of women-owned MSMEs was 1.17 crores. So MSMEs are getting registered even newly. Export of MSMEs in all India exports during the year 22-23 was 44%. Do you think it will happen in 22-23 if post demonetization all MSMEs got wiped away? 40%, 44% of all India exports are happening through the MSMEs. So they should do some more homework rather than come with general observations, which are getting disproved each time data is thrown at them. Sir, the efforts that we take are during the COVID itself. 5 lakh crore emergency credit line guarantee scheme for businesses were extended, which were used by a lot of MSMEs. And I'm telling you with great sense of pride that even as we come to the end of that period, many of them have honored their own loans returns and servicing the interest. This guarantee is not going to be used by most of those loans which were given. 50,000 crore equity infusion through MSME Self-Reliant India Fund has happened. We've done that for MSMEs. No global tenders in this country for procurement can happen up to 200 crores. They have to be reserved for MSMEs. No global tenders. Similarly, sir, launching an online portal, Champions, in June 2020 to cover many aspects of e-governance so that they can be made easy. Inclusion. When we think of MSMEs, we think of only manufacturing. But what we've done is also to bring in small traders onto this. Retail and wholesale traders are also now recognized as MSMEs. They can get all the benefit. Non-tax benefits have been extended for 3 years in case of an upward change in status of MSME. Rollout of racing and accelerating MSME performance program with an outlay of 6,000 crores over 5 years. And lastly, sir, the Udyam Assist platform, which was launched in 23 to bring informal micro enterprises under the formal ambit to avail priority sector lending has also been done. So MSME can now take the money which is coming under the priority sector lending umbrella. So lastly, I was a bit appalled. Madam, this is second lastly. Did I say one lastly? I'm sorry. Second lastly. I'm sorry, sir. I'll correct myself. Sir, who made Charan Singh PM? Was an observation by K.C. Venugopalji. People make PMs. I hope the Congress party is not living in that thing. They make PM, they throw PM, they bring in PM, they reject PM. No, people have rejected the Congress. But if you're well aware of that politics of that time, sir. Indira Congress decided to extend support to Chaudhry Charan Singh, who took oath as Prime Minister on 28 July 1979. Within 24 days, he resigns. Why? Because Indira Gandhi's Congress withdrew support from him. Charan Singh said he resigned because he was not ready to be blackmailed into withdrawing cases against Indira Gandhi. Indira Gandhi cases which were put on her post-emergency. Indira Gandhi ji wanted Charan Singh to withdraw certain cases against her relating to the excesses committed during emergency, and he refused. Charan Singh ji said while resigning, and I quote, "The country would not have forgiven us if we had, for the sake of remaining in office, agreed to withdraw prosecutions against persons responsible for atrocities during emergency." Unquote. That's the honor with which that person left from there. The Chaudhry Charan Singh ji had to leave because he didn't think he should yield to that blackmail. So it was the Congress party
which brought down Chaudhry Charan Singh ji in 1979. Good that K.C. Venugopal ji brought that up. It's all right for them to now say, it's all right, you go away to his grandson. But the fact remains, they had no respect for Chaudhry Charan Singh ji. This is the way they blackmailed him. An honorable man that he was, he said, no, I'm not falling into this, and he went away. Similarly, today, I'm grateful that our government has honored P.V. Narasimha Rao ji. Many things can be said. 91 reform, if he wasn't the prime minister at that time, even an economist, Dr. Manmohan Singh, couldn't have performed what he did as a government. Congress party did not even have the gratefulness to recognize him even after his death. The pictures, the video of the party's office, headquarters, of his gate closing, even as his corpse was going, will bring tears to anybody's eyes. A person sacrifices and serves the party, but because of prejudice, you ignored him even after his death. That is the gratefulness this party has shown. And I don't need to say that it is the party which gave, under their own prime ministers, the prime ministers gave themselves Bharat Ratna. Nehru ji, Indira ji, all gave themselves the Bharat Ratna. They didn't bother about others. And they certainly didn't bother about Dr. B.R. Ambedkar, who they constantly kept defeating in political fields. They didn't give the Bharat Ratna to him. And therefore, sir, this party should not shed crocodile tears, or should not, for the record's sake, say, oh, no, we welcome Bharat Ratna being given for P.V. Narasimha Rao, for Chaudhry Charan Singh ji, and so on. They've proven when they were alive how torturous their lives were, how they tortured them. All that is very clear, and it'll go on the records of the parliament as to how, when they were alive, they tortured them, insulted them, and now when a different party, when Prime Minister Modi gives them Bharat Ratna, they are not even able to gulp the fact. Thank you very much. माननीय सदस्यगण, आज का दिन मेरे लिए अत्यंत पीड़ा का रहा है। मैं आपसे और मन से संरक्षण चाहता हूं। मर्यादित आचरण में रहना, ऐसे पल आते हैं, मुश्किल हो जाता है। पूर्ण सद्भाव के साथ सदन की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए दुखी और आहत मन से मैं आपके समक्ष चिंतन का एक विषय रखता हूं। यह सदन पूरे देश का प्रतीक है। इस सदन में जो भी आचरण होता है, उसका चिंतन होता है, अध्ययन होता है, लोगों के मन में प्रसन्नता होती है, लोगों का मन दुखी भी होता है। ईमानदारी के प्रतीक, उत्कृष्ट आचरण के धनी, किसान और गरीब के हितकारी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देना स्वाभाविक रूप से सभी के लिए एक उत्सव का विषय होना चाहिए था। बाकी 4 महानुभावों को दिया, अत्यंत उत्सव का विषय होना चाहिए था। न समय को हम देख सकते, न ये कह सकते क्यों दिया। मैं ये भी आपके सामने कहना चाहता हूं कि आज दिन भर में बहुत से लोगों ने मुझे सूचित भी किया है। इस सदन की गरिमा का आहत होना और मेरे इस आसन पर विराजमान होना मेरे लिए दुखदायी रहा। आज मैं मानकर चलता हूं कि सदन का हर सदस्य भारत के इस महान सपूत को, जो भारत रत्न दिया गया, उस पर गर्व महसूस करता है। उनके
पोते को उनके लिखित अनुरोध पर कुछ समय सदन में देना स्वाभाविक था। चौधरी चरण सिंह किसी परिवार में सीमित नहीं है। चौधरी चरण सिंह अपने उस परिवार के भी सीमित नहीं, वो पूरे देश में थे। जब ये मुद्दा उठा और जो आचरण मैंने देखा और आप सबने देखा, वो अप्रत्याशित था, अपमानजनक था, पीड़ादायक था, हमारी गरिमा के विपरीत था। हमारा आचरण इतना छोटा था उस दिन कुछ लोगों का कि मैं शर्मसार हो गया। मेरे मन में कई विचार आए और मेरे मन में एक विचार तुरंत पद त्याग का भी आया कि बताता हूं, कृषक पुत्र होने के नाते, नहीं सेंसिटिव नहीं सर, नहीं केशव जी प्लीज, केशव जी सेंसिटिव नहीं हूं। मैंने जीवन में कभी भी, आप मेरे से कई बार मिल चुके हैं, आपकी हर रीजनेबल बात को मैंने देखा है। फिर मेरे को बताया गया कि मैं इस पद पर पदासीन नहीं हूं। मैं इस पद पर पदासीन हूं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एक्स ऑफिशियो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। उस पद की वजह से मैं यहां हूं। मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन में बहुत कठिन पल आए हैं। मैंने मेरे जवान बेटे को खोया है, लोगों ने सहानुभूति दी है, पर आज की पीड़ा, जब जयंत चौधरी बोल रहे थे और जयराम रमेश क्या कह रहा था, मैंने सुना है, मेरे कानों ने सुना है कि जाओ जहां जाना है। शमशान घाट के ऊपर उत्सव नहीं मनाया जाता है। ये हरकत नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने देखी है, ये पीड़ा महसूस की है। मैं नहीं चाहता कि इस विषय को और आगे बढ़ाया जाए। आज मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना है कि राजनीतिक बहस में जितने हथियार निकालने हैं निकालिए, पर जहां व्यक्तियों के सम्मान की बात आती है, राजनीतिक व्यक्ति के भी सम्मान की बात आती है, हमको बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। ये बात सदन तक सीमित नहीं है डॉक्टर केशव, ये बात करोड़ों लोगों तक जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही संयमित होकर, सद्भाव तरीके से, सदन की प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखकर, विवशपूर्ण वातावरण में हाथ दिल से ये बात कह रहा हूं। मेरा अनुरोध रहेगा सदन को कि हमको अलग से मिलकर, सदन के बाहर मिलकर, बैठकर इन विषयों पर एक मत होना चाहिए। इस जगह से मैंने किन किन को सम्मानित नहीं किया। मैं सदस्य के जन्मदिन को सम्मानित करता हूं, मैं हमारे खिलाड़ियों को सम्मानित करता हूं, जिनको ऑस्कर अवार्ड मिले मैं उनको सम्मानित करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता हूं। जब मुझे पता लगा कि इन 3 महानुभावों को भारत रत्न दिया गया है बिना समय गंवाए हुए, मुझे पता था कुछ लोग टिप्पणी कर सकते हैं कि इस आसन पर बैठकर आप प्रधानमंत्री का ट्वीट पढ़ रहे हो, तो मुझे लगा कि सभापति के रूप में मुझे तुरंत ये जानकारी सदन से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि सदन का हर सदस्य ये महसूस करेगा कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिला है, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। अब क्या गुजरी होगी उस परिवार पर, क्या गुजरी होगी किसानों पर, गरीब पर, मजदूर पर, गांव के अंदर, कि जयंत चौधरी को बोलने नहीं दिया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अमानवीय तरीके से किया गया, इशारों से किया गया। ये आंखों से देखा मैंने। मैं बहुत दुखी हूं, एंड आई एम श्योर यू विल अप्रिशिएट इट। वी मस्ट इन वन वॉइस कंडेम इट।
व्यक्तिगत रूप से मैं इसकी इतनी भर्त्सना करता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। इस सदन की गिरावट की हद तक आ गए हम, अब हम इसको और न गिरने दें। मानकर चलिए इसका बहुत व्यापक असर होगा। खुशी का असर कम होता है, दुख बहुत लंबे समय तक पीड़ा देता है। आज के दिन क्या आवश्यकता थी? 2 मिनट बोल लेते, बात खत्म थी। मुझे लिखित पढ़ना पड़ा तो मुझे कहा जाता है कि पहले क्यों नहीं बताया? नियमों को देखेंगे नहीं, मेरे आचरण को जो मैंने कई सप्ताहों से किया दृष्टिगत नहीं रखेंगे और अचानक टीका टिप्पणी करेंगे। मैं खड़गे जी का बहुत आदर करता हूं, उनका इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, सादगी भरा जीवन है, पर मैं खून की घूंट पीता रहता हूं कि आसन की गरिमा का वो ध्यान नहीं रखते। मैं इस चीज को हमेशा दूसरी दृष्टि से देखता हूं, पर इसकी भी एक हद है। मैं इस आसन पर बैठा हूं, जगदीप धनखड़ के साथ कुछ भी कीजिए, आपका विवेक है। आसन को चुनौती देना, जोर से बोलकर चुनौती देना, ये किसी को भी शोभा नहीं देता, खास तौर से प्रतिपक्ष नेता को। मैं हाथ जोड़कर ये शब्द कहने के लिए आप सबसे माफी मांगता हूं कि इस सदन की इस गिरावट में मैं कोई अंकुश नहीं लगा पाया। नहीं, कुछ नहीं, नहीं, ये प्लीज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Short duration discussion. Notices have been received from the following members to raise a discussion. जो हुआ है तो टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ है। किसी ने चरण सिंह को क्यों दिया, किसी ने चैलेंज नहीं किया। धन्यवाद। अब इस विषय में बहस इसको माननीय सर भाई अपॉलॉजी कर, भाई माननीय चेयरमैन ने अपनी वेदना प्रकट की है, पूरा सदन उनके साथ है, हमें इस पर बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर पुनः वही आचरण। नो, नाउ ऑनरेबल चेयरमैन हैज कॉल्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड मिस्टर केशव, डॉक्टर केशव। Notices have been received from the following members to raise a discussion on श्री राम मंदिर की ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, हिस्टोरिक कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री राम टेम्पल एंड प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर के लक्ष्मण, श्री राकेश सिन्हा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। माननीय सभापति महोदय, आज जब हम लोग इस कालखंड में खड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि जब मैं किशोरावस्था में था और श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस महान यज्ञ में जिसमें करोड़ों लोगों ने कई पीढ़ियों तक अपनी आहुति दी, उसकी पूर्णाहुति देखते हुए देखना अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव होता है। और यह काल इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है कि यह भारत के अमृत काल का ही कालखंड नहीं है, बल्कि श्री राम मंदिर के माध्यम से शताब्दियों से सोई हुई भारत की चेतना के पुनः उठकर अग्रसर होने और विश्व को नया संदेश देने का एक संधिकाल भी है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मेरे मन में एक भाव आया कि ये ऐसा काल था जिसमें बहुत कुछ असंभव लगने वाली चीज भी साकार रूप धारण हुई है। तो मेरे मन में यह भाव आया कि मानो अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, साकार हुआ स्वप्न हर बला को टाल के, नए क्षितिज उभर रहे हैं अमृत काल के और दिव्य दर्शन हो रहे हैं श्री राम लाल के। मान्यवर, भगवान राम उस भारत की स्व की अनुभूति है जो भारत के स्वतंत्रता के बाद निश्चित रूप से प्रकट होनी चाहिए थी, जो अनादिकाल से भारत में उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर में यदि गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुमुखी में रामावतार लिखा तो दक्षिण में तमिल में कंबन ऋषि ने वही रामावतार
रामावतारम नाम से ही लिखा, तो बंगला में कृतिवास ने यदि लिखा, तो हिंदी में तुलसीदास ने लिखा, तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से सब तरफ भारत के प्राण को अनुप्राणित करने वाला यह तत्व था। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की तो अपना राजनीतिक दर्शन रखा था राम राज्य, और प्रतिदिन का भजन रखा था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द रखा था हे राम। परंतु हे राम, मैं ये कहना चाहूंगा, उन राम को भी प्राण प्रतिष्ठित करने में इतना संघर्ष करना पड़ा जो भारत के समाज से लेके आध्यात्म और मन तक विद्यमान थे, जिसे हम लोग उस आंदोलन के समय कहते थे कि ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो प्रति क्षण बोलिए जय श्री राम की। मगर आगे समस्या ये थी, तो हम कहते थे शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। और आपदाओं विपदाओं को पार करते हुए वह सौगंध आज पूर्ण हुई। इसके लिए अनेकानेक लोगों ने बलिदान दिया, देवी दीन पांडे जी से लेके सरदार फकीर सिंह से लेके हजारों संतों से लेके कार सेवकों तक और कोठारी बंधुओं तक। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं इस विषय पे कोट करना चाहता हूं। 2003 के नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल ने एक किताब लिखी थी भारत के बारे में, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा भारत एक विचित्र देश है जहां पर कि अपनी संस्कृति को आघात करने वाले विषय को पढ़ाया जाता है और आघात करने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए उन्होंने वुंडेड सिविलाइजेशन वर्ड कहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इतिहास में प्रत्यक्ष प्रमाण थे उनको भी झुटलाने का प्रयास हुआ। श्री राम जन्मभूमि केस के सिर्फ 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। जब मुकदमा चला तो ये पूछा गया कि भाई पिछले उदाहरण दीजिए कोई शताब्दियों के, तो विपरीत पक्ष के पास कोई उदाहरण नहीं थे। हमने फॉरेन ट्रेवलर्स के उदाहरण कोट किए। विलियम फिंच नाम का ब्रिटिश ट्रेवलर आया 1610-20 के आसपास, उसने कहीं पर मस्जिद का उल्लेख नहीं किया, सिर्फ मंदिर का उल्लेख किया। फ्रेंच ट्रेवलर आया जोसेफ टिफेंथलर 1720 के आसपास, तो वो कहता वहां पर चबूतरा है जिसमें कि और एक पक्ष में वो मस्जिद की बात करता है और बताता है कि रामनवमी पे लाखों की भीड़ लगती है। परंतु उसके बावजूद एक मजेदार बात बताना चाहता हूं, जब से ब्रिटिश डॉक्यूमेंट आया तो जो पहली एफआईआर ऑफिशियली दर्ज हुई है नवंबर 1858 में, फैजाबाद के थानेदार को रिपोर्ट दी गई है कि 25 निहंग सिखों ने आकर कब्जा कर लिया है, यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान के सब तरफ राम राम लिख दिया। और जानते हो उस पे सभापति महोदय सिग्नेचर क्या है? मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। अब बताइए, जन्म स्थान पहली एफआईआर में खुद मुतव्वली लिख रहा है और उसके बाद इस विषय को इतना बढ़ाया गया। और स्वतंत्रता के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए, उसके बाद ये ध्यान देने योग्य बात है, ये समुदायों के बीच के संघर्ष का विषय नहीं था, ये भारत के स्वाभिमान का विषय था। 12 साल टाइटल सूट की मियाद होती है, 12 साल तक मुस्लिम पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकार ही नहीं था। 1961 में, दिसंबर 1961 में जब 12 साल पूरे होने में 4 दिन रह गए थे, तब सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकार बना। क्यों? कुछ सेक्युलरिस्टों ने समझाया, कुछ लेफ्टिस्टों ने समझाया, और इसका उल्लेख के मोहम्मद साहब ने अपनी किताब में किया है कि मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा तबका मानता था कि हमें इस विषय में पढ़ने की जरूरत नहीं है। परंतु राजनीति के चलते हुए भारत के स्वाभिमान का विषय ये इसका प्रतीक बना। परंतु उसके बाद कोर्ट का निर्णय आया, संपूर्ण मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए आज ये दिन आया। तो मैं कई बार हम लोग से कहा जाता है कोर्ट का निर्णय आया तो इसमें आपने क्या किया? तो मैं बताना चाहता हूं, हम जब सत्ता में आए 1991 में कल्याण सिंह जी की सरकार ने आकर 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। उसके बाद याद करिए, खुदाई पर रोक लगा दी गई थी। तो अटल जी की सरकार आई तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार। तो रेडार मैपिंग की गई और वो कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई। मतलब ऑपरेशन पे रोक थी, अल्ट्रासाउंड पे तो नहीं थी ना। तो अल्ट्रासाउंड करके दिखाया गया, देखो भाई अंदर क्या है। फिर कोर्ट ने परमिशन दी और उसी खुदाई की हुई 2003 में, और उसके अंदर जो साक्ष्य निकले उसी से 30 सितंबर 2010 का लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, जिसने गर्भगृह श्री रामलला विराजमान को दिया। अब जब मोदी जी की सरकार आई तो क्या अंतर था? विषय सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग सिर्फ इंग्लिश में होती है, और वहां सारे डॉक्यूमेंट्स जो हजारों हजार पेज के थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें अरबी फारसी के भी थे, संस्कृत के भी थे, सबके थे। तो हमारी सरकार में आने के बाद अगर 60 साल उसमें लगे थे, हो सकता 50 साल इसमें भी लग जाते, क्योंकि बहुत से लोग वकील का चोला ओढ़कर खड़े होकर ये भी कहते थे फलां साल के पीछे ले जाइए इस जजमेंट को। मगर मोदी जी की सरकार ने आने के बाद 24/7 लगाकर सारे के सारे
जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका केवल 2-3 वर्षों में ट्रांसलेशन किया और उसके बाद जाके कोर्ट में अर्जी लगाई कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार तो उसमें विचार करती थी कि हनुमान तेहि परसा करि पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। और फिर आपने देखा कि वो जब जजमेंट आया, और ये भी एक सुखद संयोग देखिए कि मान्यवर, हमसे टीवी डिबेट में अक्सर बहुत पूछा जाता था कि आ गए भाजपा वाले, कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। महोदय, राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी, ये भारत की भव्यता का आगाज था, और वो तारीख कोई तारीख नहीं थी, वो काल की गति थी। और वो तारीख क्या थी मैं बताना चाहता हूं। जब रामलला इस मंदिर में आए हैं तो वो तारीख आई है 4 करोड़ गरीबों को घर लेकर आई है, 11 करोड़ लोगों के लिए शौचालय लेके आई है, 54 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट लेके आई है, हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क लेकर आई है। और इतना ही नहीं, हर शहर में हर राज्य में एयरपोर्ट लेकर आई है, समुद्र पे सबसे बड़ा सेतु अटल सेतु लेकर आई है, और चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब का पुल लेकर आई है, हाईएस्ट एफडीआई लेके आई है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेके आई है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लेके आई है। और जनाब, वो फिल्म का डायलॉग होता था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला इंडियन पैनल कोड को तारीख का हिस्सा बनाकर भारतीय न्याय संहिता लेके आई है, जो 3 साल के अंदर सारी तारीखों को खत्म कर देगा। मगर महोदय, ये तारीख का राज थोड़ा और गहरा है, क्योंकि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो तारीख वो होनी थी कि प्रधानमंत्री को जाना था, यानी तारीख उसका इंतजार कर रही थी कि ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो उस दिन आकर प्राण प्रतिष्ठा करेगा। और वो प्रधानमंत्री भी कैसा होगा, जो कि पूरे राष्ट्र का सपोर्ट लेकर, आप बोल रहे हैं प्लीज, अरे भाई बोल रहे हैं मैडम प्लीज, नॉट अलाउड, प्लीज बैठे आप, काहे परेशान हो आपको रहे हैं? इजाजत नहीं है, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज। अरे सुनिए, आप बोले। प्रधानमंत्री भी कौन होगा, जो पूरे देश का जनादेश लेकर आया होगा और दूसरी बार भी लेकर आया होगा, जो अपने घोषणा पत्र में यह लिख के लाया होगा कि हम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हम निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यानी 140 करोड़ लोगों के जनादेश के साथ वो तारीख आने वाली थी जिस तारीख का इंतजार था। और महोदय, सिर्फ तारीख इतनी नहीं थी मान्यवर, अगर शास्त्रीय ढंग से प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो 11 दिन का उपवास रख के तपस्या भी करनी थी। तो ऐसा भी प्रधानमंत्री आने वाला था जो संकल्प लेकर 11 दिन की तपस्या करे। और मैं महोदय एक और बात कहना चाहता हूं, 11 दिन नारियल का पानी पी के हम में से कितने लोग तपस्या कर सकते हैं महोदय? वो जो हर नवरात्र ऐसे रहता हो उसी के तपस्या का वो अभ्यास होगा। और मैं बताना चाहता हूं, स्वामी गोविंद गिरी जी जो कोषाध्यक्ष है न्यास के, उन्होंने जब उपवास तोड़वाया तो उन्होंने कहा मैं तार्किक व्यक्ति हूं, मेरे मन में संदेह था। तो जब इनकी माताजी जीवित थी तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा 40 वर्षों से अभ्यास है ये उपवास रखने का, इसलिए 11 दिन शासकीय कार्य रखते हुए भी वो उपवास कर पाए। ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा थी तारीख को। और फिर दक्षिण में जाकर, चाहे नासिक हो और फिर चाहे गुरुवायूर का मंदिर हो अथवा रामेश्वरम में खड़े होकर जब प्रधानमंत्री जी 22 कुओं के जल से स्नान कर रहे थे, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये संदेश था दूर दक्षिण सिरे पर खड़े होकर कि देखिए ये राम है जो घट-घट में व्याप्त है पूरे उत्तर से दक्षिण तक। और उस तपस्या से प्रकट होने के बाद उस प्रधानमंत्री की दरकार थी तारीख को, क्योंकि राम का काज कौन कर सकता है? गोस्वामी जी लिख गए हनुमान चालीसा में, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। अगर राम तपस्वी राजा थे तो तपस्वी प्रधानमंत्री भी होना चाहिए था वो करने के लिए। और इस तारीख का इंतजार था, तारीख का ये राज समझने के लिए। हम आपको समझाएंगे भी तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण बात यह थी कि सब कुछ शांति और सौहार्द से निपट गया। जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो कितने प्रकार की चीजें होती थी। इसके लिए हमें निश्चित रूप से सरकार, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। पूरे देश में जिस प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। और महोदय, 90-92 में भारत ही नहीं, अगल बगल भी बहुत कुछ हुआ था। अब की अगल बगल में भी शांति बनी रही, ये तपस्वी राजा का प्रताप था। और इतना ही नहीं महोदय, अबू धाबी में भी मंदिर बनने जा रहा है। मुझे लगता है भारत के लिए अमृत काल में सांस्कृतिक गौरव का इससे बेहतर काल नहीं आ सकता था कि राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं महोदय, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं था, ये भारत के जय और विजय का विषय था। और उससे भी बढ़कर ये मूल्यों का विषय था। कौन से मूल्य थे? एक मूल्य वो जिसमें भगवान राम
उस मूल्य के प्रतीक बनते हैं जिसमें 4 भाई हैं। पिता के एक वचन पर वन चले जाना, दूसरे भाई का जंगल जाना, तीसरे भाई का खड़ाऊ रखकर शासन करना, एक ये परंपरा थी। और दूसरी परंपरा वो जिस बाबरी परंपरा में भी 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने 3 को कत्ल कर दिया, बुढ़ापे में बाप को जेल में डाल दिया, और इतने पे भी संतोष नहीं हुआ, बल्कि सर काटकर थाली में रख के जेल में बंद बाप के पास भेजा। आप किसी मत को मानने वाले हो, अपने घर में क्या देखना चाहते हैं, भाई की खड़ाऊ या भाई का सर? इन 2 मूल्यों के अंतर का यह प्रतीक था। इसका हिंदू मुस्लिम से कोई नहीं था। और मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं, मान्यवर, उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई, चकबस्त रामायण, और उसमें इसी मूल्य को अप्रिशिएट किया गया है कि जब भगवान राम राजा दशरथ से अनुमति लेकर जाते हैं तो उर्दू के प्रसिद्ध शायर चकबस्त ने, और वो लखनऊ के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा है, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। यानी उनको तो दिखा कि राहे वफा की कौन सी मंजिलें हैं जो अव्वल हो रही हैं। मगर क्या बताऊं महोदय, एक फैक्ट बताना चाहता हूं। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए तो सबसे पहले वो रोशनी किसने देखी थी? वो यूपी गवर्नमेंट का एक सिपाही था जिसका नाम था अब्दुल बरकत। उसने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि रात में उसको दिव्य रोशनी दिखी, और जब दिव्य रोशनी हटी तो वहां पर श्री राम लला विराजमान थे। अब्दुल बरकत को रोशनी 1949 में दिख गई, मगर कुछ सियासत वालों को रोशनी 2024 में नहीं दिख रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबरी पक्ष के पैरोकार थे इकबाल अंसारी, और ये उदारता देखिए कि सबको बुलाया गया, विरोध करने वालों को बुलाया गया, ट्रस्ट के द्वारा गोली चलाने वालों को बुलाया गया, और इकबाल अंसारी को भी बुलाया गया। और इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में आ गए, उनका इकबाल तो बुलंद हो गया, मगर इन लोगों का इकबाल जमींदोज हो गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, उसका एक कारण है। ऑन द लाइटर नोट, इसको कोई पर्सनल ना ले महोदय, ये कहा जाता है कि हमारे यहां राम का तत्व या ईश्वर का तत्व कौन नहीं समझ पाता है? जो कामी, क्रोधी, लोभी, खलकामी हो। और राजनीति में वो नहीं समझ पाता जो सेकुलर और वामी हो। अब मैं ये बताना चाहता हूं महोदय कि जो लोग कहते हैं भगवान राम ने अपने जीवन में, ये मंदिर किस चीज का प्रतीक है? कई लोग एक आध कोई शब्द लेकर बगैर पढ़े हुए, बगैर उस भाषा को जाने हुए अपनी बात कहने लगते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, भगवान राम ने कौन मेरा भक्त है इसका बाकायदा उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा है, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। मैं कैसे मिलता हूं? भक्ति से मिलता हूं। ये सारी 10 चीजें हो किसी के पास और भक्ति ना हो, तो उन्होंने कहा, भगतहीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिध लागे जैसे। अर्थात अगर ये सब कुछ हो, जात पात कुल धर्म बड़ाई ये हो, भक्ति ना हो, तो ऐसा जैसे बादल हो उसमें पानी ना हो। इसलिए भगवान ने इस बात का संदेश दिया। और मैं एक विषय और कहना चाहता हूं, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कहा जाता था, साहब वैज्ञानिक प्रमाण दीजिए। मैं बस एक बिंदु विज्ञान का भी और बताना चाहता हूं। यह विशुद्ध विज्ञान है, क्योंकि अगर आपने रामचरितमानस के शुरुआती श्लोक पढ़े हो तो उसमें बहुत साफ लिखा, सीताराम गुणगाम पुण्यारण्य विहारिण्यो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वरो कपीश्वरो। अर्थात विशुद्ध विज्ञान महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। और विज्ञान क्या है? पूछा गया था कि भगवान हुए कब, ये तो बताइए, यहां हुए कि नहीं ये बताइए। अब आप ये बताइए कि आज हम समय कहते हैं, उनका एग्जैक्ट टाइम लिखा है। जैसे आज हम टाइम कह रहे हैं, दिल्ली में कुछ और है, लंदन में कुछ और है, तो एक जीएमटी ग्रीनिच मीन टाइम बताया गया। पर अगर आपसे पूछा जाए टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर क्या है, which is equally applicable on earth, moon, solar system and any point in the space, it is only the relative positions of planet। और भगवान राम का वो एग्जैक्ट रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट, जो आइंस्टीन का 4th डायमेंशन कहा जा सकता है, वो लिखा है कि मेष राशि में सूर्य था, मकर राशि में मंगल था, तुला राशि में शनि था, मीन राशि में शुक्र था। और जब नासा ने अपने प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाला तो 5114 बीसी की डेट निकल आई। इससे ज्यादा किसी को सबूत चाहिए? विज्ञान का वो सबूत मिला। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने अगर पढ़ी हो तो भगवान राम के जन्म के समय लिखा है कि चैत्र मास के समय शरद ऋतु थी। अंगद बताते हैं कि अश्विनी मास यानी आज के अक्टूबर के समय वसंत ऋतु थी। और इतना ही नहीं, कहा गया जब किष्किंधा से भगवान निकलते हैं तो धूमकेतु टकराया था मूल नक्षत्र से, और जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी गणना की तो वो ठीक डबल हो जाता है, 14,000 साल पीछे आता है। इसका मतलब प्रमाण देखने हैं
तो प्रमाण जमीन के नीचे से भी निकले, शाही फरमानों से भी निकले और आसमान से भी निकले। समस्त मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए हमारे ये इस विषय के ऊपर आए। और मैं एक बात और कह दूं, कभी कहा जाता था महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण भगवान राम के पैदा होने से पहले लिख दी थी, और कहा जाता है भविष्य में जाके लिख दी। कहा जाता है गप है, बकवास है, कैसे हो सकता है। महाभारत कहा जाता है वेद व्यास ने भूतकाल में जाके लिखी, वैशंपायन के समय। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, 1916 में आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बाद अब टाइम ट्रेवल फॉरवर्ड, टाइम ट्रेवल बैकवर्ड बकवास है क्या? अगर किसी ने साइंस नहीं पढ़ी है तो उसे समझना चाहिए, मगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूं इसको कह के। मैं कहना चाहता हूं हमारे ऋषि त्रिकालदर्शी थे, और ये टाइम ट्रेवल तो बहुत छोटी बात थी जो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। और मैं एक विषय और कहना चाहता हूं, हम सब ने भगवान राम के मंदिर तो देखा, वहां पर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? हनुमानगढ़ी का। आपने हनुमान जी के सैकड़ों हजारों मंदिर देखे होंगे इस देश में, लवकुश का मंदिर देखा है कभी? नहीं। हमारे यहां पुत्र का महत्व नहीं है, शिष्य का महत्व है, भक्त का महत्व है। हमारे यहां बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व नहीं है, स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है। इसीलिए द्रोणाचार्य के बेटे का स्थान ऊंचा नहीं है, शिष्य का स्थान ऊंचा है। इसीलिए हम हर जगह गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। भगवान राम का चरित्र इस बात का उदाहरण देता है कि हर जगह आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, वो भी राम से ज्यादा मिलेंगे। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूं महोदय, एक बार एक डिबेट में वो कहने लगे कि भाई you are talking about the Ram temple, how does Ram temple fits in the 21st century? Emerging India aspires to become a technologically advanced and become the economic superpower with the youngest population. Where does Ram Mandir fits in that? मैंने कहा सुनिए महोदय, हम 21वीं सदी में भारत को सिर्फ इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल, मिलिट्री सुपर पावर नहीं बनाना चाहते, हम वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं। और जब वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं तो इट शुड सिंबलाइज द सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज विच विल इंस्पायर द वर्ल्ड। और अगर सारे श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक कोई एक होगा तो वो भगवान राम का मंदिर होगा, जो विश्व के सबसे श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा। कैसे? मैं आधुनिक जियोपॉलिटिक्स से बताना चाहता हूं। आज कोई एक देश किसी पर अटैक कर रहा है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, चाइना का ताइवान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, इराक और उसका चला। क्या है डिप्लोमेसी में? नंबर 1 एनेक्सेशन, दूसरे देश को मिला लो। दूसरा है सब्जुगेशन, वहां अपना डिप्यूटी अपॉइंट कर दो। और तीसरा है डोमिनेशन, उसके साथ संधि साइन कर लो। भगवान राम ने क्या लंका को जीतने के बाद एनेक्सेशन किया? नहीं। क्या वहां पर कोई अपना डिप्यूटी बैठाया यानी सब्जुगेशन किया? नहीं। कोई ट्रीटी साइन कराई, डोमिनेशन किया? नहीं। तो मैं कह सकता हूं आज के जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड में जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है तो उसका प्रतीक वो राम मंदिर दिखेगा, जो पूरी दुनिया को बताएगा कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है बगैर एक दूसरे से लड़े हुए। इसलिए मैं कह सकता हूं 21वीं सदी का महान भारत बगैर राम मंदिर के संभव ही नहीं है। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये एक नया इतिहास बना है और ये हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की उस दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है जिसके लिए कहा जाता था अरे 370 कभी हटेगी नहीं, राम मंदिर कभी बन ही नहीं सकता। मगर ये वो लोग कहते हैं जो फूलों के हार पहनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अंगारों के हार पहनते हैं, और जो अंगारों के हार पहनते हैं वो इतिहास को बदलने में निश्चित रूप से सफल होते हैं। इसलिए मैं अंत में ये कहना चाहता हूं, अपनी सरकार को बधाई देते हुए, श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट, हमने बहुत साफ कहा था हम मंदिर नहीं बनवा रहे, मंदिर न्यास बनवा रहा, हम सिर्फ मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दूसरों ने कहा था कि हम वो बनवा रहे हैं, तो हम सिर्फ उनके लिए कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश इधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी। माननीय उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मेरे नेता, मेरी पार्टी ने मुझे टाइम दिया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मानवर, इस मुद्दे पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में भी अवध का रहने वाला हूं, और अवध में भी फैजाबाद, तत्कालीन अब अयोध्या का रहने वाला हूं, और मैंने इसे बहुत करीब से देखा है। मैं हर वक्त विधानसभा का सदस्य रहा, उस समय मैंने इसके उतार चढ़ाव बहुत करीब से देखे।
मैं सबसे पहले बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहता हूं कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का सम्मान करता हूं जिस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और राम मंदिर बना है। मैं उस न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं। फिर आप वक्त देंगे तो बता दूंगा, इस न्यायालय से ही राम मंदिर का निर्माण हुआ, वरना बहुत से ऐसे लोग थे जो चाहते थे ये मुद्दा जिंदा रहे, खून खराबा होता रहे और उसमें वो अपनी सत्ता की गलियारों में सत्ता बनाते रहे। सच्चाई ये मैंने बहुत करीब से देखा। मानवर उदाहरण भी दूंगा। मैं विधानसभा का सदस्य था। हमारे मुख्यमंत्री, आदर के साथ जिनका नाम लेता हूं, कल्याण सिंह जी थे। जब उनकी विधानसभा बन गई, मुख्यमंत्री हो गए, तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो कहते थे, वो एक नारा था उस समय लगता था बड़ी श्रद्धा के साथ, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कल्याण सिंह जी आप तो पहुंच गए, अब कब बनेगा? कल जब केंद्र की सरकार बन जाएगी। केंद्र भी बन गई तो मैंने उनसे पूछा, तो बोले कि बाद में बताएंगे। और ये सब विधानसभा की कार्रवाई में अंकित है, तो इसलिए इधर उधर नहीं किया जा सकता। तो सच्चाई तो ये है, दृढ़ता से कहता हूं, अगर राम मंदिर बना है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बना है, जिसका मैं सम्मान करता हूं। और मैं ही नहीं करता, 140 करोड़ भारतवासी, चाहे जित जाति धर्म के हों, सब सम्मान करते हैं कि राम मंदिर का भव्य निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से हुआ, उसका मैं सम्मान करता हूं। पर मैं भगवान राम का पुजारी हूं, शुरू में कह दूं, हिंदू हूं, बताना पड़ता है हिंदू, जहां लिखा जाता है कॉलम लिखता हूं। सनातन भी हूं, सम्मान से कहता हूं और गर्व से कहता हूं। प्लीज बोले, प्रमोद जी बोले। अनवर ये कह रहे हैं ब्राह्मण भी हूं, तो हूं और गर्व करता हूं मानवर। पर मैं उन लोगों में हूं जो भगवान राम के प्रति, जैसा हमारे नेता विरोधी दल कर रहे हैं, आस्था रखता हूं, उनकी पूजा करता हूं, उनकी आराधना करता हूं, उनके बताए सिद्धांत पर चलता हूं जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने रखे। मैं, माननीय सभापति जी, मैं भगवान राम का व्यापारी नहीं हूं। जो लोग भगवान राम का व्यापार करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं, मैं वो नहीं हूं। मैं भगवान राम मेरे लिए आस्था का विषय है, मैं आस्था उनके ऊपर प्रदर्शित करना चाहता हूं। मानवर, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये भारत देश जिसके 140 करोड़ लोगों ने स्वागत किया है, उनमें हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति ने त्याग दिया है, बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं। इनमें वो लोग बहुत नहीं जिन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी और मुखबिरी की हो, आज वो भगवान राम को मानते हैं। मानवर, मैं तो बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, और आपसे ज्यादा मुझको कौन समझता है। मानवर, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सबसे बड़ा पुजारी अगर भगवान राम का कोई है, राजनीति में रहा भी, नहीं भी रहा, दिशा भी दिखाता रहा, तो राम का सच्चा पुजारी गांधी था, महात्मा गांधी थे। आज महात्मा गांधी को कौन मानता है, ये जग जाहिर है, पर भगवान राम के सबसे बड़े पुजारी, गांधी का हत्यारा गोडसे की पूजा करने वाला कौन है, ये भी दुनिया जानती है। आज उन सिद्धांतों पे लोग चल रहे हैं। पर मेरी चिंता है, मुझे उससे निवारण लेना है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मान्यवर, राजनीति से अगर नहीं जोड़ना था तो मैं जितना पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर पूर्ण हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, मंदिर बन जाता है। उसके कई व्यवहारिक कारण हैं कि एक मंजिल बना दो, दूसरे मंजिल पे जाएंगे, फिर मजदूर बनाएंगे, उनके चरण होंगे वहां पे जहां भगवान स्थापित होंगे। मुझे सिर्फ दुख है कि मंदिर के अपूर्ण स्थिति में स्वागत किया गया, अपूर्ण, इनकम्प्लीट, ये ट्रस्ट भी कह रहा है। तो मानवर, इसकी जल्दी क्या थी? कोई कारण है
तो उधर से जवाब आ जाएगा। लेकिन जो मैं कारण समझता हूं, क्योंकि मैंने कहा मैं अवध का रहने वाला हूं, मैंने पूछा लोगों से कि ये मंदिर कब बनकर तैयार होगा, तो लोगों ने बताया नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक होने की हम भी कल्पना कर रहे थे। एक दिन आया कि ये 22 जनवरी को होगा। मैं अचंभित हो गया कि सब कुछ मुमकिन है, कोई है अगर तो शायद कोई तकनीक आई होगी कि पूरा भव्य राम मंदिर जो नक्शा दिखाया जा रहा है, मैं अपने सबूत में भगवान राम के भव्य मंदिर का नक्शा आपको दिखाता हूं। क्या वो पूर्ण है? क्या पूर्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके पूरे भारत देश को खतरे में नहीं डाला गया? अगर हिंदू धर्म मानते हैं, लोग कहते हैं अपूर्ण मंदिर की पूजा कर लो, तो वो पूरे समाज के लिए पीड़ादायक होता है, दुखदायक होता है। मैं इसे इससे नहीं जोड़ता कि जिस दिन उन्होंने किया उसी दिन दिल्ली में भूकंप आया था, मैं इससे नहीं जोड़ता उसको। फिर भी लोग तो कहते हैं। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, मानवर हिंदू होने के नाते हम सब मंदिर में नहीं जा पाते तो वो बाहर से ध्वजा को प्रणाम कर लेते हैं, जो ध्वजा होती है, आप भी करते होंगे। लेकिन इस मंदिर की ध्वजा कहाँ है? मानवर ध्वजा इसलिए नहीं है कि कलश होता तो ध्वजा होती। बिना कलश के निर्माण कर लिया। तो मैंने कुछ पूछा, गांव वालों से, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, भैया ये काहे अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन हुआ? ये अवध की बात कर रहा हूं। तो मुझे जवाब ये दिया गया, स्लिप पढ़िएगा नहीं, मैं जानता हूं क्या। मानवर मैंने जब पूछा तो उन लोगों ने बताया क्या भैया तुमको इतना भी नहीं मालूम कि अगर नवंबर में बनता तो चुनाव तो फरवरी मार्च अप्रैल में होने जा रहा है। इसलिए भगवान राम की मर्यादा रहे न रहे, चुनाव की नाव पार हो जाए, इसलिए 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब मानवर मैं आगे भी आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा आपसे अयोध्या का रहने वाला हूं, प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री रहा हूं। पर्यटन मंत्री के रूप में मैंने राम कथा पार्क का, राम की पैड़ी का निर्माण सरकार की नीति के साथ किया था। जैसे हमने तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के लिए किया था, इसे वहां भी पर्यटन मंत्री के रूप में किया था। मानवर मैंने सैकड़ों बार जाके मंदिर के दर्शन किए, जहां मूर्ति रखी थी दर्शन किए थे। वारे भगवान राम के पुजारियों, सपने इतने दिखाए और मंदिर बनवाया ले जाकर सैकड़ों मीटर दूर, राम जन्मभूमि पे नहीं बनवाया आपने। ये मैं आपके माध्यम से सदन की कार्रवाई में लाता हूं। और है एक टीम बना दीजिए, चली जाए सदस्यों की, और मौका देख कर आ जाए। राम मंदिर जहां बना है वो जन्मस्थान नहीं, जन्मस्थान से दूर बना। आल पार्टी रहे, चलिए मानवर ये भी हो गया। अब तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बड़ी चर्चा हो रही कि जैसे पहली बार हवाई जहाज वहां गया, निसंदेह अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय उसका विकास हुआ। मैं नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में पहला हवाई जहाज मैंने अपना उतारा था अयोध्या में, जिसका विस्तारीकरण, पर हमारा ये था कि सभी जगह होना चाहिए, इसीलिए देवा शरीफ में, लखनऊ का किया, कई जगह किया। मानवर मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं बहुत ही विनम्रता के साथ, इसमें बार बार जो भगवान राम की मर्यादा भंग की जा रही है, कहीं कार्रवाई क्यों हो रही? आज के बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके बाद चुनाव होगा। सब कुछ तो आप समझदार हैं, समझ रहे हैं, पर बोल नहीं रहे हैं, इसलिए कि आपको बोलना नहीं चाहिए। मैं बोल सकता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। आखिरी एजेंडा क्या है आज का, चुनाव के पहले का? राम। तो राजनीतिकरण जो लोग कर रहे हैं, भगवान मर्यादा, रामपुर से एक ही विनती करता हूं, जिन्होंने पूजा की, हमारा टाइम है, मेरी पार्टी है, मेरा टाइम है। तो आपके पार्टी है, ठीक है, मैं एक्सटेंड करूं। मानवर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, उन गोडसे के पुजारियों को माफ कर देना जिन्होंने गांधी की हत्या की है। नहीं, अभी बोलूंगा मैं, अभी बोलूंगा उनकी तरफ। आपका समय पूर्ण हो गया, आपकी नहीं, पार्टी मेरा के समय दूसरे तो अब वक्ता का शुरू समय होगा जाएगा। 24 के बाद। मानवर एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपसे विनम्रता पूर्वक, राम मंदिर पे ऐसा भ्रम पैदा किया कि न जाए लोग। राम मंदिर 22 जनवरी को भी बहुत से लोग गए, मैं तो कई बार गया हूं, जाता भी रहूंगा, किसी को रोका भी नहीं गया, लेकिन एक भ्रम फैला दिया गया। पर एक चीज कहना चाह रहा था,
फिर वही हिंदू होने के नाते और ब्राह्मण होने के नाते वो भी अवध के कह रहा हूं, उसकी पूजा करनी थी, प्राण प्रतिष्ठा करनी थी तो पुरोहित लोग करते, पुजारी करते। वो लोग क्यों पहुंच गए जिनका कोई दूर दराज तक वास्ता नहीं था। और एक बात और कहूं, कोई अपने ऊपर न ले, किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूं, विधि विधान से जितना ब्राह्मण होने के नाते मैं जानता हूं, जब शिलान्यास हुआ था इसलिए दीक्षित जी ने किया था कि उनकी पत्नी उनके साथ थी और किसी की पत्नी नहीं थी वहां। यहां भगवान राम ने जिनका मंदिर बना है, उन्होंने भी मंदिर की जब पूजा जिनकी हम कर रहे हैं, यज्ञ किया था तो मां सीता की प्रतिमा बगल में बनवा के रखी थी। मान्यवर, हम सीता को ढूंढते रह गए, मुझे कहीं सीता नहीं दिखाई। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी नीत और नियत दोनों खराब। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसका सम्मान करता हूं, लेकिन उसके बाद मर्यादा बार बार जो आपने भंग की है, मानवर दुखी मन से उसकी निंदा भी करता हूं मैं, कि आपने चुनाव के लिए भगवान राम को मत पेटी पर रख दिया। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। बन जाने देते पूरा मंदिर नवंबर दिसंबर में। आपकी पार्टी से एक और वक्ता है, उनका समय कम हो रहा है। उनकी चिंता मुझे है, उनकी चिंता मुझे है। मैं पार्टी का डिप्टी लीडर हूं, मुझे उनकी चिंता है और आपसे आग्रह करूंगा कि उनको भी 15 मिनट कम से कम बोलने दें। ये मेरे हाथ में नहीं है, समय अरे पहले से आपके तय हाथ है, में तो आप बहुत जानते हैं। कुछ है। प्लीज चलिए, जी, हिम्मत प्लीज, करिए बस आप। प्लीज। मैं आखिरी बात कह के, मैं समझ रहा हूं, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, इधर जो बैठे ये भगवान राम के पुजारी और उधर जो बैठे हैं वो भगवान राम के व्यापारी हैं, भगवान राम को व्यापारी। मैं बहुत स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं मानवर, इन्होंने बार बार, हरनाथ जी अब जाने वाले हो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम भगवान राम की मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्राण दे सकते हैं, और ये वो हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्राण लेते हैं। हम प्राण देते हैं। हमारी पार्टी वो है जो राष्ट्र के लिए इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी का बलिदान देती है। ये वो है जो महात्मा गांधी को उनका बलिदान लेते हैं। ये उस गोष्ठी के पुजारी हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बात कह के समाप्त कर दूंगा। बैठ जाओ यार। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा मान्यवर। भगवान राम को निजामे मुस्तफा भी कहा जाता है। भगवान राम को तो सब मानते हैं। इनको इतनी सद्बुद्धि दे दीजिए कि भगवान राम को ये वाद विवाद का विषय न बनाए, विवादित न बनाए। उस धर्मस्थली को धर्म रहने दे, उस धर्मस्थली को राजनीतिक स्थली न बनाए, और इसीलिए हम 22 को नहीं गए थे। मैं इन शब्दों के साथ बहुत विनम्रता से, आपने जो अधिक बोला आपकी पार्टी से जा रहा है, आपने जैसा कहा उसमें मेरे हाथ में कुछ है नहीं। डॉक्टर अमर पटनायक जी, आप मौका आएगा आपको। प्लीज डॉक्टर अमर पटनायक जी। सर, आज का जो डिस्कशन पॉइंट है श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, इसको हम वेलकम करते हैं। सर, everyone would have seen when on the day of the pran pratishtha, Honorable CM of Orissa Naveen Patnaik with folded hands praying before Lord Rama and enjoying the spiritual content of the entire ceremony. Sir, in this context, I would like to bring to the information of this House that we have Lord Sri Jagannath at Puri. He is the deity of all the entire country, definitely of Orissa. History has it that he was a tribal deity adorned by the Vils and the Sabar people as a symbol of Narayana. Another legend claims him to be Nilamadhava. He is also the god of the Jains. He symbolizes the cultural integrity of India, not just of Orissa. Now, on 17th of January 2023, under a scheme
which is called Augmentation of Basic Amenities and Development of Heritage and Architecture, the ABADA scheme. The Orissa government, under the guidance of Sri Naveen Patnaik, started what is called as the Sri Mandir Parikrama project. What has not been done, what had not been done for 700 years, was completed in a record time of 3 years, starting from 2021. Again, I wish to inform the House that Orissa is the only state which has a heritage cabinet. Honorable CM is committed to recapturing the glory of all heritage sites, and in particular making Puri as the International Cultural Heritage Center, a center where people and devotees from all over the world who are devotees of Prabhu Jagannath will come over there. So as a part of the project, the entire idea has been to increase the spiritual connect between the devotee and the Lord, devotee and Prabhu Jagannath. What has been achieved in this process is to allow the pilgrims not to have the basic amenities, and once they have the basic amenities, to enjoy the spiritual glory of Lord Jagannath in his full glory, in all the components of the temple in its full glory. For example, sir, for many years, those who have visited Puri would not have seen the Meghnad Pachari, the Meghnad wall, the wall that surrounds the temple. Now, if they go, I take this opportunity to welcome you, sir, to give this nyota to you and to all members who are present here, who are watching this, to come and see Puri in its current splendor, in its current grandeur. You will see the Meghnad temple, you can see the flag, you can see the deities, you can sit in a place and meditate. Now, this was not possible earlier. All this has been possible because of the spiritual monk in politics, that is our Chief Minister, Sri Naveen Patnaik. Therefore, it is not just Puri which has been changed, which has been transformed. It is even Lingaraj temple in Bhubaneswar, which is one of the oldest temples. In fact, it is older than Puri, of Lord Shiva, that is also undergoing transformation. This entire process is happening under a scheme, under the direction of the Heritage Cabinet of Orissa, which I said is nowhere there probably in the country. Why I say this is that the spiritual content in any political sphere has to be seen as a service to the people. As Prabhu Jagannath says, that if to his bhakta, he is always available to his devotees, that I am there for the devotees. I would want his welfare. And keeping that in mind, RCM went ahead with this particular exercise, and this is happening in all the important temples and where gods and goddesses are there in Orissa, whether it is in west, whether it is in east, whether it is in north, whether it is in south, whether it is in Mayurbhanj, whether it is in Kalahandi, whether it is in Sambalpur, or whether it is in Bhubaneswar or in Puri. Therefore, while I support this discussion, I would once again welcome everyone to visit Puri and have a darshan of the Lord of the Universe, Mahaprabhu Jagannath. Thank you so much, sir. धन्यवाद डॉक्टर अमर पटनायक जी। माननीय डॉक्टर के केशव राव जी, प्लीज take your seat. Look, I am going as per record. के ऊपर ये राम मंदिर बना है, इसलिए सीता माता वहां बिल्कुल थी, दिखी नहीं वो अलग बात है, उनको हम सबको दिखी। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर के केशव राव, प्लीज लेट्स टाइम मिसअंडरस्टूड, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, क्योंकि लक्ष्मण साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने ये लाया है, उनको बता रहा हूं। Unnecessarily we have brought Ram into political controversy now. Everybody loves him. Everybody has Ram in his heart. Everybody had Ram in heart before 22nd January also. Everything was going on. आपके भद्राचल में भी था, वह जाके देख। लेकिन आज हम लोग ये डिस्कशन करके, what is this discussion 176? By
मेरे भाई से पूछता हूं कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस क्या थी? अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस कंट्रोवर्सी लाने के लिए राम के ऊपर 2 त्रिवेदियां लल्ली है, ठीक है, उनकी एक डिस्कशन होगी। लेकिन लेट मी टेल यू, इफ Ram you are talking in the context of Hinduism, it is not Hindu Muslim, it is Hindu versus Hindu. Let me tell you, as the other day I said, I am not allowed into your houses. None of you have allowed me to touch your food. No, you don't allow me to touch your water. But yet, I am myself a great devotee. I go. हमारे हर गांव में एक छोटा मंदिर होता है। हमारे गांव में हमारा एक मंदिर होता है, वो विलेज मंदिर होता है, विलेज गॉड होता है। ऐसा नहीं कि नहीं है, लक्ष्मण साहब को मालूम है। तो हम लोग वो भी बात नहीं है हमारी इतनी। आज अगरचा आप अयोध्या की बात करते हैं, अगरचा अयोध्या को आप ये कहते हैं कि बहुत बड़ी आर्किटेक्चर है, आके देखिए, ठीक है, आर्किटेक्चर बहुत अच्छी होगी। मेरा विलेज में जो टेम्पल है वो उतना बड़ा नहीं है, टूटा हुआ टेम्पल है, पत्थर है, उसको हनुमान मानते हैं सब लोग। कोई ऐसा गांव नहीं है वहां के हनुमान का पत्थर नहीं होगा। लेकिन ये चीजें हम लोग, इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड, हिंदुइज्म अगर रिलीजन को आप हिंदुइज्म ही करते हैं, इट इज ए यूनिवर्सल कैरेक्टर है हमारा। एवरीबॉडी एकम सत विप्र बहुद्वादाति, मर्जी को ऐसा आदमी बोल ले दीजिए, एक गॉड तो एक है मानते हैं, लेकिन उसको डिफरेंट कीजिए। हिंदू मुस्लिम की बात ही क्या है और क्यों ये लड़ाई हो रही है? हम लोग, मैं बताता हूं मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, आई एम नॉट अलाउड टू टच दिस बुक्स। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब बचपन की बात थी। हमारे घर के बाजू बहुत बड़े पंडित थे, वो उसको स्क्रिप्चर कहते थे लोग। तो ये इस चीज दौर से हम लोग जी ना, अगरचे आप टोटली राइट्स की बात कर रहे हैं, आपकी संस्कार की बात कर रहे हैं, तो शंकराचार्य should have been there. That is what Agama Shastra said. My registrar of Usma University came and told me, साहब without Shankaracharya it cannot be, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता, प्रतिष्ठा हो सकता है, प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए शंकराचार्य। मैं बोला वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन नहीं है। लेकिन what Prime Minister has done it, I am totally agree. I am approving, I have a great regard. वो आदमी 11 दिन उपवास थे, कोई बोल खोल रह सकते बोल के किसी ने पूछा। हम लोग जाते हैं केरला को, अयप्पा को, 1 महीने 40 डेज हम खाना ही नहीं खाते, नहीं सोते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, एक नहीं होती है। तो ये चीज होती है। इसलिए सबसे फिर केरला को आता हूं, हमारे पास बलि का पूजा होता है, whom you call as असुरा एम्परर, आपके लिए वो असुरा है। वो केरला के लिए, मेरा नहीं होता, केरला के लिए बहुत बड़ा एम्परर है। वो चाहते हैं एवरी ईयर दे सेलिब्रेट ओनम, आस्किंग एम्परर असुरा बलि टू कम बैक। और किसने मारा उनको? आप जो राम की बात ले रहे, वही विष्णु अवतार हमारे वामना ने उनको जमीन में गाड़ दिया। तो ये इतने बहुत से चीजें हैं। इसीलिए कुर्मा पुराना बोलता है कि दिस सोसाइटी बिलोंग्स टू वेरियस कम्युनिटीज, दे हैव वेरियस गॉड्स, दे हैव वेरियस राइट्स, देयर आर वेरियस रिचुअल्स, दे रिस्पेक्ट देमसेल्व्स। दैट मेक्स हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इज नॉट वन बुक। आई हैव रेड ऋग्वेदा, देयर इज नो फिलॉसफी एट ऑल। Later, Smritis have a philosophy. Please conclude now. Please so, conclude. Yeah, Time is over. That is what I am saying. Hinduism is the greatest thought, because it is transcendental. Whatever is true, which transcends time and space, is truth. इसीलिए महात्मा गांधी ने एक कॉन्सेप्ट पे गॉड को पुश कर दिया। Lot of people don't agree in philosophy, but yet इसलिए क्या कि 360 cannot be seen. So सर, मैं बताता हूँ, आप हिंदुइज्म को ये कॉन्ट्रोवर्सी चला के उसको ये मत कीजिए। अब भी उन्होंने प्रभु जगन्नाथ की बात की, किसी ने और की बात की। हम क्या की बलि की बात कर रहे हैं, मिस्टर क्या की तिरुमला की, अनिल प्रसाद हेगड़े, मिस्टर अनिल प्रसाद हेगड़े, मिस्टर अनिल प्रसाद हेगड़े, थैंक यू। धन्यवाद उपसभापति महोदय जी, मुझे समय देने के लिए। राम मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा पर ये
जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, इसमें मैं पार्टिसिपेट करने के लिए खड़ा हूं। इस सदन में ये मेरी आखिरी स्पीच है। मैं मेरा पार्टी का नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं मुझे यहाँ पर भेजने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं ये जो भव्य राम मंदिर जो बनाने के लिए। नीतीश कुमार का नेतृत्व का मेरा दल हमेशा राम मंदिर विवाद को दोनों धर्म का आपसी सहमति या न्यायालय के फैसले से सुलझाने का पक्ष में रहा है। महोदय, 4 साल पहले न्यायालय द्वारा विवाद सुलझ गया, स्वागत करता हूं। वैसे 28 साल पहले आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर जी जो प्रधानमंत्री थे, जिसमें यहाँ का कुछ सदस्य मंत्री भी थे, उस समय कांग्रेस का भारी समर्थन से वो सरकार चल रहा था। तो उस समय चंद्रशेखर जी राम जन्मभूमि न्यास और ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेकर, वैसे बीजेपी का नेता आदरणीय भैरव सिंह शेखावत जी का भी बहुत योगदान रहा। तो ये आपसी सहमति से इस विवाद को सुलझाने के लिए, लेकिन राम मंदिर विवाद सुलझ जाएगा तो हिंदू और मुस्लिम को बांट कर रखने का अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगा, वोट पॉलिटिक्स का। इसलिए पुलिस कांस्टेबल राजीव गांधी जी का घर के बाहर खड़े थे। इस कारण से इस सरकार को, चंद्रशेखर जी का सरकार को गिरा दिया गया। वैसे प्रमोद तिवारी जी सही बोले, उनको ये मुद्दा जिंदा रखना था, इसलिए सरकार को गिरा दिया गया। 28 साल पहले राम मंदिर बन सकता था, लेकिन इसी कारण से उनका चंद्रशेखर जी का सरकार गिरा देने के कारण इतना देरी हुई। और वैसे मेरा पार्टी का 4 प्रधानमंत्री को ये कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से हटा दिए। चरण सिंह जी को हटा दिए, चंद्रशेखर जी को हटा दिए, देवेगौड़ा और गुजराल जी को भी हटा दिए, इसीलिए कि ये चारों लोग परिवार से बाहर थे। इतना कहकर इतना राम जन्मभूमि भव्य राम मंदिर बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद। माननीय श्री रामदास अठावले जी, श्री रामदास अठावले जी नॉट प्रेजेंट। माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण, माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण। धन्यवाद उपसभापति जी। सर्वप्रथम माननीय उपसभापति जी को राम राम सा, प्रधानमंत्री जी को राम राम सा, आप सभी सम्मानित सदस्यों को भी राम राम। आज दिन हम सबके लिए गौरव का दिन है। सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इस पवित्र प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन बोले हुए शब्द से मैं शुरुआत करूंगा। राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम सिर्फ हमारे ही नहीं है, राम तो सबके है। राम सिर्फ वर्तमान नहीं, राम अनंत काल है। यह भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों के इंतजार के बाद यह पल आया है, अब हम रुकेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के बीच मैं कुछ शब्द इसमें शामिल करना चाहता हूं कि राम सर्वव्यापी है और सर्वस्पर्शी भी है। खन खन में राम है, मन मन में राम है, रोम रोम में भी राम है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक राम ही राम है। 500 साल संघर्ष के बाद, सदियों के बाद भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जो होना, हम इतना महत्व मानते, इतिहास मानते हैं कि आज राम मंदिर आकार लिया है। इसके लिए तो काफी हजारों संख्या में बलिदान दिया गया इस संघर्ष में।
और उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मोदी जी का संकल्प था एक भव्य राम मंदिर, राम जन्म स्थली पर बनाए। ये प्राण प्रतिष्ठा के समय में पंडितों ने जो प्रधानमंत्री 3 दिवस का जो सुझाव दिया गया था अनुष्ठान के लिए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन के बदल 11 दिन निष्ठा से उपवास रखते हुए, सिर्फ नारियल पानी पीते हुए, जमीन पर सोते हुए 140 करोड़ प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री के नाते पूजा में वो भाग लिए। इसलिए हम मानते हैं मोदी इज नॉट जस्ट ए ह्यूमन बीइंग, ही इज एन गॉड सेंट मैन, बिकॉज उसी से संभव है, कोई असंभव को संभव करके दिखाता है, चाहे वो 370 धारा हो या 33% महिला का आरक्षण हो या हमारे भव्य राम मंदिर निर्माण का जो संकल्प था। इसलिए नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस राम मंदिर, even now Ayodhya has become one of the best spiritual cities in the world. इससे पता चलता है कि आज अयोध्या के अंदर या पर्यटक शाखा के माध्यम से आंकड़े जो दिया गया, ये प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व हर साल 2 लाख भक्तों वहाँ राम मंदिर पहुंचते थे। अभी उनके आंकड़े साल में 2 करोड़ पहुंचने वाला का ये उनका आज आशा है। भगवान राम जिस तरह से दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो प्रवास किया, जैसे हमारे बुजुर्ग नेता केशव जी बताए, मैं जहां से आता हूं भद्राचलम, वो दक्षिण का भी अयोध्या माना जाता है। इसलिए भगवान श्री राम चरण कमल गए वहां जाकर मोदी जी ने धरती का वंदन किया और भगवान श्री राम का भी पूजन किया। राम ने 3 महान समुद्र के संगम पर रामेश्वर लिंग जो स्थापित किया, वही भी मोदी जी ने किया था। सबसे पहले ये तीर्थ यात्रा के अंदर महाराष्ट्र में काला मंदिर का भगवान का दर्शन किया और अर्चना भी किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में वीरभद्र मंदिर, जो वीरभद्र स्वामी का जो लेपाक्षी जो माना जाता है, वहां पे भी मोदी जी ने पूजा पाठ किया। उसके बाद केरला में गुरुवायूर मंदिर गया, त्रिपुरार और रामस्वामी मंदिर का दर्शन भी किया था। इसके बाद तमिलनाडु में रंगनाथ स्वामी का जो वैकुंठ एकादशी के नाते हम जो पवित्र मानते हैं, उस मंदिर पे भी तिरुचिरापल्ली, और इस मंदिर में भगवान विष्णु का लेटा हुआ रूप में हम देखते हैं, जिन्हें श्री रंगनाथ स्वामी के नाम पर जानता है। मोदी जी ने उस रंगनाथ स्वामी जी का दर्शन किया। जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों शताब्दियों तक नहीं, हजारों वर्षों के लिए होता है। इसलिए आज हम इस पवित्र जो कार्यक्रम हुआ था, इसके लिए हम इसका माध्यम से आज चर्चा में रूप ले रहे। श्री राम पर चर्चा करते समय आदिवासी, आधुनिक ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले मां सबरी और निषाद राज केवट जैसे महान भक्तों का याद करना अनिवार्य होता है। राम राज्य की कल्पना में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति जनजातियों का सशक्तिकरण अनिवार्य हो जाता है। वर्तमान सरकार मोदी जी के नेतृत्व में यह सुनिश्चित करने का दिशा में पूरी लगान के काम किया गया। हर समुदाय सशक्तिकरण का भावना के साथ किया। इन सब काम से आज मोदी जी ने यही चरितार्थ होते कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामराज सुशासन 4 स्तंभों पर खड़ा होता है। यह 4 स्तंभ जहाँ सम्मान से बिना डर के हर कोई सर ऊंचा कर चल सके, जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहां कमजोर की सुरक्षा हो और जहां धर्म यानी कर्तव्य तरह हो। जनता ही राज है, सरकार ही जनता की सेवा में। इस तरह राम राज्य और सुशासन स्थापित करने के लिए कटिबद्ध होकर काम कर रही है आज मोदी जी सरकार। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की भी आज संस्कृति भी बदल दी है। नाउ इट्स ए टाइम फॉर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस अंडर गुड गवर्नेंस एंड ए ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल गवर्नेंस। इसलिए विद रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, वी आर ऑल इंडियन। इसी माध्यम से आज प्रधानमंत्री ने सुशासन के लिए जाति पाति, राजनीतिक दल,
धर्म व अन्य सब चीजों के ऊपर उठाकर ज्ञान की बात करती है। ज्ञान माने GYAN। G मीन्स गरीब, Y मीन्स युवा, A मीन्स अन्नदाता और N मीन्स नारी है। तो राम राज जरूर हम लोग ला पाएंगे। भगवान राम को आशीर्वाद और सशक्त और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो संभव हो पाएगा। इसलिए हमारे पूर्वजनों ने, हमारे दादा परदादा राम के बिना नहीं जी पाते थे, इसीलिए राम के ओर इतना भक्ति प्रदर्शित करते थे कि हमारे हर गांव में राम का मंदिर है, हर गांव में हनुमान का मंदिर है। इसीलिए उस पीढ़ी ने उन बच्चों के, हर बच्चों के लिए राम से नाम जोड़ाया गया था। हमारे एक महान दलित नेता बाबू जगजीवन राम में राम है, काशीराम में राम है, रामविलास पासवान में राम है। इसी तरह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ में नाम है, राम मोहन और लोहिया जो समाजवादी नेता उसमें भी राम है, सीताराम केसरी में भी राम है, सीताराम येचुरी जो वामपंथी उसमें भी नाम है। इसलिए बगैर राम का कोई इस देश में कोई नाम नहीं है। इसलिए अंत में इतना ही मैं कहता हूं, अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। राम भारत की आस्था है, भारत के आधार है, भारत का विचार है, विधान है, चेतना है, चिंतन है, प्रतिष्ठा है, धन्यवाद, प्रताप है, राम ने की नीति भी है, नित्यान्न भी, निरंतर भी है, राम व्यापक है, विश्व है। इसलिए देश भर एक ही नारा गूंज रहा है, जो राम को लाए है वो हम पूरे उसको द्वारा लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, यू गॉट 5 minutes. Sir, I think my time मेरा has माइक been ऑन है सर, extended. Kindly ये वाला check. माइक, दूसरा वाला। 10 minutes. Yes. शुक्रिया सभापति जी। भगवान श्री राम के मंदिर की यहाँ बात हुई, पर भगवान राम के मंदिर में शीश झुकाने से पहले, सिया राम की आराधना से पहले राम को आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। कौन है तुलसीदास के राम? कौन है कबीर और रहीम के राम? कैसे हैं गांधी के राम? क्या है जन जन के राम? जान लें कि राम तो मोहब्बत का पैगाम है, राम तो न्याय है, राम तो करुणा है, राम तो कर्तव्य का बोध है, राम तो वचन की मर्यादा है, राम मूल्यों और आदर्शों की अनुपालना है, राम तो निर्बल के हैं, दीनहीन के हैं, राम तो शबरी के हैं, राम तो गरीब की झोपड़ी में टिमटिमाता हुआ एक दिया है, राम तो भेदभाव, छुआछूत और विषमता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज है। इसीलिए राम सत्य हैं। तो मैं सोचता हूं सभापति जी कि फिर जब राम ही मोहब्बत का पैगाम है, तो फिर राम के नाम पर नफरत कैसे फैलाई जा सकती है? जब राम वचन की मर्यादा के लिए 14 साल का वनवास है, तो फिर हुक्मरान रोज वचन तोड़ सत्ता का भोग कैसे कर पाते हैं? जब राम न्याय के प्रतीक हैं, तो फिर समाज के मठाधीश राम के नाम पर शोषित और वंचितों के खिलाफ चौतरफा अन्याय कैसे कर सकते हैं? जब राम संयम और सहिष्णुता है, तो फिर सत्ताधारी शक्तियां विभाजन और हिंसा के रास्ते पर क्यों चल रही हैं? जब राम शबरी के झूठे बेर हैं, तो फिर समाज के शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को भेदभाव का कोप भाजन क्यों बनना पड़ता है? जब राम नैतिकता की नीति और आदर्शों की उत्तमता है, तो फिर शासन की नीतियां जनमत के बहुमत को त्याग कर कुछ पूंजीपतियों की गोदी में कैसे बैठ गई हैं? शायद इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, मेरे साथी है नहीं, अब वो कोट कर रहे थे तो इसलिए, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरपवसी नरक अधिकारी। अर्थात जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। सभापति जी, जब राम न्याय, करुणा, संयम, सहिष्णुता, सदाचार, आदर्श और कर्तव्य के प्रतीक हैं, तो राम के नाम पर कभी भी नफरत, नकारात्मकता, निराशा, विवाद,
वैमनस्य, विद्वेष और हिंसा नहीं फैलाए जा सकते। यही राम नाम का सार भी है। भगवान राम को हम सब, पूरा देश, पूरी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों सभापति जी? यानी शासक द्वारा मर्यादाओं का अनुसरण और शासक की साधारण से साधारण नागरिक के प्रति जवाबदेही इसका सार है। कोई भी, कैसे भी, कभी भी शासक और सरकार से सवाल पूछ सकता है, जवाबदेही मांग सके, न्याय की आवाज उठा सके, शासक के आचरण पर सवाल खड़ा कर सके। यही तो राम राज्य है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान राम इसी लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं जब वो जनमत से संवाद करते हैं, और मैं वो 4 लाइन यहां पढ़कर बताना चाहूंगा। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कुछ प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कुछ भाषो भाई, तो मोही बरजहु भय बिसराई। अर्थात राम कहते हैं मैं राजा तो हूं, पर बेलाग कहता हूं, हे अयोध्या जन, आप अपने विवेक से सुनने और करने को स्वतंत्र हैं। अगर मैं भी अनीति करूं, राम ये कहते हैं, अगर मैं भी अनीति करूं तो आप मुझे रोक देना। क्या राम की इस मर्यादा की कसौटी पर आज के शासक और हुक्मरान खरा उतरते हैं? क्या आज सवाल पूछने पर आवाज दबा नहीं दी जाती? क्या सत्ता से सवाल पूछना अब जेल जाने का रास्ता नहीं बन गया? अभी एक्सटेंडेड टाइम पे है। क्या शासक के आचरण और नीतियों पर सवाल अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का कोप भाजन बनने पर मजबूर नहीं कर देते? क्या शासक के अंदर एक साधारण व्यक्ति के सवाल पूछने की हिम्मत बची है? शायद इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की अवधारणा को लेकर कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही सर्वधर्म निरश्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में किसी को तकलीफ नहीं होगी। न बेरोजगारी थी, न महंगाई थी, न संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता था। इतना ही नहीं, सभी धर्मों के लोग परस्पर सद्भाव से रहते थे। क्या वर्तमान सत्ता और उसके शासक इस सद्भाव और सदाचार पर खरे उतरते हैं? मैं ये उनके विवेक पर छोड़ता हूं। सभापति जी, महात्मा गांधी भगवान राम के सबसे बड़े उपासकों में से एक थे। उनके प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है। 1929 में उन्होंने पत्रिका यंग इंडिया में लिखा था, एंड आई कोट, राम राज्य का प्राचीन आदर्श निसंदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है, जिसमें सबसे कमजोर नागरिक बिना किसी कानूनी कार्यवाही के त्वरित न्याय के लिए प्रति आश्वस्त हो सकता है। क्या आज का शासन महात्मा गांधी की राम राज्य की इस परिकल्पना पर खरा उतरता है? मैं ये उनके विवेक पर छोड़ता हूं। सभापति जी, उत्तर भारत, खास तौर से हरियाणा में जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। लक्ष्मण जी भी कह रहे थे। इस 2 बार राम के उच्चारण का मतलब क्या? एक राम वो है जो वचन की मर्यादा के लिए महलों को त्याग कर 14 साल वनवास में चले गए थे, और एक राम वो है अयोध्यापति जो न्याय और प्रेम के प्रतीक हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा था, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उन्होंने कहा था, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में, सब श्वासों के श्वास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। मेरी पार्टी ने सदैव कहा कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आए उसे सब देशवासी स्वीकारें।
सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के अनुसार श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इसका सह सम्मान है। पर यह भी जान लें कि राम प्रेम है, न्याय है, सहिष्णुता है, सदाचार है, आदर्श हैं। अगर ये सब हैं, पर राम नाम और राम दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकते। राम नाम को राजनीतिक वोट के लिए इस्तेमाल करना पाप है। राम के नाम पर नफरत फैलाना महापाप है और राम के नाम पर हिंसा नरक का रास्ता है। इसलिए अब भी अगर आप नहीं बदले तो भगवान राम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जय सिया राम। धन्यवाद। डॉक्टर एल मुरुगन, 8 minutes. Respected Vice Chairman sir, today You'll speak in Tamil. You're speaking in Tamil, right? Yes, sir. Yeah. So today this is my first speech. That's why I would like to speak in my Tamil language. Please go ahead. Sir, this new parliament we are here. சோழர்களுடைய ஆட்சி, சோழர்களுடைய ஆட்சியில ராஜ பரிபாலனத்திற்கு, சிறந்த ஆட்சி நிர்வாகத்திற்கு, குட் கவர்னன்ஸுக்கு, ஜனநாயகத்திற்கு வழிகாட்டியாக இருந்த செங்கோல், அந்த செங்கோலை நம்மளுடைய இந்த புது பாராளுமன்றத்தில் வைத்து அந்த தமிழருடைய கலாச்சாரத்திற்கு பெருமை சேர்த்த திரு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இன்றைக்கு செங்கோலை இங்கு நிறுவியிருக்கிறார்கள். அந்த பாராளுமன்றத்தில் அயோத்தியில பகவான் ராமருக்கு ஆலயம் அமைத்து அதை பற்றின ஒரு விவாதத்தில் கலந்து கொள்வது எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எங்களுடைய தலைவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு, அயோத்தியில பகவான் ராமருக்கு ஆலயம் கட்ட வேண்டும், கோயில் கட்ட வேண்டும் என்பது அனைவருடைய, ஒவ்வொரு இந்தியரனுடைய கனவு, லட்சியம், எண்ணமாக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட 500 ஆண்டுகள் போராட்டம். அந்த போராட்டத்திற்கு சட்ட வடிவில் தமிழகத்தை சேர்ந்த மிக மூத்த வழக்கறிஞர் திரு மோகன் பராசரன் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 92 வயசுல மாத கணக்காக, நாள் கணக்காக, வாரங்கள் கணக்காக நின்று கொண்டு தன்னுடைய வாதத்தை வைத்து தங்களுடைய ராமர் கோயில் அந்த இடத்துல இருந்தது என்ற அந்த நிரூபித்த ஆதாரங்களை கொடுத்து ராமர் கோயில் கட்டுவதற்கான ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்து உதவி புரிந்தது திரு மோகன் பராசரன் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதுடன், இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்ல உத்தரவு வந்த பிறகு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் 2 ஆண்டுகளுக்குள்ள பூமி பூஜை போட்டு இன்றைக்கு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ராமர் கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. நாம் அதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம். நாம அந்த ராமர் கோயிலை பார்க்கிற பாக்கியம் நமக்கெல்லாம் கிடைத்திருக்கிறது. இந்த நேரத்துல இங்க இருக்கிற, அதாவது 500 நம்மளுடைய பெரியோர்கள் பல பேர் தியாகம் பண்ணியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் உயிர் தியாகம் பண்ணார்கள். அவர்களுடைய தியாகத்தை எல்லாம் நாம் இன்றைக்கு போற்றும் விதமாக நாம் இன்றைக்கு நேரடியாக ராமர் கோயில் கட்டும் பணியை, ராமர் கோயில் பிரான் பிரதிஷ்டை செய்த நம்மளுடைய கண்களால் பார்க்கிற அந்த பாக்கியத்தையும் அந்த சௌகரியத்தையும் நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். தலைவர் அவர்களே, தமிழ்நாடு ஒரு மிக ஆன்மீக பூமி. தமிழ்நாடு மிகப்பெரிய ஆன்மீக பூமி. தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ் பண்பாடு, தமிழ் மொழி உலகத்திற்கே எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்ற மொழி. அதனாலதான் நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் ஏக் பாரத் சிரேஷ்ட பாரத், ஒரே பாரதம் உன்னத பாரத்தின் கீழே தமிழ்நாட்டுக்கும் காசிக்கும் உள்ள தொடர்பு, தமிழ்நாட்டிற்கும் அயோத்திக்கும் உள்ள அந்த நீண்ட நாள் தொடர்பு, பல ஆயிரம் வருடத்திற்கான அந்த தொடர்பை புதுப்பிக்கும் விதமாக, அந்த தொடர்பை வலிமைப்படுத்தும் விதமாக, அந்த தொடர்பை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக காசிக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் உள்ள உறவை, காசிக்கும் தென்காசிக்கும் உள்ள உறவை, காசிக்கும் சிவகாசிக்கும் உள்ள உறவை புதுப்பிக்கும் விதமாக காசியில நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் காசி தமிழ் சங்கமத்தை நடத்தினார்கள். ஒரு முறை அல்ல, 2 முறை காசி தமிழ் சங்கமத்தை நடத்தினார்கள். இங்க புருஷோத்தம் ரூபாலஜி அவர்கள் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். அதே 400-500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அதே சௌராஷ்டிராவிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு புலம்பெயர்ந்த
தமிழ்நாட்டில் வாழுகின்ற மக்களை மீண்டும் அதே இடத்துக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்று சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கமம் நடத்தி அந்த மக்களை அந்த மூலம் அவர்களை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் காசி சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கத்தை நடத்திய பெருமை நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கு சாரும். ராமாயணம் இன்றைக்கு அயோத்தியை பத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த நேரத்துல தமிழ்நாடு, அதாவது குறிப்பாக ராமன் நாடு என்று சொல்லக்கூடிய ராமேஸ்வரம், அதே போல ராமநாதபுரம், தனுஷ்கோடி, திருப்புல்லானி எல்லாம் ராமாயணத்துல மிகவும் இடம்பெற்றிருக்கிறது. அதனாலதான் தமிழ் இலக்கியங்கள்ல குறிஞ்சி திணையில சொல்லியிருப்பாங்க, வாரணவாசி பதத்திலும் சொல்லியிருப்பார்கள், காசி நகரை போற்றி புகழ்கிறது 8 தொகை, கலித்தொகையிலையும் காசி நகரை பற்றி குறிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன. வாதவூர் வாரணாசி என புகழ்கிறது தேவாரம். காசியும் அயோத்தியும் தமிழ்நாட்டுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கின்ற அதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷமாக இருக்கிறது. தலைவர் அவர்களே, நம்மளுடைய அயோத்தியில ராமர் கோயில் கட்ட வேண்டும். ராமர் கோயில் கட்டி பிறகு அங்கு தேதி குறிக்கப்பட்டது, கும்பாபிஷேகத்திற்காக, பிரான் பிரதிஷ்டிக்காக தேதி குறிக்கப்பட்டது. அந்த தேதி குறிப்பிட்ட உடனே ராமரனுடைய பக்தனாக, இந்த தேசத்தினுடைய பக்தனாக நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் 11 நாட்கள், 11 நாள் 2 நாட்கள் அல்ல, 11 நாட்கள் கடுமையான விரதம் இருந்து, 11 நாட்கள் கடுமையாக விருந்து அந்த நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு பகுதியிலுமே நாசிக்ல தொடங்கி ஆந்திரா போய், கேரளா போய், தமிழ்நாட்டுல ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்தார். ஸ்ரீரங்கத்தினுடைய சிறப்பு என்ன? ஸ்ரீரங்கத்துல பகவான் ராமருடைய குலதெய்வமானது திருச்சிராப்பள்ளியில் இருக்கிற ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிறது என்ற ஐதீகம். மக்கள் அதை போற்றுகின்றனர். அங்கு வந்து அந்த இடத்துல தரிசனம் செய்துவிட்டு அங்கு கம்பர் இயற்றிய கம்பராமாயணம் முதல் முறையாக அந்த பாடப்பட்ட தலம் ஸ்ரீரங்கம். அந்த ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு நாள் முழுவதும் இருந்து கம்பராமாயணம் கேட்டுவிட்டு அங்க தரிசனம் செய்துவிட்டு ராமன் நாட்டிற்கு சென்றார்கள். 3 நாட்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து அவர் தன்னுடைய விரதத்தை 3 நாட்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்தார்கள். ராமன் நாட்டிற்கு சென்று ராமன் நாட்டுல அங்க இருக்கிற ராமசாமி கோயில்ல சாமி கும்பிட்டு விட்டு, அதே அருகில் இருக்கிற நம்மளுடைய புனித தீர்த்தத்துல நீராடி விட்டு, கோயிலுக்குள்ள இருக்கிற 21 புனித கலசங்கள் நீராடி விட்டு, அந்த நீர்ல வந்து அன்றைக்கு முழுவதும் தரிசனம் செய்துவிட்டு ராமகிருஷ்ண மடத்துல ஒரு துறவியை போல வெறும் தரையில, இவ்வளவு குளிர்காலத்துல வெறும் தரையில அங்கு படுத்திருந்து தன்னுடைய உபவாசத்தை, தன்னுடைய அந்த விரதத்தை, கடுமையான விரதத்தை கடைபிடித்து விட்டு அங்கிருந்து நேராக நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் அயோத்தியில சென்று அயோத்தியில ராமருக்கு பிராண பிரதிஷ்டை செய்து வைத்தார்கள். அதே போலதான் இந்த அயோத்தியில ராமர் கோயிலுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்னன்னா, நாம இன்றைக்கு அந்த கோயில் ஒரு பிரம்மாண்டமான கோயிலாக வந்திருக்கிறது. அந்த கோயில்ல 44 என்ட்ரன்ஸ் இருக்கிறது. அந்த 44 என்ட்ரன்ஸ்லுமே மிக பிரம்மாண்டமான மரவேலைகள் அந்த கலைஞர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த, குறிப்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த, வெள்ளிச்சந்தை சேர்ந்த மரசிற்பு கலைஞர் ரமேஷ் தலைமையிலான 50 கலைஞர்கள் அந்த 44 பிரம்மாண்ட கதவுகளை செய்து கொடுத்து இன்றைக்கு ராமர் கோயில்ல வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. தலைவர் அவர்களே, என்னுடைய சொந்த மாவட்டம் நாமக்கல் மாவட்டத்திலிருந்து வர்றேன். நாமக்கல் மாவட்டமும் கூட ராமாயணத்து கூட தொடர்பு உள்ளது, ராமருக்கு கூட தொடர்பு உள்ளது. அதனாலதான் அந்த ஊர்ல இருந்து அந்த கோயிலுக்கான 12 மணிகள், அதாவது பெல் என்று சொல்ல கோயில்ல இருக்கின்ற இந்த 12 மணிகளும் 36 கைப்பிடி மணிகளும் மொத்தம் 48 மணிகள் 40 நாமக்கல்ல இருந்து செய்யப்பட்டு ராமர் கோயில் இடத்துல நாம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது தமிழ்நாட்டின் மேல, தமிழ் மண்ணின் மேல, தமிழ் மொழியின் மேல எந்த அளவுக்கு நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் மரியாதை வைத்திருக்கிறார் என்பதை இதுதான் காட்டுகிறது. அதனாலதான் நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் எங்கு போனாலும் கூட உலகம் முழுவதும் போனாலும் ஐநா சபையில யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று கலியன் பூங்குன்றனார் வரிகள்ல அங்கு உறக்க சொன்னார்கள். 30க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில திருக்குறளை மொழிபெயர்த்து உலகம் முழுவதும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதனால நான் இங்க ஒரு சின்ன திருக்குறளை சொல்ல விரும்புகிறேன். முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு இறையென்று வைக்கப்படும். அதாவது யார், those who is giving good governance, சேவா, சுசாசன், கரீப் கல்யாண், he is treated like a god. This is told by महान ऋषि तिरुवल्लुवर ने कहा गुड सुशासन कौन अच्छा सुशासन दे रहा है, उन्होंने भगवान का इक्वल है हमारा तिरुवल्लुवर ने कहा। ऐसे ये हमारा प्रधानमंत्री जी ने
गुड गवर्नेंस लेके आज इतना बड़ा काम किया। हम क्या बोलते वो करते, कुछ लोग बोलते करते नहीं। ये तिरुवल्लुवर इसका भी कहा, சொல்லுதல் யாருக்கும் அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல்। You can tell anything, मैं ये करूं वो करूं, but what you tell, you told that you have to do that. What we told to the nation that Ayodhya, in the Ayodhya Ram temple has to be built, that Ram temple built it and dedicated to the nation। ऐसे ये हमारा प्रधानमंत्री जी ने काम किया। इस काम का मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि जन लोग के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। श्री समीर ओरां, 5 minutes। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आज बहुत उत्साहित भी हूं और बहुत भावुक भी हूं, इसलिए कि मुझे संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में अपने अंतिम संबोधन करने का यह अवसर आया, जिसमें भी राम के विचारों को सदन में रखने का यह अवसर आया है। उपसभापति महोदय, आज देश राममय है और राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। पूरे देश में हर व्यक्ति के ऊपर जो है रोम रोम में रमा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए जन कल्याण हेतु समर्पित भाव से यह कार्य चल रहा है। वर्षों से त्याग तपस्या और अनेकों राम सेवकों के बलिदान के पश्चात राम मंदिर का निर्माण हो सका है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तब वह भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उपसभापति महोदय, यह स्वयं में एक ऐतिहासिक क्षण था। जब टीवी में प्राण प्रतिष्ठा को देख रहे थे तो अपने आप सब लोग जो है भावुक हो गए थे और एक श्रद्धा का आंसू बह रहा था। निश्चित रूप से महोदय, एक समय ऐसा था जब श्री राम को लोग काल्पनिक बता रहे थे और अयोध्या में उनके जन्म को काल्पनिक बताया जा रहा था। मैं झारखंड से आता हूं उपसभापति महोदय। हमारे झारखंड में सिमडेगा के अंदर राम रेखा धाम है। बताया जाता है कि राम जब वनवास में गए थे, उस समय वहां जो राम रेखा में जो गुफा है, वहां पर विश्राम किए थे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहां भी हजारों हजार श्रद्धालु भगवान राम लला की स्थापना हो रही थी, उस समय वहां पूजा कर रहे थे। और वही आंजन धाम, जहां पर कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी वहां जन्म लिए हैं, वहां पहाड़ के ऊपर गुफा है। और यह भी बताया जाता है कि वही नेत्रहाट के लगा हुआ पहाड़ में है। बाल काल में जब हनुमान जी देखे कि वह सूर्योदय देखा जाता है, जमीन से निकलता हुआ लाली सूर्य, तो उन्होंने फल समझ करके लिया था। ऐसा भी वहां बताते हैं। वहां भी पूरे, चाहे समाज के सभी वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग, वहां पर पूरे श्रद्धा के साथ वहां रामलला की स्थापना के दिन में श्रद्धा भाव के साथ वहां पूजा पाठ कर रहे थे महोदय। परंतु यह जो है मंदिर निर्माण के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के समय जिस प्रकार से पूरा देश उत्सव के एक नए रंग में रंग गया था, जिस प्रकार लोगों ने अपने आराध्य स्वागत हेतु अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर दिवाली मनाई जा रही थी, उस दिन राम को काल्पनिक मानने वाले लोग श्री राम की अदृश्य शक्ति का एहसास जरूर किया होगा। सभापति महोदय, राम मंदिर आंदोलन में हमारे विचार परिवार के अनेकों लोगों ने बलिदान दिया है। आज मैं भारत माता के उन सभी वीर सपूतों को शीश झुकाकर नमन एवं श्रद्धांजलि करता हूं। सभापति महोदय, राम मंदिर निर्माण के पश्चात आज देश का आदिवासी श्री राम के दर्शन को पूरा उत्साहित है। आज आदिवासी समाज प्रभु श्री राम के एक विशेष लगाव है। सुबह उठते ही राम राम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं
कि ये माता सबरी एक बनवासी थी, भगवान राम स्वयं उनके कुटिया में गए और माता ने इतना उत्साहित होकर के उनको अच्छा बेर, मीठा बेर खिलाना है, इसलिए चक चक करके खिला रही थी। वैसे ही प्रेम और भाव का लगाव है। और हमारे बनवासी लोगों ने कई वर्षों तक भगवान राम के साथ वनवास के समय रहे हैं, इसीलिए आदिवासी समाज आज भगवान राम के आदर्शों के साथ चलता है और इतना प्रेम के साथ रहता है, इतना व्यवहारिक रहता है, अपनों को इतना मतलब अपनत्व तो समझता है। जैसे हनुमान चालीसा में कहा गया है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। इसका अर्थ है कि अपने लोगों के साथ पूरा प्रेम से रहो, पूरा व्यवहारिक रूप से रहो। ऐसा जिस समय सीता माता से हनुमान जी मिलने के लिए अशोक वाटिका गए थे, तो सूक्ष्म होकर के प्रेम भाव से, आस्था और विश्वास के साथ वहां गए थे। और वही हनुमान जब दुश्मन के लंका में गए तो लंका को भी जला दिए। तो इस भाव से जनजाति समाज भी अपने भगवान राम के साथ अपना वास्ता और नाता और विश्वास लेकर के चलता है। भगवान श्री राम को इसी लगाव के कारण देश के आदिवासी समाज ने राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय जो है राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के समय अयोध्या के लिए जन जागृति चल रहा था, उस समय आदिवासी गांव मध्य प्रदेश में एक जो है अलीराजपुर है, वहां इस कार्यक्रम का समापन हुआ, जिस समय आदिवासी समाज के लोग हजारों हजार वहां पर जो है एकत्र होकर के अपनी इस राम जन्मभूमि के लिए लोग काम किए थे। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे झारखंड से भी 1992 में सांझिया कोरवा जो प्रिमिटिव ट्राइब है, उनके नेतृत्व में यह जो है कार सेवा के लिए निकले थे, लेकिन उनको जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ट्रेन से उतार करके एक स्कूल के अंदर में जो रख दिया गया। 1 सप्ताह तक उनको अन्न पानी कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान राम की कृपा थी, इसलिए उन लोगों ने बहुत ही मतलब सुरक्षित और व्यवस्थित होकर के अपने गांव को लौट पाए। परंतु मैं बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के साथ अपने विशेष लगाव भाव के साथ आदिवासी समाज के लोग यातनाओं को झेलते हुए भी वो जो है समर्पित भाव के साथ आगे बढ़े। मैं बताना चाहता हूं कि जब राम मंदिर बन रहा था, उस समय हमारे जनजाति गांव के जो है आस्था का केंद्र है, वहां से 1100 से अधिक पूजा स्थलों से मिट्टी अयोध्या में लाई गई, जहां पर भगवान रामलला आज जो है स्थापित हुए हैं। महोदय, पहले की सरकार जो राम की भक्ति करने वालों को प्रताड़ित किया करते थे, विपक्ष के हमारे साथी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय से ही भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर पर राजनीति कर रहा है, इस प्रकार से जो है कहा जाता था। मैं इनको बताना चाहता हूं, भाजपा ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेताओं कार्यकर्ताओं के मन में राम है, राम है, राम है, इसलिए वो राम को छोड़ नहीं सकते। इसलिए प्रत्येक चुनाव में भाजपा ने राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया। महोदय, विपक्ष द्वारा घोषणा पत्र में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया जाता है, इसीलिए हमारे विपक्ष के साथियों को भी अपने घोषणा पत्र को भूलने की आदत पड़ गई है, ऐसा उनका अनुमान। इसलिए इन्होंने भाजपा के लिए लगाया था इन्होंने। लेकिन मैं बताना चाहता हूं महोदय कि राम मंदिर पर राजनीति कैसे की जाती है, इसका उदाहरण बताता हूं। एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती है, उसको राजनीति करना कहते हैं। श्री राम को टेंट में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उसको राजनीति करना कहते हैं। और महोदय, मैं विपक्ष के अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि भाजपा इन गंभीर विषयों पर राजनीति नहीं करती, परंतु यदि आपको भगवान श्री राम को उनका स्थान दिलाना राजनीति लगती है, तो मैं बताना चाहता हूं कि आगे भी अन्य स्थानों पर भी भारत की संस्कृति विरासत को पुनर्जीवित करते रहेंगे, ऐसा संकल्प है। महोदय, मैं आज देश के राजनीतिक परिदृश्य को कुछ पंक्तियों के माध्यम से सदन के समक्ष रखकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। रामचंद्र कह गए सिया से, एक ऐसा दिन भी आएगा भाजपा लाएगी 400 सीट,
विपक्ष गठबंधन भी बचा ना पाएगा। जय श्री राम। श्री बाबूराम निषाद 5 minutes। ठीक ठाक बैठ जाओ। आदरणीय उपसभापति जी महोदय, आपने मुझे राम मंदिर प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं देश के ऊर्जावान ऐसे गृह मंत्री अमित भाई शाह का भी धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर मिला है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जब राम मंदिर की बात आई है तो निश्चित रूप से मेरे मन के अंदर हर्ष है। मुझे खुशी है जो ध्येय और जो उद्देश्य लेकर गांव से निकला था, जब मैंने होश संभाला था तो मुझे रामायण ही की चौपाइयों से अवगत हुआ था, क्योंकि घर में भी रोज शाम में रामायण होती थी। निश्चित रूप से उस रामायण का भाव से अवगत होते होते जब होश आया कि राम मंदिर नहीं है, तो प्रण किया था कि मंदिर बनाने का संकल्प है। जिस दल और जिस विचारधारा के लोगों ने ये बीड़ा उठाया है, उसके साथ खड़े होकर काम करने के लिए चला था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को साथी मानते हुए, और जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, विश्व हिंदू परिषद ने कहा था, संकल्प था, इस देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया था, एक लक्ष्य लिया था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। निश्चित रूप से आज हर से खुशी है, क्योंकि बाबूराम निषाद हूं, मछुआरा हूं। जब निषाद हूं तो स्वाभाविक मेरे मन में और उत्साह जगता है, क्योंकि वो निषाद और केवट मेरे वंशज हैं, और वो निषाद और केवट निश्चित रूप से देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां उनके वंशज निषाद हो, कश्यप हो, केवट हो, कहार हो, मांझी हो, मझवार हो, रैकवार हो, ढीमर हो पाए ना जाते हो। भारी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन उस त्रेता काल में राम जी ने गले लगाया था, प्यार दिया था, स्नेह किया था, अपनी शक्ति दी थी। समाज से दूरियां जो थी मेरे समाज की, एक मैसेज दिया था, मित्र बनाया था, मित्र के भाव के अनुरूप सहेजने का काम किया था, चलने का काम किया था, चलाने का काम किया था। उस निषाद राज के प्रति जो राम जी का श्रद्धा भाव था, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों कि आज वो पिछड़ा समाज, वो दलित समाज ही है जो राम की व्यवस्था का अक्षर सा पालन करते हुए आज भी निरंतर यात्रा कर रहा है, चल रहा है। इस हिंदुस्तान के 125 करोड़ भाई बहन है, ऐसा हिंदुत्ववादी समाज है, ऐसा हिंदू समाज है जो इस व्यवस्था को अपनाता है और व्यवस्था के आधार चलता है। तभी तो यहां इसकी संख्या का घटाने का काम कई कालखंडों पे हुआ है, लेकिन जो राम की व्यवस्था है, जो राम का साम्राज्यिक आधार था, उस आधार पर जनता लगातार उस व्यवस्था से चली है। आज मैं इस सदन से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मोदी जी धन्यवाद करता हूं
कि राम की उस व्यवस्था का पालन तो अक्षर सा समाज करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े लंबे कालखंड से भूखा था, प्यासा था, दवाई से अछूता था, रोजगार नहीं था, रोटी नहीं थी, कपड़ा नहीं था, मकान नहीं था, विद्युत नहीं थी, शौचालय नहीं था, मां बहन की बेटी की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी। निश्चित रूप से यह समाज मूल्यों के आधार पर खड़ा था, सिद्धांतों के आधार चल रहा था, और निश्चित रूप से इस समाज को आज के दौर पर और उस राम के कालखंड से जोड़ते हुए मोदी जी ने जो एक विचार की, एक भारतीय संस्कृति की, एक धर्म की जो ध्वजा फहराने का काम किया है, और उसके साथ साथ इस समाज को बैठे बैठाए घरों में रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शौचालय देने का काम किया है। इसको कहते हैं पूर्णता को प्राप्त होना। मोदी जी, मैं बाबू राम निषाद मछुआरे समाज की ओर से, उस राम के त्रेता काल के निषाद की ओर से, केवट समाज की ओर से आपका आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि राजनीति में घर से निकला था, पिछड़े समाज से निकला था, किसान के घर से निकला था, तो यही उद्देश्य लेकर के निकला था कि इस जन की सेवा कौन कर पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, सांसद बनता या ना बनता, विधायक बनता या ना बनता, मंत्री बनता या ना बनता, कोई पद मिले या ना मिले, लेकिन मुझे जो मेरे हक, गरीबों का हक और अधिकार आपने दिया है, मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। मैं आत्मसंतुष्टि के लिए प्राप्त हुआ हूँ। वैचारिक रूप से मेरी गाय के लिए, मेरी गंगा के लिए, मेरे राम के उस मंदिर की स्थापना के लिए, राम का जो मंदिर आपने स्थापित किया है, निश्चित रूप से करोड़ों ऐसे राम भक्तों का समर्पण था। उसी समर्पण की आपने आभा के अनुरूप जो स्थापित किया है, चिरंतर काल तक इसी तरीके से आपका झंडा फहरेगा। बहुत हिम्मत के साथ, बहुत बुद्धि विवेकपूर्ण निर्णय के साथ जो आपने ये स्थापना की है मंदिर की, निश्चित रूप से इससे आध्यात्मिक, धार्मिक संवेदनाएं और समाज की बढ़ेंगी। मैं कह सकता हूं कि पीढ़ियों के संघर्ष, बलिदान का समर्पण ये प्रतीक का हमेशा रहेगा। राम और राम मंदिर की प्रशंसा, श्री राम के अस्तित्व को मिटाने के कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन आज भी वो हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, श्री राम इस राष्ट्र के प्राण तत्व हैं। राम भारत की भोर का प्रथम स्वर है। जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम है। जहां नीति और धर्म है वहां राम है। राम ऐसे दीप हैं जो कभी बुझ नहीं सकते। राम संपूर्ण भारत की कालजयी सनातन संस्कृति का मेरुदंड है। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं गरीबों के राम, ऐसे हैं मजलूसों के राम, ऐसे हैं पिछड़ों के राम। राम सबों के रोम रोम में बसते हैं, गरीबों के रोम रोम में बसते हैं। समाज के उन भाइयों को भी आज इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, मित्रों, निश्चित रूप से कभी पीड़ा होती है जब राम के अस्तित्व पर ही लोग प्रश्न खड़ा कर देते हैं। मैं आज सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। मंदिर की स्थापना हुई है, जाइए, ऐसे लोग जो प्रश्न करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जाके दर्शन करें और राम में राम राम रटते रटते आपकी नैया पार होगी। इसलिए राम के बारे में अगर कोई गलत तरीके से बयानबाजी आती है तो बहुत पीड़ा होती है। बहुत लोग मंदिर को लेकर राजनीति करते रहे, लेकिन उस राजनीति में उनको कभी किनारा नहीं मिला। राम और केवट, सबरी, जटायु, गिलहरी, वनवासी, प्रेमपत, अरे ऐसे सभी लोगों का संगत और साथ लिया राम ने केवट मांगी नाव न केवट आना, कहो तुम्हार मर्म में जाना। आज मोदी जी ने समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों का मर्म जानकर 10 साल के शासन में मैंने गरीब उम्मीद पालता था कि मैं नेता के चक्कर लगाऊंगा, मैं अधिकारी के चक्कर लगाऊंगा,
मैं जिला कलेक्टर के चक्कर लगाऊंगा तब मेरी सुविधाएं मुझे प्राप्त होंगी। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी के सुशासन में, मोदी जी के कानून के राज में आज मैं कह सकता हूं जो उनका हक और अधिकार था घर बैठे बैठाए उनके दरवाजे और घर में पहुंचा है। ऐसे मोदी जी ने उस राम की व्यवस्था को उस गरीब के अंदर तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत लंबा वक्त नहीं लूंगा। मुझे आज मेरी पार्टी ने और माननीय सभापति जी ने समय दिया बोलने के लिए, आपका अभिनंदन धन्यवाद करता हूं। अपनी बारी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। सोनल मान सिंह जी। अनेक धन्यवाद माननीय सभापति जी। राम मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुन रही हूं, परम संतोष हो रहा है। शुरुआत तो मैं अपने गौरवशाली यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार और धन्यवाद करते हुए मेरी बात आरंभ करती हूं। सुना है कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि त्रेता युग में ही श्री राम ने भारत जोड़ो यात्रा कर दी थी। अब उसकी पुनरावृत्ति यदि हो रही है तो किस तरीके से हो रही है वो हम देख रहे हैं। लेकिन मेरा विषय सर ये है कि हमारे शास्त्रों में विधि विधान है कि किसी मंदिर में जो अर्चना पूजा होती है वो षोडशोपचार के तहत होती है। 16 उपचार उसमें होते हैं, जिसमें गीत, संगीत, नृत्य, वाद्य, शंख, पुष्प, गंध, सुगंध इत्यादि सम्मिलित होते हैं। 16 चीजें। मुझे अत्यंत हर्ष है कि इसी विधान को, इसी नीति को, इसका पालन किया जा रहा है। और अभी मंडल पूजा वहां चल रही है 45 दिन की, जिसमें आखिरी दिन 10 मार्च को मुझे नृत्य सेवा प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिल रहा है। सर, मैं गुजराती हूं और गुजरात में जो दंडकारण्य है, डांग कहलाता है, जिला डांग, वहां मेरी माता जी का विद्यालय है, विश्वविद्यालय, गुरुकुल, जनजाति की लड़कियों के लिए। शबरी माता वहीं की हैं। सर, आज भी वहां गाना हम लोग सीखे हैं, राम रटन ए करती जाए, पगना ठमका देती जाए, एली भीलड़ी रे। भील जाति की शबरी पैर के ठुमके देती हुई, नाचती गाती हुई, राम रटन करती हुई, खट्टे मीठे बेरों को चखती हुई, राम आवे उनकी राह देखती हुई। ये शबरी के स्थान से मैं आती हूँ सर, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि उनको भी याद किया गया है। प्रत्येक जनजाति, प्रत्येक जाति के स्त्री पुरुषों को याद किया गया है। मैं एक सुंदर कविता सुनाना चाहती हूँ कि जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये बातें चली कि श्री राम लला ने आंखें खोली तो पलक भी झपकाई। अब मंद मंद स्मित वाले इस मुख के दर्शन करके तुलसीदास जी गोस्वामी जी की मुझे पंक्तियां याद आई, जिनको हम अक्सर नृत्य में करते रहते हैं। अरविंद सो आनन रूप मरंद, अनंदित लोचन भृंग पिए, मन मौन बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। सर, आभूषणों से, वस्त्र अलंकारों से श्री राम की चमक नहीं है, उनकी चमक दमक श्री राम की अपनी नीतियों से है, अपने व्यक्तित्व से है। भगवान विष्णु नारायण के वो अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और किसी ने कहा था सर अभी कुछ क्षणों पहले, एक माननीय सम्माननीय सांसद ने, कि वहां सीता माता नहीं देखी, अधूरा रहा।
तो सर मेरा कहना ये था कि सीता जी भूदेवी की प्रतिमूर्ति हैं, वो स्वयं भूदेवी हैं और भू पे पृथ्वी पे ही तो ये मंदिर बना है, इसीलिए सीता माता स्वयं वहां हाजिर हैं, तो इसमें उनको ढूंढने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सर मैं आपको एक ये भव्य दिव्य मंदिर का एक और मैं आपको पहलू दिखाना चाह रही हूं, जो सब जानते हैं कि आस्था श्रद्धा का ये महाकुंभ राम कुंभ कहलाए। ऐसा मुझे लगा कि जब मैं वहां प्राण प्रतिष्ठा में बैठी, अपलक घंटों तक सुबह से शाम तक हम बैठे, न भूख न प्यास, और जब देखा कि दक्षिण के कहां के लोग मात्र एक ये परिधान, एक वस्त्र में परिधान करके नंगे पांव चले आ रहे हैं, कोई शीर्षासन करके चला आ रहा है, कोई साष्टांग दंडवत करके चला आ रहा है, तो एक ऐसी मुझे भावना हुई जिसको शब्दों में व्यक्त करना शायद मुश्किल है सर, लेकिन मैं तो आर्टिस्ट रही, यहाँ तो नृत्य कर नहीं सकती लेकिन अवध में जन्म में राम सलोना, ये हमारा बधाई जन्म गीत बधाई है जो वहां प्रस्तुत होगा, अवध में जन्म में राम सलोना। तो सर मंगल गीत गाते गाते मैं यहाँ आई और मैंने कहा कि मुझे 5 मिनट दे दी जाए कि मैं श्री अपने राम लला के बारे में कुछ बोल सकूं, उनके गुणगान कर सकूं। और वैसे 10 मार्च को आप सभी आमंत्रित हैं, अयोध्या पधारिए और हमारी नृत्य संगीत सेवा का आनंद लीजिए। श्री राम लला मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगे। रस भक्ति भगवान को पसंद है, नी रस भक्ति भगवान को कतई पसंद नहीं है, तो उसी रस की वृष्टि करते हुए सर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। फिर एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्री राम। डॉक्टर अशोक मित्तल 2 मिनट्स। धन्यवाद आदरणीय सभापति जी कि आज आपने मुझे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर इस सदन में बोलने का अवसर दिया। सर ये हमारा एक विश्व स्तर का ऐतिहासिक आयोजन हुआ है जिसके साक्षी हम सब हैं। हम सब ने इस शताब्दी का सबसे बड़ा त्योहार मनाया, अपने अपने घरों में दिए जलाए, मंदिर में गए, अपने गांव में, अपने शहरों में, और 500 वर्ष बाद प्रभु जी को अपने घर वापस लेकर आए। सर मैं एक छोटी सी कविता से शुरू करना चाहूंगा। यहाँ की धूल भी चंदन, यहाँ कण कण में ईश्वर है, हो कलयुगी सारी सृष्टि में, यहाँ त्रेता निरंतर है, यहाँ खेले थे रघुराई कभी सरयू के घाटों पर, अयोध्या नाम है इसका, ये मेरे राम का घर है। सर प्रभु श्री राम के बिना हम भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उत्तर से दक्षिण तक देश को जोड़ते हैं, अयोध्या से धनुष कोडी तक जन जन को जोड़ते हैं। श्री राम हमारी एकता का प्रतीक है, हमारे समर्पण का प्रतीक है, हमारे त्याग का प्रतीक है, राम राम राज्य का प्रतीक है। सर हम सभी नागरिक मिलकर काम करते हैं। राम राज्य जैसी सोच है कि जिसमें सुशासन की कल्पना है। राम राज्य वो है जिसमें सबको योग्य बनने और योग्यता के अनुसार अवसर प्रदान करने का अधिकार है। राम राज्य पारदर्शिता है और इसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक को भी इसको लाभ पूरा मिलता है। सर बस आधा मिनट सर ये जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, ये एक अद्वितीय है। वेटिकन सिटी में सर तकरीबन साल में 1 करोड़ पर्यटक आते हैं और यहाँ राम मंदिर में 10 करोड़ से ज्यादा पर्यटक एक साल में और श्रद्धालु आएंगे। सर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जब आते हैं इस मंदिर में आएंगे, तो जो अयोध्या है वो विश्व की संस्कृति की राजधानी बनेगा, वो विश्व के पर्यटन की राजधानी बनेगा और वो विश्व धर्म की राजधानी बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर बस आखिरी 2 शब्द सर, बस 2 लाइनें सर हालांकि मैं कहना तो चाहता था, मैं कविता की 2 लाइनें सर। राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है,
राम बस भक्तों में ही नहीं, शत्रु के चिंतन में भी राम है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। मन से रावण जो निकाले, मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है, राम उसके मन में है, राम उसके मन में। श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे प्रभु राम नाम के वर्णन पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, भगवान महर्षि वाल्मीकि ने भरी राज्य सभा में प्रभु राम से कहा, हे राम, मैं ब्रह्मा का 10वां पुत्र, प्रचेता का पुत्र वाल्मीकि हूं। सत्य कहता हूं, यह दोनों पुत्र लव और कुश आपके पुत्र हैं। अस्त्र और शस्त्र से मैंने इन्हें पूर्ण कर आपको सौंपता हूं। आपने जो आदर्श संसार को दिया है वह अनंत काल तक पृथ्वी पर रहेगा और आपकी कीर्ति पताका लहराती रहेगी। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बात सत्य साबित कर दी। मोदी जी के आचार, विचार और व्यवहार में यह बात झलकती है। उनके लिए 2 पंक्ति बोलना चाहती हूं कि मानवता के पथ पर चलते रहना, गरल रस यानी जो वाक्य के यहाँ जहर मिलते हैं वो पीकर, गरल यानी जहर, गरल रस पीकर आगे बढ़ते रहना, बस चलते रहना, चलते रहना। महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जब बॉलीवुड संगीतकार गीतकार रविंद्र जैन ने 1980 में के दशक में एक गीत गाया था, सवा रुपया दे दे रे भैया, सवा रुपया दे दे रे भैया, राम शिला के नाम का, राम के घर लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। यह बहुत ही शानदार शब्दावली उन्होंने गाई थी। तब उन्होंने शायद ये कल्पना ही ना की होगी कि 40 वर्ष बाद राम मंदिर का निर्माण होगा और हम सब मिलकर हिंदुस्तान वासी अपने अपने घरों में हर वर्ग के आयु के, हर वर्ग के समाज के एक होकर इस राम मंदिर के अवसर पर उत्सव मनाएंगे। महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि जो लोग सत्ता में रहते हुए राम के नाम को नकार रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर रहे थे कि राम तो एक काल्पनिक कहानी है, राम सेतु भी नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि देखो समय का चक्र कैसा बदलता है। बोलने वाले आज किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। महोदय, मैं लास्ट में अटल जी की 2 पंक्तियां कहना चाहती हूं कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ, दीप बुझे पश्चिम गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमक उठा हिंदुस्तान हमारा। महोदय, धन्यवाद। श्री Go to your seat faster. Go to your seat. Before Sri Jagat Prakash Nadda ji speaks, on a special request, 2 minutes to Srimati Priyanka Chaturvedi, looking to the occasion, historic occasion, I have yielded to her request. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। सर, सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी और ज्यादा समय नहीं लूंगी। शिवसेना अगर इस ऐतिहासिक मौके पे नहीं बोलेगा तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक मौके का, मैं मानती हूँ, उल्लंघन होगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ सर, मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, खास करके उस पार्टी से जिसने अपना योगदान दिया है। मुझे अभी भी याद है, बाला साहेब ठाकरे जी से जब पूछा गया था कि क्या आपका हाथ, जब बाबरी मस्जिद को लेकर 6 दिसंबर की बात हुई थी,
कि आपका उसमें हाथ था। उन्होंने बाकायदा बेखौफ होकर कहा था, हाथ ही नहीं हमारा पैर भी था। ये अगर 500 साल, मुझे इस बात की हैरानी हो रही है। मैं त्रिवेदी जी को सुन रही थी। त्रिवेदी जी पूरा का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे थे, पर सर ये उन लोगों का अपमान होगा जिन्होंने 500 साल की आहुति इस महायज्ञ में दी है, जिसकी वजह से प्राण प्रतिष्ठा का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ये उसका अपमान होगा जो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़े हैं, वो साधु संत, वो इतिहासकार, वो आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। मुझे अभी भी याद है सर, बस एक 30 सेकेंड और लूंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब कहा था कि उनसे ये गलती हुई थी 6 दिसंबर की, तब ये भी कहा गया था कि उमा भारती जी को जब कहा गया था इसको रोके, जगत प्रकाश नड्डा, nothing will go on record now. Nothing will go on record. Nothing will go on. Thank you. Nothing will go on record now. श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी। सभापति महोदय, मैं आज रूल 176 के तहत राम जन्मभूमि के निर्माण पर और प्राण प्रतिष्ठा पर चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। जब हम राम जन्मभूमि और उसके प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा करते हैं तो मेरे लिए यह कोई किसी विषय पर सिर्फ बोलना ही नहीं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे पवित्र विषय पर इस सदन में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस ऐतिहासिक विषय पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह हम सब के लिए बहुत ही गौरवशाली घड़ी है। यह गौरवशाली पल है, समय है कि हम सब लोग अपनी आंखों से रामलला को विराजमान होते हुए उसकी प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से हम सबको देखने का सौभाग्य मिला। इस ऐतिहासिक घड़ी के हम पार्ट एंड पार्सल बने। इस ऐतिहासिक घड़ी को हम सब लोगों ने अपने साथ आत्मसात किया। ये ईश्वरीय कृपा के बगैर संभव नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को उस ईश्वर का धन्यवादी होना चाहिए जिसने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम इस मौके पर अपने आप को शामिल करें। 500 साल का लंबा संघर्ष 1528 से लेकर 2023 तक कितने पीढ़ियां बीत गई, कितना समय बीत गया, कितना लंबा संघर्ष चला। हम तो कहते हैं कि राम जी का वनवास 14 वर्ष का था, लेकिन राम जी का वनवास तो 500 साल का भी हुआ। एक तरीके से उनको टेंट में रहना पड़ा, तकलीफों में रहना पड़ा, और उसके बाद आज जब रामलला अपने मंदिर में, अपने महल में विराजमान होते हैं, यह हम सब के लिए एक ऐतिहासिक घड़ी और गौरवशाली घड़ी है। जब हम 500 साल का इतिहास बताते हैं तो वो गुलामी भरा इतिहास, संघर्ष भरा इतिहास है। और जब हम 22 जनवरी 2024 की बात करते हैं तो हम उस दिन को स्पिरिचुअल, कल्चरल कॉन्शियंस का रिसर्जेंस का दिन मानते हैं। वह आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण का दिन होता है, यह भी हमको ध्यान में रखना है। और ये दिन कोई 1000 साल नहीं, कोई 10,000 साल नहीं, सहस्र शताब्दियों तक इस दिन को याद रखा जाएगा। ऐतिहासिक दिन होगा, यह भी हमको याद रखना चाहिए।
भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये इस देश की आत्मा है, ये इस देश का संस्कार है, ये इस देश की जीवन पद्धति है, यह इस देश की मर्यादाओं के बारे में चर्चा करने का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इसको हमको समझना चाहिए। और इसके साथ साथ हम सब लोग उनको भगवान राम की तरह, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह तो देखते ही हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसका भी मार्ग प्रशस्त करते हैं तो भगवान राम का जीवन करता है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और भगवान राम सिर्फ सनातन धर्म में नहीं देखे जाते, अनेक धर्मों के ग्रंथों में राम विराजमान है। अनेक धर्मों के दृष्टि से राम को लोगों ने अपनाया है और अनेक देशों ने भी राम को अपना माना है। अगर हम गुरु ग्रंथ साहब की बात करें तो उसमें भी राम का, अन्य धर्मों की बात करें तो उसमें भी राम का उल्लेख मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम देश के दृष्टि से भी देखें तो थाईलैंड के जो राजा हैं वो किंग ऑफ द, उनको भी हम किंग होल्ड ऑफ द रामा कहते हैं और 10th रामा कहते हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कहते हैं किंग, उसका टाइटल है द किंग रामा द 10th। ये थाईलैंड में राजा को कहा जाता है, इसके नाम से संबोधित किया जाता है। अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में जो मुस्लिम प्रधान देश है, वहां भी रामायण प्रतिदिन ब्रॉडकास्ट होती है, वहां के टेलीविजन पे, वह भी सरकारी उसमें, उसको भी हमको ध्यान में। और उसी तरीके से साउथ कोरिया की रानी की वंशावली भी राम से प्रारंभ होती है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम उसको संकुचित नहीं कर सकते, राम को हम संकुचित दृष्टि से राम को नहीं देख सकते, और हमको उसको विराट रूप में देखना पड़ेगा, एक जीवन पद्धति के रूप में देखना पड़ेगा। यह हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि ये जो 500 साल का संघर्ष है, इसमें अनेक राजाओं ने संघर्ष किया, जनता ने संघर्ष किया, साधु संतों ने संघर्ष किया, हमारे निहंग भाइयों ने संघर्ष किया, और अभी का ताजा ताजा संघर्ष हमारा पिछले 30 साल का संघर्ष आप सब लोगों ने देखा है। इस संघर्ष में अगर मैं 500 साल की बात करूं तो हजारों जिंदगियां गई हैं, हजारों ने अपने आप को आहूत किया है। और पिछले 30 साल की भी अगर हम बात करें तो सैकड़ों में लोगों ने अपने आप को आहूत किया इस राम जन्मभूमि को, अपने रामलला को वहां विराजमान करने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, और मैं समझूंगा कि हाउस का भी ये मत होगा कि उन तमाम लोगों ने जिन्होंने संघर्ष में अपना जीवन दिया है, उनके प्रति हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। हम सब लोगों ने, जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने 1989 में पालमपुर के प्रस्ताव में इस बात को स्पष्ट किया था कि राम जन्मभूमि पर रामलला का विराट मंदिर बनने के रास्ते को हम प्रशस्त करेंगे। हमने 1989 में कहा था। उस समय लोग बोलते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, और हमने कहा था कि हम अपने प्रस्ताव के माध्यम से बताते हैं कि हम रामलला के मंदिर को बनाने के लिए हम मार्ग को प्रशस्त करेंगे, और उसको करने के लिए हम सब लोगों ने एक तरीके से एकजुटता होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। यह दीगर बात है कि जब सारा देश एकजुट था, जिसका प्रमाण हमको 22 जनवरी को देखने को मिला, दुनिया एकजुट हुई, सारी दुनिया ने एक माना, तो कुछ लोगों ने अलग राग भी अलापा और अलग तरीके से भी उसको देखने का प्रयास किया। और जब अलग तरीके से देखने का प्रयास किया तो उसमें रुकावटें डाली, रोड़ा डाला, अटकाना, लटकाना, भटकाना, रास्ते से अलग तरीके से ले जाना,
ये भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन मुझे वो भी समय याद है, मैं उस समय युवा होता था और युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, जब उस समय हमने वो गोलियां भी देखी, वो लाठियां भी खाई, वो जेल के दर्शन भी किए, वो कार्यालयों की बंदी भी देखी, और वो दिल्ली में जो लोग कहते थे कि परिंदा भी नहीं फटकेगा, वहां आंदोलन भी देखा, वो भी हम लोगों ने समय देखा। मैं उसका चश्मदीद गवाह। इसलिए अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जब मैं खड़ा होकर के बोल रहा हूं तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, और मैं जिसे मैं कहता हूं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने वो सब, जितना वो संघर्ष का काल था, वो देखा है। हमने अटल जी का वक्तव्य देखा, हमने अडवाणी जी का संघर्ष देखा, हमने वो लाठियां चार्ज जब हुई वो देखी, हमने साधु संतों का संघर्ष देखा। लेकिन वही भला जो अंत भला, वो अंत भला हुआ, और हम एक लंबी प्रक्रिया के बाद इस कार्य को हम कर सके। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म ने और देश ने अपने धैर्य का भी पूरा परिचय दिया है। धैर्य के साथ अनेक विपदाएं आई, अनेक समस्याएं आई, हर तरीके की मुसीबतें आई, लेकिन जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उसी तरीके से तमाम मर्यादाओं को रखते हुए रामलला को विराजमान करने का काम भारत के लोगों ने किया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें अपना योगदान किया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे सम्माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के घर कमलों द्वारा, यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। ये सबसे उचित घटना घटी जब भारत का प्रधान सेवक, जब भारत का प्रधान प्रशासक, जो सांसारिक होने के बावजूद भी सारे यम नियमों को मानता हुआ एक सन्यासी का जीवन जीता हुआ वो प्राण प्रतिष्ठा करता है, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। और उनके कर कमलों द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मुझे वो भी समय याद आता है। देखिए, काल कैसे बदलता है, समय कैसे बदलता है, और विचार भी कैसे बदलते हैं। एक वो समय था जब एक प्रधानमंत्री सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में जाना अपनी ग्लानि समझते थे, और एक ये भी समय आया जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए, रघुनाथ के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों द्वारा, और उनके बराबर का उचित व्यक्ति, प्रधान प्रशासक, प्रधान सेवक, और उसके साथ साथ पूरे यम नियम, सांसारिक व्यक्ति रहते हुए भी एक सन्यासी का जीवन जीते हुए, और जिन्होंने, गोविंद गिरि जी महाराज ने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा, उन्होंने कहा कि यम तो 3 दिन का था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का कठोर यम करने के बाद फॉर 11 डेज जमीन पर सोना, नारियल पानी का सेवन करना, अनेक स्थानों पर जाना, जहां जहां राम के जीवन में जिस जिस जगह का स्थान था, फिर चाहे वो गिलहरी का स्थान था या अन्य स्थान थे, सभी पूज्य योग्य स्थान पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जाना, 11 दिन का तप करना, और उसके बाद अपने कर कमलों द्वारा उस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करना, यह अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक समय और दिन को देखने का विषय बनता है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, ये भारत के लिए और हम सब के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। हमने कभी इसमें से कोई स्कोर लेने की कोशिश नहीं की है, हमने कोई इसमें से कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की है। मुझे याद है, मैं युवा था जब इस विधानसभा में, इस राज्यसभा में कुछ सदस्य होते थे और लोकसभा में हम 2 थे, तब भी राम के लिए हम स्ट्रगल कर रहे थे, और आज 303 है, तब भी हम राम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी हमने दिन देखा। और फिर चाहे कोर्ट का वर्डिक्ट हुआ, पहले हाई कोर्ट का हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट का हुआ, 5 जजों के द्वारा एक मत से फैसला हुआ, सभी लोगों ने फैसला किया, उसके बाद शिलान्यास हुआ,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। किसी भी ओकेजन पर, किसी भी समय पर कोई भी राजनीतिक वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। ये देश की अस्मिता को संभाल करके हम लोगों ने, वी नेवर गेव ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, वी नेवर ट्राइड टू टेक अ पॉलिटिकल एडवांटेज आउट। इट वाज आवर कन्विक्शन, इट वाज आवर कमिटमेंट, और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हर तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया, और कभी भी हम लोगों ने उसमें राजनीति नहीं की, किसी भी तरीके का राजनीतिक बयान नहीं दिया। इसकी हम लोगों ने परिकल्पना को पूरा किया है। मैं जब राम राज्य की बात करता हूं तो संविधान में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राम को अंकित किया है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना की है। और राम राज्य की कल्पना करने में हम लोगों ने हमेशा इस बात की चर्चा की है कि हम किस तरीके से गरीब लोगों की चिंता कर सकें और उनके बारे में हम सोच सकें, उसकी हम चिंता कर सकें, यह हमारे लिए आवश्यक है। और आज मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं और गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जब हम इस देश पर शासन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो हम उसी कल्पना को, राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए लगे हैं और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सबके सशक्तिकरण का, इन सबको ताकत देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों ने और उनके कार्यक्रमों ने किया है। उसको अमली जामा पहनाया है, उसको ताकत दी है। हमने सभी जातियों को जोड़ने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास नहीं किया। हमने सबको साथ लेकर के चलने की बात की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और अगर मैं उज्ज्वला की बात करूं, क्या वो किसी धर्म के लोगों को मिल रहा है? क्या वो किसी जाति के लोगों को मिल रहा है? क्या वो किसी जाति की महिलाओं को मिल रहा है? क्या यह किसी वर्ग को मिल रहा है? वो सबका साथ, सबका विकास का स्पिरिट है, इसको हमको समझना चाहिए। वो उजाला योजना, वो सौभाग्य योजना, कभी हम लोगों ने सौभाग्य योजना में वो 2.5 करोड़ घरों को देखा कि किस जाति के हैं? वो उजाला योजना, हमने कभी सोचा कि ये 18,000 गांव किस जातियों के गांव हैं? हमने कभी नहीं सोचा। सबके विकास के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अब जब मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बोलता हूं तो 80 करोड़ की जनता, ये किसी जाति की है क्या? ये किसी धर्म की है क्या? सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, जो गरीब है उसकी चिंता की गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये राम राज्य की कल्पना को साकार किया, ये राम राज्य की कल्पना को साकार करने का काम किया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि आज 25 करोड़ लोग इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। उनको उसमें से निकलने का मौका मिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों की बात तो बहुत लोगों ने की, लेकिन कब किसान की चिंता हुई? आज हर चौथे महीने किसान के घर पे उसके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए जमा होता है। और संख्या कितनी है? 11 करोड़ 78 लाख किसानों के उसमें जमा होती है। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खातों में जा चुका है। ये किसान की चिंता हुई। स्वच्छता अभियान, मुझे याद है राम मनोहर लोहिया जी बोला करते थे, मुझे शर्म आती है जब मेरी जीप चलती है तो उसके आगे मैं नेशनल हाईवे पर देखता हूं कि झुंड की झुंड महिलाएं लोटा लेकर के अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए जाती हैं। ये 66 में कहा था, किसी ने चिंता नहीं की। और जब लाल किले के प्राचीर से चर्चा की स्वच्छता अभियान की प्रधानमंत्री जी ने, तो लोगों ने खिल्ली उड़ाई। लेकिन वही स्वच्छता अभियान ने आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया है, लाइफ विद डिग्निटी दी है और महिला का सशक्तिकरण, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का काम किया। और महिलाएं नहीं आई सिर्फ,
महिलाओं के साथ 12 करोड़ बच्चे भी आए, 12 करोड़ परिवार भी आए। लाइफ विद डिग्निटी जीने का अधिकार उनको मिला, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे यहां जब मैं राम राज्य की कल्पना की बात करता हूं और जब मैं बोलता हूं सभी गरीब की चिंता होनी चाहिए, सभी लोगों की चिंता होनी चाहिए, यहाँ बहुत से मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, कभी कभी ये एमएलए रहे होंगे, हम लोगों में से भी बहुत से लोग एमएलए रहे होंगे। हम क्या चिट्ठी लिखा करते थे, आप भी सभापति महोदय लंबे समय सांसद रहे, उन दिनों हम क्या चिट्ठी लिखते थे, प्रधानमंत्री जी इस व्यक्ति के हार्ट का ऑपरेशन होना है, इसमें 1.25 लाख रुपए खर्च होने हैं, ये बहुत गरीब परिवार का है, इसके आर्थिक सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है, कृपया आप अपने प्रधानमंत्री राहत कोष से इसको 1.5 लाख रुपए देने की कृपा करें, अनुशंसा करें, कृपा करें। ये चिट्ठियां हम लिखा करते थे। 10 चिट्ठियां लिखते थे, 12 चिट्ठियां लिखते थे, 2 पर सैंक्शन होता था, 10 रह जाते थे, मालूम नहीं क्या होता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमें कुछ बड़ा सोचना है, और आज मुझे खुशी होती है कि 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 10 करोड़ 74 लाख फैमिलीज, 55 करोड़ पीपल, 55 करोड़ लोग, जो भारत की आबादी का 40% बनता है, 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इनको 5 लाख रुपए का हर साल सालाना गंभीर बीमारियों से लड़ने का इलाज करने के लिए आज व्यवस्था की। कभी सोचा था आयुष्मान भारत? और कौन लोग हैं ये, मैं बार बार बोलता हूं, ये गरीब लोग हैं, रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, लिफ्ट मैन, क्लीनर, बाल काटने वाला, जूते का काम करने वाला, ऐसे गरीब लोग बेचारे जो अपने गंभीर बीमारी का इलाज नहीं कर सकते थे, उनको आयुष्मान भारत में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और वह भी हम सबके ध्यान में है। ये हर घर जल, ये क्या एक तरीके से हम लोगों ने नई आजादी नहीं देखी क्या? आप सब लोगों में बहुत से लोग शहर के रहने वाले होंगे, आप लोगों को शायद इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन मैं तो पहाड़ी प्रदेश से आता हूं। वैसे तो महाराष्ट्र के भी बहुत से सूखे इलाके आपने देखे होंगे, गुजरात में भी देखे होंगे, बाकी सब जगह देखे होंगे, आपने राजस्थान में भी देखा होगा, आपने अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा, लेकिन मेरे पहाड़ी इलाके में बहनें 2-2 किलोमीटर पहाड़ से उतर करके नीचे आती थी और एक घैला पानी लेकर के फिर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ती थी और दिन का गुजारा करती थी। ये भी जमाना हमने देखा है, और आज मुझे खुशी होती है कि आज हर घर नल, हर घर जल, ये पहुंचाने का निर्णय लेकर के इसको भी पूरा करने का काम जो है, उसको करने का काम किया गया है। हमने क्यों, आप घटनी की बहुत जल्दी हो रही है, अच्छी बात सुनने के लिए थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा। मैं तो सबको शांति से सुनता हूं, नहीं वो समय पर बजती है, हमारी पार्टी का टाइम है, हम जानते हैं। वैसे बहुतों की घंटी हम बजा चुके हैं। राम राज्य नहीं चाहिए। जहां तक नारी शक्ति का वंदन का सवाल है, 30 years this parliament waited, 30 years, and it is under Prime Minister Narendra Modi ji that within 3 days नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हो गया और वह नारियों को शक्ति मिल गई। यह भी हमने देखा। अगर मैं किसान की बात करूं, फर्टिलाइजर की बात करूं, तो किसी के ध्यान में ही नहीं था कि नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से हम किसानों को ताकत दे सकते हैं। और अब तो हम नैनो फर्टिलाइजर की तरफ जा रहे हैं, जहां बोरी की जगह पर एक छोटी सी बोतल में वो फर्टिलाइजर आएगा। एक क्रांति के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जनधन योजना का मजाक उड़ाया गया। मैं यहां ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, मिसेस गांधी ब्रॉट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1971-72 और कहा था कि गरीबी की चिंता होगी, गरीबों की चिंता होगी और बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खुले रहेंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, इन 2014, 1971 से लेकर के 2014 तक बैंक के दरवाजे की चौखट को क्रॉस करने वालों की संख्या 2.25 करोड़ थी, सिर्फ 2.25 करोड़। और आज मैडम निर्मला सीतारमण जी में करेक्ट, लेकिन आज 50 करोड़ से ज्यादा बैंक के खाते खुले हैं गरीब लोगों के। यह परिस्थिति
और ये इस बात को बताता है, ये जनधन खाते के माध्यम से हमारी 25 करोड़ बहनों को कोरोना के टाइम पर 500-500 रुपए उनके घरों में, उनके खातों में पहुंचा, अनइमेजिनेबल। तो वो भी हम लोगों ने देखा। उसी तरीके से श्रमिक लॉज के दृष्टि से जो कल्याण हुआ है उसको भी हम लोगों ने देखा। अनेक स्कीमों के माध्यम से सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। और जब मैं राम राज्य की कल्पना की बात करता हूं तो एक बात और ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, और हमारे बहुत से विद्वान, हमारे विपक्ष के नेतागण भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। कोरोना में दुनिया के देशों ने अपने आप को असहज और असहाय समझा और देखा, लेकिन यह भारत अकेला था जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डिसाइसिव डिसीजन लेकर के इस देश को कोरोना से बचाने का काम किया। तो भारत, वेस्ट कुड नॉट डिसाइड वेदर इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट और ह्यूमैनिटी इज इंपॉर्टेंट। वेस्ट कुड नॉट डिसाइड। ईस्ट, जापान एंड अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो कुड नॉट डिसाइड, बट इंडिया कुड डिसाइड। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जान है तो जहान है, और इसीलिए समय पर लॉकडाउन लगाया, देश को तैयार किया। और जब देश तैयार हो गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी है और जहान भी है। अब दोनों की चिंता की। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुझे मालूम है सभापति जी, इस देश में नेशनल प्रोग्राम पर पोलियो का बनने में 26-27 साल लग गए। ट्यूबरक्लोसिस के प्रोग्राम को बनने में 28 साल लग गए। जापानीज इंसेफ्लाइटिस का इंजेक्शन आने में 100 साल लग गए। 1906 में इंजेक्शन आ गया था जापान में, और भारत में पहुंचा वो 2006 में, और 2012 में 14 में आकर के वो नेशनल प्रोग्राम बना। ये स्थिति आकर के खड़ी रही। लेकिन जब कोरोना आया तो 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दी, और डबल डोज के साथ बूस्टर लगा करके 220 करोड़ लोगों को उनको इस दृष्टि से वो किया गया। ये सारी बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि राम राज्य की कल्पना को लेकर के हम चले हैं। धारा 370, ट्रिपल तलाक, ये सब किसी ने कहा था कि ये घिस के घिस जाएगा। उनकी राजनीति घिस गई, पर 370 नहीं घिसा। उसको घिसने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इच्छा शक्ति लगी, तब जाकर के धारा 370 गई। और उसी तरीके से ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हमारे सामने शाबानों का केस भी है। आज ये राम राज्य की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है कि ट्रिपल तलाक में हमारी मुस्लिम बहनों को भी आजादी के साथ जीने का अधिकार मिला है। इस बात को भी हम ध्यान में रखें। अध्यक्ष महोदय, सभापति जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह ऐतिहासिक पल है जब रामलला विराजे हैं, और ये जो स्पिरिचुअल कॉन्शियंस का रिसर्जेंस हुआ है, ये जो कल्चरल कॉन्शियंस का रिसर्जेंस हुआ है, ये आध्यात्मिक चेतना का जो रिसर्जेंस हुआ है, ये 22 जनवरी को सदा सदा याद किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति और उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति का भी इसमें परिचय हम सबको मिलेगा, ये मैं कहना चाहूंगा। मैं ज्यादा और ना कहता हुआ, क्योंकि आज खुशगड़ी है, लेकिन मैं हमेशा एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमें फैसला करना चाहिए। अब कई बार लोगों से बोलते हैं तुमने 22 जनवरी को कांग्रेस इवेंट बना दिया, कांग्रेस इवेंट, बीजेपी इवेंट बना दिया, बीजेपी इवेंट बना दिया। मैं पूछता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं भी कहा था उस कार्यक्रम में। बीजेपी का कौन था वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो भारत के प्रधानमंत्री। वो तो न्यास ने किया, इट वॉज नॉट ए बीजेपी इवेंट। लेकिन हाँ, अगर किसी का कर्म उसको कचोटे और वह उसमें शामिल होने से रह जाए तो मैं क्या करूं? तो हम क्या कर सकते हैं? इस दुविधा के बारे में हमको सोचना चाहिए। और मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करने से पहले कहूंगा, राम नाम कड़वा लगे, मीठा लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। जोर से बोलो जय सिया राम। लीडर ऑफ द हाउस।
माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी के इतने ओजस्वी उद्बोधन के बाद मैं समझता हूं ये पूरा सदन इस बात पर सहमत होगा कि पूरा देश 140 करोड़ देशवासी आज प्रसन्न है कि भारत की आस्था, भारत की अस्मिता आज किस प्रकार से जागृत हुई है और 140 करोड़ भारतवासियों की उम्मीदों को पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की उस सुंदर मूर्ति की, उस दिन कैसे पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल रहा। मैं एक बात जरूर सदन के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस ऐतिहासिक अवसर ने आने वाली कई सदियों के लिए भारत में हमारे परंपराओं के पुनर्जागरण और विकसित भारत की नींव को सशक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि राम से राष्ट्र और देव से देश तक हमारे लिए अपनी चेतना को विस्तार देना जरूरी है। मैं समझता हूं निश्चित रूप से जो 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है, जो उनकी दूरदृष्टि और सोच है, विचार है, जिसके लिए इस अमृत काल में बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ बड़े बड़े कार्यक्रम को धरातल पर उतारा जा रहा है, उससे मेरा पूरा विश्वास है कि भारत आने वाले अमृत काल में अमृत पीढ़ी के भरोसे, अमृत पीढ़ी के बलबूते पर एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनेगा। लेकिन मैं इस सदन का ध्यान एक विषय पर जरूर आकर्षित करना चाहूंगा। राम जन्मभूमि के आंदोलन का अगर हम इतिहास देखें तो इस इतिहास में राजाओं ने, संतों ने, निहंगों ने, अलग अलग संगठनों ने और कानून के विशेषज्ञों ने भी लगातार संघर्ष किया। यह एक जाति या एक संगठन, एक मान्यता या एक क्षेत्र की लड़ाई नहीं थी। इसमें कई लोगों और संगठनों ने गिलहरी के समान अपना अपना योगदान भी दिया और वीर वानरों के समान अपने जान भी गंवाई। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, देश के कोने कोने के लोगों ने इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है। 1990 में जब इस आंदोलन ने गति पकड़ी, तब इसमें जितना योगदान श्री मुत्थुस्वामी जी का था, उतना ही बिहार के संजय कुमार सिंह का था। इसमें दक्षिण के पेजावर मठ के श्री विश्वेशा तीर्थ स्वामी का उतना ही योगदान था जितना राजस्थान के प्रोफेसर महेंद्रनाथ अरोड़ा का। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कांची पीठ के सरस्वती स्वामी जी ने उतना ही योगदान दिया जितना निहंग सिख भाई बहनों ने दिया। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी, इस आंदोलन में मंदिर के ढांचे की उपस्थिति को दृढ़ता से बताने वाले आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर के मोहम्मद का भी उतना ही योगदान है जितना डॉक्टर केवी रमन का है। श्री षणमुगनाथन ने तमिलनाडु के गांव गांव तक साइकिल से राम मंदिर के संदेश को पहुंचाया। वास्तव में राम मंदिर आंदोलन ने देश को एक करने का कार्य किया। कार सेवकों ने भी इसके लिए जो संघर्ष किया, इसको बुलाया नहीं जा सकता। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अद्भुत योगदान रहा इस आंदोलन में,
इसके ऊपर भी अगर हम थोड़ा ध्यान आकर्षित करें, सदन का ध्यान मैं आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। कैसे दशकों पहले मोदी जी ने संकल्प लिया था राम मंदिर राम जन्मभूमि स्थल पर ही बनना चाहिए और वहीं बनाया जाएगा जहां राम। Time of the House sitting is extended till we conclude the present proceedings listed. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प लिया था राम मंदिर राम जन्मभूमि स्थल पर ही बनाया जाएगा जहां राम का जन्म हुआ था। दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। गुजरात के लोक अदालत में माय अयोध्या कार्यक्रम में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था उसे सिद्धि तक पहुंचाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 1970 के दशक में जब राम जन्मभूमि की बात ने न तो दिल्ली दरबार में थी और ना ही किसी को इस आंदोलन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां थी, सड़कों पर इसकी चर्चा पर प्रशासन का कड़ा नजर रहता था, तब उन्होंने लोगों को राम जन्मभूमि के बारे में जगाना शुरू किया था। राम जन्मभूमि पर दिए गए उनके भाषण इतने लोकप्रिय हुए कि उनकी ऑडियो कैसेट्स बनाई गई और लोग उन्हें चाव से सुनना चाहते थे। उन्होंने जन जागरण के लिए घर घर की यात्राएं भी की। 1989 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामशिला का जो पूजन का कार्यक्रम हुआ उसको भी दिशा दिया, जिसमें लोगों ने पत्थरों और ईंटों को मंदिर निर्माण के लिए दान में दिया। वे गोस्वामी तुलसीदास के कथन राम काज करीबे को आतुर को बीच मंत्र बनाकर चलते रहे। माननीय अध्यक्ष जी, जीवन में प्रेरक प्रतीकों का बहुत महत्व है और यह शिला इस आंदोलन की प्रेरक प्रतीक बन गई जो शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के सोमनाथ अयोध्या तक की रथ यात्रा का भी आयोजन किया और एक सारथी के नाते देश भर में ये जागृति पैदा की जब सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा निकली। और हमारे धर्म ग्रंथों ने जो सिखाया है कि रथ में सारथी कितना महत्वपूर्ण होता है, वो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आडवाणी जी के साथ किया। भगवान श्री राम को एक छोटे से टेंट में देखकर वे इतने भावुक होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो स्वयं की संवेदनशीलता है वो इसमें दर्शाती है कि जब भगवान राम को वो टेंट में देखते थे तो इतने भावुक हुए कि उन्होंने यह संकल्प लिया कि अब अयोध्या तभी लौटूंगा जब मंदिर के निर्माण हो रहा हो। और वास्तव में इतने वर्षों तक प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प को अपने जीवन में उतारा और वो तभी गए जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोला कि वहां पे एक भव्य राम मंदिर बन सके। उन्होंने अपने संकल्प पूरा करने तक राम मंदिर के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय में जो निर्णय आने तक की कार्रवाई थी उसमें भी समय समय पे हम सबको मार्गदर्शन दिया और
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या जाकर वहां पे भूमि पूजन का कार्यक्रम किया। राम मंदिर के समर्थन में चले हस्ताक्षर अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 करोड़ हस्ताक्षर किए गए। देश भर से 10 करोड़ हस्ताक्षर इस राम मंदिर के समर्थन में प्रधानमंत्री जी को पेश किए गए। 1998 में मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में जब माननीय प्रधानमंत्री एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भाग लेने गए थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच भी इस आंदोलन की जानकारियां दी और उसको प्रसिद्धि दिलाई। 2014 में जब उनके नेतृत्व में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की और पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित हुई, तब भी भाजपा के संकल्प पत्र में राम मंदिर देने की कल्पना और पक्का विचार हमारे संकल्प पत्र में रखा गया। और मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी जो संकल्प करते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं, ये हम सब ने वर्षों वर्षों तक अनुभूति की है। सर्वोच्च अदालत ने जब 2018-19 में इस पर कार्रवाई चल रही थी, तब भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न भाषणों में 1.5 लाख दस्तावेजों को अनुवाद करवाया और कोर्ट के समक्ष रखवा के कोर्ट के निर्णय में एक अहम भूमिका निभाई। और हम सब 22 जनवरी 2024 को एक ऐतिहासिक दिन मानते हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में एकता, शांति और सद्भाव के प्रतीक के रूप में एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाया और एक प्रकार से प्रभु श्री राम का जो दूसरा वनवास था उसको समाप्त करने का काम किया। जब 140 करोड़ देशवासी एकजुट हुए, 140 करोड़ देशवासियों ने एक स्वर में देश भर में जो जश्न मनाया 22 जनवरी को, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे भी मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन देने का और वहां पे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम देखने का सौभाग्य मिला। और मुझे तो लगा जैसे गणेश भगवान भी इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि उनकी मूर्ति का तेज भी उस दिन कुछ अलग ही आकार दिखा रहा। और उसके बाद शाम को जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और हम पूरे क्षेत्र में घूमे और लोगों के बीच में जब ये जश्न मनाया जा रहा था, तब हमने महसूस किया कि कैसे सड़कों पे उतर के हर एक व्यक्ति ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमको बार बार ये बात कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी धन्यवाद पहुंचाना। प्रधानमंत्री जी को कई बुजुर्ग कहते थे हमारा आशीर्वाद पहुंचाना कि उन्होंने इतना प्रभु की सेवा के लिए इतना अच्छा काम किया, दिव्य काम किया, देश सेवा का काम किया। और मैं समझता हूं कि एक प्रकार से जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, उस दिन भारत का गौरवशाली इतिहास पुनः जागृत हुआ और भारत की प्राचीन सभ्यता पूरे विश्व ने इस राम मंदिर के माध्यम से देखी। प्रधानमंत्री मोदी जी जो गारंटी करते हैं, जो कहते हैं, उसमें कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चूकते नहीं। और मैं समझता हूं कि राम मंदिर के निर्माण में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विश्वास दिलाया था, जो देश को कहा था, वो करके दिखाया। और ये आज पूरे देश के लिए
बहुत गर्व और खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संदेशा दिया था और मैं उनको कोट करने की आपसे अनुमति मांगता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, दिस इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, दिस इज द टेम्पल ऑफ इंडियाज विजन, philosophy and direction. This is a temple of national consciousness in the form of Ram. और वास्तव में ये जो मंदिर है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन के कठोर अनुष्ठान के बाद बनाया, ये मंदिर भारत की लोकतंत्र को मजबूत करता है, भारत की लोकतंत्र की भावना उजागर करता है, पुनः एक बार हमारी विरासत को उजागर करता है और राष्ट्रीय चेतना देश के 140 करोड़ लोगों में जागृत करता है। ये जो मंदिर है, ये भारत के विकास यात्रा का भी प्रतीक है और भारत की विरासत का भी एक तीर्थ स्थान है। ये जो वैश्विक मंदिर, वैश्विक तीर्थ स्थान बना है, ये भारत के आगे आने वाली पीढ़ियों को भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को कर्तृत्ववान बनाने के लिए और ताकत देगा। लेकिन साथ ही साथ, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 मिनट में उजागर किया, पुरानी सोच जो गुलामी की मानसिकता है और जो गुलामी के चिन्ह हैं, उनको भी समाप्त करने का ये भव्य राम मंदिर एक प्रकार से प्रतीक के रूप में आज देश के समक्ष है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ये आर्थिक प्रगति को भी और उजागर करेगा। मैं बता सकता हूं कि जब से ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, चंद दिनों में हमने देखा कि लाखों श्रद्धालु, लाखों की संख्या में रोज वहां पे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अगर पिछले 2 वर्षों का आंकड़ा देखें, 2022 से अब तक जब लोगों के बीच में ये उत्साह जगा कि हमने अयोध्या जाना है, तो 2,40,00,000 श्रद्धालु सिर्फ 2 साल में अयोध्या गए। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार का देश में उत्साह है और प्राण प्रतिष्ठा जो हाल में हुई है, उसके बाद अभी तक 20 लाख के करीब श्रद्धालु और भावना से जुड़े हुए राम भक्त अब तक अयोध्या होके आए हैं 22 तारीख से कल तक। मैं समझता हूं जिस प्रकार से अयोध्या एक नई स्मार्ट सिटी के रूप में उभर रहा है, इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन हमारे रेलवे मंत्री श्री वैष्णव जी ने वहां पे बनाया है, जो राम मंदिर को भी एक प्रकार से दर्शाता है। वाल्मीकि जी के नाम पे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, जो हमारे सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने वहां पे खड़ा किया है। जिस प्रकार से एक वैदिक शहर जो वेदों को भी उजागर करता है, याद दिलाता है, ऐसा शहर अब वहां पे बसा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस शहर की जो विद्युतीकरण है, जो बिजली की जरूरतें हैं, उसको भी सूर्य देव पूरा करें, सोलर पावर से वहां पे बिजली उजागर हो, तो वहां पे दुनिया की सबसे बड़ी सोलर स्ट्रीट लाइट्स लेन अब अयोध्या में बन रही है। सोलर स्ट्रीट लाइट्स लेन एक प्रकार से कई बार छोटे प्रतीक बड़े इरादों को उजागर करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन फैसला किया कि अब शुरुआती दौर में 1 करोड़ हमारे गरीब परिवारों को सूर्य से बनी ऊर्जा, सौर ऊर्जा से उनके घरों को उजागर किया जाएगा,
जिससे वो बिजली भी बनाए, उनकी बिजली भी मुफ्त हो जाए और वो आगे चल के ग्रिड में बिजली बेच के उनकी आमदनी भी बढ़े। तो ये 1 करोड़ तो शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो और बड़ी है। वो चाहते हैं कि देश में हर एक का घर सौर ऊर्जा से सुशोभित हो, सौर ऊर्जा हर घर तक पहुंचे और उसका एक छोटा नमूना इस अयोध्या की सोलर स्ट्रीट लाइट्स लेन में बनाने का काम किया है। राम राज्य हम बचपन से सुनते थे। राम राज्य के प्रति हम सबकी इच्छा, तीव्र इच्छा, शायद पूरे हमारे राजनीतिक जीवन में हमारे समक्ष रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नड्डा जी ने एक राम राज्य किस प्रकार से गरीबों की सेवा में, शोषित वंचित पीड़ितों की सेवा में करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने गत 10 वर्षों में किया, उसको हम सबके समक्ष रखने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो इच्छा है कि राम राज्य में भारत एक संपन्न देश हो, आखिर फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में देश आया। भारत सशक्त हो, हम देखते हैं कि किस प्रकार से डिफेंस में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत में सुशासन हो, ईमानदारी देश की पहचान बने, कैसे भारत संवेदनशीलता से देश की सरकारें चले, उसको अभी नड्डा जी ने विस्तार से बताया। कैसे भारत स्वस्थ हो, कैसे भारत स्वच्छ हो, कैसे भारत का विकास समावेशी हो और स्वाभिमानी हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कर कमलों द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को हुआ और उसके पहले जिस प्रकार से उन्होंने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करके इस देश के भविष्य की आस्था और अस्मिता को उजागर किया, उसके लिए पूरा देश 140 करोड़ भारतवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के का धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं, उनका साधुवाद करते हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, प्राचीन पावन नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर उनके भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि है। हम सभी सांसद पूरी एकता, श्रद्धा और भक्ति भाव से इस अवसर पर देशवासियों के उल्लास और उमंग में शामिल हैं। साथ ही इस प्रस्ताव के जरिए इसकी सराहना करते हैं। देश की विकास यात्रा में ये एक अविस्मरणीय क्षण है जो भारत के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कण कण में प्रभु श्री राम, माता सीता और रामायण रचे बसे हैं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और सभी के लिए न्याय को समर्पित हमारा संविधान राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित रहा है। राम राज्य का आदर्श पूज्य बापू के हृदय में बसा था। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम सभी अयोध्या के मनोहरी मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा भर नहीं है, बल्कि आस्था और भक्ति के अनंत भावों से परिपूर्ण है। 22 जनवरी 2024 पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐसी तिथि है जिसने देश के कोने कोने को अद्भुत आनंद और उत्साह से भर दिया। दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियां
में भी श्री राम मंदिर की खूबी चर्चा रही है। हर और आस्था का सागर उमड़ता दिखा। यह एक राष्ट्रीय पर्व का दिन बन गया, जिसको लेकर युग युगांतर तक हमारी पीढ़ियां अभिभूत होती रहेंगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भगवान राम से जुड़े इस पावन अवसर पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने में अतुलनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए पूरे समर्पित भाव से कठिन नियमों का पालन किया। इस दौरान वे नासिक से लेपाक्षी और त्रिप्रयार से लेकर रामेश्वर तक प्रभु श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों पर भी गए और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इस यात्रा ने देशवासियों को एक बार फिर विविधता में एकता की अपनी शक्ति का अनुभव कराया है और इससे एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना की जागृति समग्र जनमानस में हुई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से देश की इस आध्यात्मिक चेतना के जागृत होने की बात कही है। इस अवसर ने यह भी सिद्ध किया है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी चेतना निरंतर सशक्त हो रही है। समाज के हर वर्ग ने पूरी एकता और सद्भावना का परिचय देते हुए प्रभु श्री राम का हृदय से स्वागत किया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रत्यक्ष प्रतीक है। इस अवसर ने यह भी दिखाया है कि समाज में समरसता बढ़ाने में हमारे सामूहिक प्रयासों का कितना बड़ा योगदान है। इस पल के साकार होने में हमारी न्यायपालिका और समाज के एक बड़े हिस्से की भूमिका भी उतनी ही अहम रही है। जनमानस का हमारे कानून और लोकतंत्र पर विश्वास ये दिखाता है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव कितनी सशक्त और गहरी है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब प्रधानमंत्री के वक्तव्य ने समग्र देश में जय पराजय की भावना की जगह शांति बनाए रखने की अद्भुत प्रेरणा समाज को दी। कोर्ट के आदेश पर चलते हुए सरकार ने तुरंत ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। इससे मंदिर निर्माण का कार्य तेज गति से चला और 4 वर्ष में ही प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन संपन्न हुआ। सदियों की तपस्या के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर से देश में सुशासन और जन कल्याण के नए युग का शुभारंभ हुआ है। भगवान श्री राम ने हमेशा समाज के सभी वर्गों का सम्मान किया और लोगों के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। जन आकांक्षाओं को पूरा करना उनके लिए सदैव सर्वोपरि रहना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर ने आने वाली कई सदियों के लिए भारत में हमारे परंपराओं के पुनर्जागरण और विकसित भारत की नींव को सशक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राम से राष्ट्र और देव से देश तक हमारे लिए अपनी चेतना को विस्तार देना जरूरी है। निश्चित रूप से इससे 2047 तक एक विकसित और समावेशी भारत बनाने के हम सभी के संकल्प को और बल मिलने वाला है। आज ये कहना कहीं से अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतवर्ष प्रभु श्री राम के वचनों का अनुसरण कर रहा है। आज समाज का हर वर्ग ये देख रहा है कि उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे निरंतर एक के बाद एक प्रयास किए जा रहे हैं। आज हर किसी की आकांक्षाओं का न केवल प्राथमिकता मिल रही है बल्कि उन्हें पूरा भी किया जा रहा है ताकि विकास में कोई पीछे न छूट जाए। अयोध्या में जन जन की भावनाओं का प्रतीक बने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर से जुड़े इस अवसर को हम सभी के लिए गौरवान्वित हैं। हमें विश्वास है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को आशा, एकता और सामूहिकता के मूल्यों का संदेश देगी। इसके साथ ही यह हमारे देश की विविधता
में एकता की भावना को और प्रगाढ़ करेगी। Honorable members, there is one permitted special mention today. The same shall be deemed to be laid on the table of the House. Honorable members, we have come to close of the 263rd session of Rajya Sabha. It is the last session before we go for the general election, a true festival of democracy in the mother of democracy. As highlighted by the Honorable President in her address, Bharat is making phenomenal progress in all walks of life. We are in Amrit Kal of our Republic. As members of the upper house, we have to ensure exemplary standards of conduct. We need to be a source of inspiration as Bharat steadfastly surges towards a Viksit Rashtra and a global leader. We are in an era of immense possibilities. Let us vigorously contribute for continual incremental rise of Bharat. I have no doubt that this sentiment is shared by every member of this House and people at large. In short but important session, the House set for 9 days dealing with 116 issues of public importance alongside answering 90 starred and 960 unstarred questions. Overall productivity during the session stood at an impressive figure of 137%. It is noteworthy that during this session, honorable members spoke in 15 regional languages with simultaneous interpretation in Hindi and English. In addition to the discussion on the motion of thanks to President's address and interim union budget, this House also passed 7 bills, including public examinations, Prevention of Unfair Means Bill, Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill, Jammu and Kashmir Local Bodies Laws Amendment Bill, and Constitution Amendment Bills related to inclusion of scheduled caste and scheduled tribes. I would like to mention that 22 private member bills have been introduced in this session. Honorable members, the House also bade farewell to 68 members. Out of these, 3 members retired in month of January, and the remaining 65 would be retiring between February to July this year. Let me express our profound appreciation for the distinct service rendered by each one of our esteemed retiring colleagues. I extend my heartfelt appreciation to the Honorable Deputy Chairperson, Sri Harivansh and members of the panel of Vice Chairpersons for assisting me in conducting the proceedings of the House. I also thank Leader of the House, the Leader of the Opposition, Minister of Parliamentary Affairs, the leaders of various parties, and honorable members for their cooperation. I acknowledge the untiring efforts of the Secretary General and his team of dedicated officers and staff in ensuring that the session runs smoothly. Before I conclude, I would like to extend my good wishes to all of you for the forthcoming festivals and for the general election. The national song. The House stands adjourned sine die.
आदरणीय सभापति जी, हर 2 वर्ष के बाद इस सदन में इस प्रकार का प्रसंग आता है, लेकिन ये सदन निरंतरता का प्रतीक है। लोकसभा 5 साल के